WTR लैब बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2% #126 अध्याय 126 संरक्षक प्रतिमा ज्ञान गजिया संप्रदाय का शिष्य बेहोश होकर पत्थर की दीवार पर गिर पड़ा। नवजात आत्मा चरण की शक्ति ने उसे तुरंत बेहोश कर दिया। जिस व्यक्ति ने ये कदम उठाया वह गुमिंग का एक बड़ा भाई था। ऐसा होने के बाद कई लोगों को हुआकिंग संप्रदाय का विचार समझ में आया। कोई आश्चर्य नहीं कि हुआकिंग संप्रदाय इतना दयालु था कि उन्हें आध्यात्मिक खजाना दिया जो दफन स्वर्ग द्वीप पर उड़ सकता था। ये पता चला कि वे इसका उपयोग रास्ता तलाशने के लिए करने की योजना बना रहे थे। ये वास्तव में घृणित था। सुजीचेन ने अविश्वास से अपने सामने सब कुछ देखा और गुमिंग से कहा, गु दावयुक तुम क्या कर रहे हो? हाँ क्या? गुमिंग ने अपना सिर घुमाया और चेहरे पर व्यंग्यात्मक नजर से सुजीचेन को देखा। सुदावयुक मैं बस उन लोगों को कुछ सबक सिखा रहा हूं जिनके पास आंखें नहीं हैं। इतना कम प्रयास करने के बाद लाभ साझा करना मौत को आमंत्रित करने के समान है। ये शब्द स्वाभाविक रूप से वहां उपस्थित सभी लोगों से कहे गए। 30 लोगों की इस टीम में मूल रूप से 3 नवजात आत्मा साधक थे। एक की मृत्यु के बाद शेष 2 सभी हुआकिंग संप्रदाय से थे। 30 लोगों की मूल टीम घटकर 18 लोगों की रह गई। इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अब अपने नुकीले दांत छिपाने की आवश्यकता नहीं थी। हुआकिंग संप्रदाय के लोग गुप्त क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए दृढ़ थे। जब तक वे कुंजी को नियंत्रित कर सकते थे वे इच्छानुसार डाउनटन गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे और बाहर निकल सकते थे। उस समय उनका हुआकिंग संप्रदाय डाउनटन तलवार संप्रदाय से आगे सबसे बड़ा संप्रदाय बन जाएगा। आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? बहुत से लोग मन ही मन चिल्लाए परंतु उनमें प्रतिरोध करने का साहस न हुआ। आखिरकार हुआकिंग संप्रदाय अब सत्ता में एकमात्र है जिसने टीम के विशाल बहुमत पर कब्जा कर लिया है। सुजीचेन सिर्फ चुप रह सकता था लेकिन वह गुमिंग से बहुत दूर था। उसे चिंता थी कि अगर वह सावधान नहीं रहा तो यह आदमी उसे धोखा दे सकता है। जब गुमिंग ने देखा कि कोई भी नहीं बोला तो उसे खुशी का एहसास हुआ कि सब कुछ नियंत्रण में है। केवल 10 मिनट के आराम के बाद गुमिंग के आग्रह पर टीम ने अनाम मकबरे के केंद्र पर सीधे निशाना साधते हुए प्रस्थान किया। उसके हाथ में एक सटीक कंपास था। यह मकबरे के केंद्र की दिशा को सटीक रूप से बता सकता था इसलिए अब तक वह अपना रास्ता नहीं भूला था। एक ही समय पर गुमिंग और अन्य लोगों से हजारों मीटर दूर मार्ग में जियान फैंग को भी अपनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके सामने कई आधे मानव ऊंचे खरगोश दिखाई दिए। जियान फैंग ने आसानी से महसूस किया कि इन खरगोशों की खेती जिंदन चरण में मनुष्यों के बराबर थी जो बहुत खतरनाक थी। मुझे डर है कि गुफा के प्रवेश द्वार पर पड़ी लाशें इन खरगोशों के कारण थीं। जब जियान फैंग रुका तो इन खरगोशों ने भी जियान फैंग पर अपनी नजर डाली और उनकी आंखें और खुले हुए दांत वास्तव में रक्त लाल थे। और इन खरगोशों की मुस्कान अजीब लग रही थी। रक्तदंत वाले खरगोश। जियान फैंग ने पहली बार में ही इन राक्षसों को पहचान लिया और तुरंत 7 रंगों वाली परी सोने की तलवार अपने हाथ में पकड़ ली। चिजी जियान फैंग को देखने के बाद एक दर्जन से अधिक रक्तदांत वाले खरगोशों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर हमला किया और उनकी गति युवानिंग चरण में राक्षसों की तुलना में भी कमजोर नहीं थी। जियान फैंग एक कदम आगे बढ़ने वाला था। परिणाम स्वरूप उसके बगल में खड़ा व्यक्ति उसे एक कदम तेज था। हथियार की आत्मा के रूप में जियाओली ने जैसे ही रक्तदांत वाले खरगोश को देखा वह तेजी से ऊपर उठी और फिर एक बंदूक की छाया में बदल गई जिसने उसके सामने दुश्मनों को खत्म करने के लिए आकाश को भर दिया। ये रक्तदांत वाले खरगोश जो मूलतः बहुत शक्तिशाली थे तुरंत ही नष्ट हो गए। इन खरगोशों पर प्रयोग किए जाने पर शाही हथियार की शक्ति कुछ हद तक व्यर्थ हो गई। गुरुजी मैंने सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया है। चांदी के बालों वाली लड़की कमर पर हाथ रखे जियान फैंग के पास लौटी और उसका जैसा चेहरा श्रेय लेने के लिए मुखौटा पहने हुए लग रहा था। जियाओली तुमने अच्छा काम किया। जियान फैंग ने सिर पर वार करके उसे पुरस्कृत किया और आगे बढ़ना जारी रखा। शियाओली की मदद से उसकी गति गुमिंग और अन्य लोगों की तुलना में पूरी तरह से अतुलनीय थी। वह केवल 1 घंटे में मकबरे के केंद्र में पहुंच गया। हालांकि गुमिंग और उनका समूह उनसे एक दिन पहले आ गया। इस समय नामहीन मकबरे के बीच में विशाल स्थान पर 2 विशाल पत्थर की मूर्तियां सक्रिय थीं। ये पत्थर की मूर्तियां गुप्त राज्य की कुंजी की रक्षा के लिए इस्तेमाल की गई थीं। इन पत्थर की मूर्तियों को खेल में संरक्षक मूर्तियां कहा जाता है। प्रत्येक संरक्षक प्रतिमा की शक्ति मानव युवानिंग काल की चरम साधना के बराबर है। ये लोग सचमुच जिद्दी हैं। जियान फैंग कुछ कहे बिना न रह सका। तुम्हें पता है इन 2 संरक्षकों को दांतन गुप्त क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली माना जा सकता है। उन 2 साधकों का तो कहना ही क्या जिन्होंने अभी नवजात आत्मा चरण में प्रवेश किया है। भले ही वे 2 नवजात आत्मा शिखर हों वे उनके प्रतिद्वंदी नहीं हो सकते। मालिक क्या हमें उनकी मदद के लिए बाहर जाना चाहिए? जियाओली ने जियान फैंग के शांत चेहरे को देखा और सोचा कि उसने लोगों को क्यों नहीं बचाया। आखिरकार ये लोग जियान फैंग की तरह ही धार्मिक संप्रदाय के साधक लग रहे थे। जियान फैंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा चलो देखते हैं। पिछली बार जब वे अलग हुए थे तब से उसके मन में हुआकिंग संप्रदाय के लोगों के लिए कोई अच्छी भावना नहीं रह गई थी। उसके हाथों मरने वाले हुआकिंग संप्रदाय के शिष्यों की संख्या संभवतः राक्षसों के हाथों मरने वाले हुआकिंग संप्रदाय के शिष्यों की संख्या से कई गुना अधिक है। उन्हें तो यह भी संदेह था कि क्या हुआकिंग संप्रदाय के अनुयायी गुप्त क्षेत्र में मर जाएंगे। आखिरकार वे आत्महत्या करने में बहुत अच्छे हैं। इस समय हुआकिंग संप्रदाय के शिष्य एक संरक्षक पत्थर की मूर्ति से निपटने के लिए जिम्मेदार थे जबकि दूसरी संरक्षक पत्थर की मूर्ति अन्य संप्रदायों के शिष्यों के बीच लूटपाट कर रही थी। यदि जीवन रक्षक जादुई खजाना न होता तो मुझे डर है कि अब तक बहुत से लोग मर चुके होते। सुजीचेन भी शिष्यों में से एक था। भूल जाओ बाइलिंग की खातिर मैं उसकी जान बचाऊंगा। ये देखकर कि सुजीचेन को पत्थर की मूर्ति द्वारा थप्पड़ मारकर मार दिया जाने वाला था जियान फैंग ने फिर भी सुजीचेन को बचा लिया क्योंकि सख्ती से कहा जाए तो यह आदमी अभी भी उसका साला था। बाइलिंग जो दयालु थी ने हमेशा उसे अपने भाई की तरह माना था। जियान फैंग चुपचाप बैठकर यह सब नहीं देख सकता था। इससे पहले का क्षण जब सुजीचेन ने पत्थर की मूर्ति की हथेली को नीचे की ओर थपथपाते देखा तो उसने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन अगले ही पल उसने पाया कि न केवल वह मरा नहीं था बल्कि उसे जियान फैंग ने फिर से बचा लिया था। उसने जियान फैंग को उलझन भरी नजर से देखा। इन 2 जीवन रक्षक कृपाओं ने उसकी मनस्थिति को थोड़ा बदल दिया और इस परिवर्तन ने उसकी बड़ी बहन के प्रति प्रेम को भी दबा दिया। जियान फैंग ये वरिष्ठ भाई जियान फैंग थे जो हमें बचाने आए थे। बहुत बढ़िया हम बच गए। इस समय प्रत्येक संप्रदाय में केवल 2 या 3 शिष्य ही बचे थे और वे जियान फैंग को सम्मान और खुशी से देखते थे क्योंकि जियान फैंग ने मूर्ति के प्रकट होते ही उसकी एक बुझा काट दी थी। जियान फैंग के पास कुछ भी कहने का समय नहीं था। इस समय उनकी तरफ की संरक्षक पत्थर की मूर्ति अचानक रुक गई और फिर एक ज्वाला जैसी गर्म किरण अचानक एक आंख वाले तंत्र से निकली जिसका लक्ष्य सीधे जियान फैंग था। भाई जियान फैंग सावधान रहो। हर कोई अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं सका। जियान फैंग ने हल्के से बगल की ओर छलांग लगाई और खतरनाक किरण से बच गया। फिर उसने सीधे अपने हाथ में 7 रंग की परी सोने की तलवार का इस्तेमाल करके 7 रंग की तलवार की ऊर्जा को काट दिया। संरक्षक पत्थर की मूर्ति के बाएं कंधे से लेकर दाहिने पेट तक एक बड़ी दरार दिखाई दी और फिर वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। पत्थर की मूर्ति की संरचना नष्ट हो गई जिससे भयंकर विस्फोट हुआ। कच्चा https://www.69shu.com/txt/10051758/130313831 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 125 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2% #127 अध्याय 127 ये सड़क गम्य है। रंबल शक्तिशाली विस्फोट में कई लोग उड़ गए। हालांकि वह भव्य आकृति स्थिर रही। तेज हवा ने उसके कपड़ों और बालों के कोनों को उड़ा दिया और जियान फैंग एक खड़े देवदार की तरह वहीं खड़ा रहा। जियान फैंग एक उद्धारकर्ता की तरह था जिसने वहां उपस्थित सभी संप्रदाय के भिक्षुओं को बचा लिया। मुझे डर है कि मैं कभी भी उसके जितना अच्छा नहीं बन पाऊंगा। जियान फैंग के फिगर को देखकर सुजीचेन को थोड़ी निराशा महसूस हुई।
हालांकि वह अभी भी इस तरह के परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसने मन ही मन जियांग फैंग को अपना लक्ष्य माना, जिसे पाने के लिए उसने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन जियांग फैंग के प्रति उसकी दुश्मनी धीरे-धीरे खत्म हो गई। वरिष्ठ भाई जियांग फैंग, प्रत्येक संप्रदाय के शिष्यों की आंखों में एक आपदा से बचने की भावना है और वे जियांग फैंग को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। जियांग फैंग ने दूसरी तरफ हो रही लड़ाई पर नजर डाली और उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने पलटकर सभी से कहा, सभी लोग कृपया अपने उन साथी ताओवादियों की तलाश करें जो बच गए हों और समय रहते उनका इलाज करें। मैं आपके लिए बची हुई पत्थर की मूर्तियों को अवरुद्ध कर दूंगा। ऐसा कहने के बाद जियांग फैंग ने सभी की ओर पीट कर ली। दूसरी ओर हुआ किंग संप्रदाय के शिष्यों को संरक्षक पत्थर की मूर्ति द्वारा यातना देकर मार दिया गया है और यहां तक कि युआन यंग चरण में एक शिष्य की भी मृत्यु हो गई है। यदि कुछ भी गलत नहीं होता है तो उन्हें समस्या को दूसरी दिशा में मोड़ने की योजना बनानी चाहिए। निश्चित रूप से गुमिंग ने देखा कि जियांग फैंग ने एक पत्थर की मूर्ति को हल कर दिया था, लेकिन दूसरी पत्थर की मूर्ति को हल करने में उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। तुरंत ही हुआ किंग संप्रदाय के शिष्यों को पत्थर की मूर्ति को इस ओर ले जाने के लिए ले चलो। विभिन्न संप्रदायों के अनुयायियों ने अभी कुछ शारीरिक शक्ति प्राप्त की थी कि उन्होंने ऐसा दृश्य देखा। सभी लोग इतने क्रोधित थे कि वे एक दूसरे को श्राप देना चाहते थे। बेतुका एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में हुआ किंग संप्रदाय ऐसे घृणित तरीकों का उपयोग कैसे कर सकता है? पत्थर की मूर्ति आ रही है, सब लोग भाग जाओ। तुम्हें किस बात का डर है? वरिष्ठ भाई जियांग फैंग यहाँ हैं। वरिष्ठ भाई जियांग फैंग निश्चित रूप से हमारी रक्षा करेंगे। जबकि प्रत्येक संप्रदाय के शिष्यों ने हुआ किंग संप्रदाय की निंदा की, उन्होंने अपनी सारी आशाएं जियांग फैंग पर भी लगा दी। क्योंकि जिस क्षण से उन्होंने इस हॉल में कदम रखा था, उनके चारों ओर अदृश्य अवरोध खड़े कर दिए गए थे, जो उन्हें इस भूतिया जगह से बाहर जाने से रोक रहे थे। हुआ किंग संप्रदाय के सभी लोगों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखकर जियांग फैंग ने उपहास किया, क्षमा करें, ये सड़क अवरुद्ध है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने एक हाथ से वार किया और तलवार की नोक से जमीन पर एक लंबा निशान बन गया। लेकिन गुमिंग, जो हुआ किंग संप्रदाय का नेतृत्व कर रहा था, ने अचानक जोर से कहा, जियांग फैंग, हम दोनों धर्मी भिक्षु हैं, क्या तुम मुझे बचाए बिना मर जाओगे? धत्तेरी की, क्या इस आदमी में सचमुच ऐसा कहने का साहस है? अन्य संप्रदायों के शिष्य सभी क्रोधित हो गए। वरिष्ठ भाई जियांग फैंग, उनकी बात मत सुनो, अगर वे नहीं होते तो हम यहाँ फंस नहीं पाते। हाँ, ये हुआ किंग संप्रदाय के अनुयायी सभी काफी खलनायक हैं। सभी लोग आक्रोशित थे, वे नहीं चाहते थे कि जियांग फैंग को धोखा दिया जाए और वे नहीं चाहते थे कि ये हुआ किंग संप्रदाय के अनुयायी इस तरह जीवित रहें। इस समय सुजीचे ने अपनी मुट्ठी बांध ली और जियांग फैंग से कहा, साथी ताओवादी जियांग फैंग, ये लोग मरने के लायक हैं। जियांग फैंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हल्का सा सिर हिला दिया। इस समय गुमिंग और अन्य लोग पहले ही दौड़कर आ चुके थे और उनके पीछे एक और संरक्षक पत्थर की मूर्ति थी। रास्ते से अलग हटें। हुआ किंग संप्रदाय के शिष्यों में से एकमात्र बचे हुए नवजात आत्मा चरण ने जियांग फैंग को हथेली से मारा। जियांग फैंग ने आधा कदम भी नहीं हिलाया, बल्कि अपने हाथ में 7 रंगों वाली परिसुनहरी तलवार को हल्के से लहराया। रंगीन तलवार ऊर्जा के तहत इस नवजात आत्मा शिष्य के पास प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था और वह तलवार के नीचे एक मृत आत्मा बन गया। जिस स्थान पर वह गिरा वह जियांग फैंग द्वारा खींची गई सीमा के ठीक बाहर था। जियांग फैंग को इतना निर्दयी देखकर उसने उसे तुरंत मार डाला। शेष हुआ किंग संप्रदाय के शिष्यों ने वज्रकुंड से आगे एक और कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं की और अन्य दिशाओं में भाग गए। हालांकि गुमिंग का लक्ष्य फिर भी हासिल हो गया। डोंग डोंग डोंग। संरक्षक पत्थर की मूर्ति भारी कदमों से जियांग फैंग की ओर बढ़ी। इसका लंबा शरीर जियांग फैंग के अनुपात में बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक हाथ जियांग फैंग के पूरे शरीर से लंबा है और इसकी चलने की गति भी खराब नहीं है। ओह, पत्थर की मूर्ति एक थप्पड़ के साथ नीचे गिर गई और हथेली में नवजात आत्मा अवस्था की शक्ति समाहित थी। यदि वह कोई साधारण युवानिंग मंच भिक्षु होता तो उसे चकमा देने की आवश्यकता होती। हालांकि जियांग फैंग को इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और वह बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। वरिष्ठ भाई जियांग फैंग, विभिन्न संप्रदायों के लोगों के हृदय इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी सारी निगाहें जियांग फैंग पर टिकी थी, उन्हें डर था कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। दूसरी तरफ गुमिंग, जो अभी बचकर आया था, चाहता था कि जियांग फैंग को थप्पड़ मारकर मार दिया जाए ताकि उन्हें अभी भी गुप्त क्षेत्र की कुंजी प्राप्त करने का मौका मिले। दाओक्सुआन तलवार क्यूई, जियांग फैंग ने ये शब्द धीरे से पढ़े। उसके हाथ में पड़ी तलवार एक पल में अद्वितीय प्रकाश के साथ फट गई, उसके सामने दुश्मन को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया और फिर उग्र तलवार ऊर्जा के नीचे राख में बदल गया। इस बार तो कोई विस्फोट भी नहीं हुआ। नहीं, यह असंभव है, आप इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं? गुमिंग की आवाज चली गई। जियांग फैंग ने जो युद्ध शक्ति प्रदर्शित की वह सचमुच हास्यास्पद रूप से मजबूत थी। हुआ किंग संप्रदाय के अन्य शिष्यों ने कुछ अनुमान लगा लिया था और गुमिंग से दूरी बना ली थी, वे उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। वरिष्ठ भाई जियांग फैंग, हम सभी को उनके द्वारा मजबूर किया गया था। हाँ, साथी ताओवादियों, आपको हम पर विश्वास करना चाहिए। जब तक आप शांत रह सकती हैं और गुमिंग आपकी सेवा में है, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हुआ किंग संप्रदाय के अन्य सभी शिष्यों में जीवित रहने की प्रबल इच्छा थी। वे सभी जानते थे कि जियांग फैंग के समर्थन और इस तथ्य के साथ कि उनके पास अब कोई नवजात आत्मा साधक नहीं है, अन्य संप्रदायों के शिष्य निश्चित रूप से उन्हें जाने नहीं देंगे। इसलिए गुमिंग को त्याग दिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपका बड़ा भाई हूं। गुमिंग ने अपने साथी शिष्यों की ओर देखा जो अविश्वास में उससे दूरी बनाए हुए थे। उसकी आंखें अविश्वास और निराशा से भरी हुई थी, उसका दिल पहले से ही नीचे गिर रहा था। सब लोग, यह आदमी आपके हाथ में है। जियांग फैंग ऐसा करने में बहुत आलसी था, इसलिए उसने गुमिंग को विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों को सौंप दिया, जिनके मन में गहरी नाराजगी थी। शियाओ पैलेस का एक शिष्य दुख और आक्रोश से भरे चेहरे के साथ सबसे पहले आगे आया। उसने घृणा से कहा, गुमिंग कमीने, अगर तुमने मेरी छोटी बहन को रास्ता तलाशने के लिए नहीं कहा होता तो वह मरती नहीं। अब अंततः मेरे पास उसका बदला लेने का मौका है, तुम यहाँ मत आना। वहां उसके जैसे कई लोग थे और हर कोई लगभग दौड़कर आया और गुमिंग की आवाज को पूरी तरह से दबा दिया। कुछ समय बाद गुमिंग की मृत्यु हो गई और हुआ किंग संप्रदाय के शेष सभी अनुयायियों को हिरासत में ले लिया गया। जब गुप्त क्षेत्र में घटित घटना की खबर फैली तो हुआ किंग संप्रदाय की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। इस समय जियांग फैंग ने अब यहाँ की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया, वह सीधे हॉल के सबसे केंद्रीय क्षेत्र में चला गया, जहाँ एक पत्थर के मंच पर एक प्राचीन कांस्य ताबूत रखा हुआ था। प्राचीन ताबूत पर सजीव ड्रैगन और फीनिक्स के साथ साथ विभिन्न अजीब आकृतियां भी उकेरी गई थी। कांस्य के ताबूत की लंबाई 10 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर थी। अगर इसे खोला जाए तो इसमें कई लोग समा सकते हैं। संपूर्ण गुप्त क्षेत्र को नियंत्रित करने की कुंजी कांस्य ताबूत में थी। इस समय सभी की निगाहें जियांग फैंग पर टिकी थी, वे उसके अपने हाथों से कांस्य ताबूत खोलने का इंतजार कर रहे थे। जियांग फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे पहले जियाली चेन और उसके बगल में लगे कांस्य शिवालय को बुलाया और उन्हें अपने रक्षक के रूप में काम करने दिया। फिर उसने अपने हाथों से ताबूत का ढक्कन खोलने की कोशिश की। उठना, जियांग फैंग ने धीमी आवाज में चिल्लाया। प्राचीन कांस्य ताबूत को तोड़ा गया और फिर उसे जोर से बंद कर दिया गया। कच्चा https://www.696.com/txt/10982.com/130358867 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 126 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट नाम 0.2% #128 अध्याय 128 ओजन में सूचचेन। अरे यह इतना भारी कैसे हो सकता है? जियांग फैंग अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। उसकी नवजात आत्मा की साधना के साथ एक ताबूत बोर्ड की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि हजारों पाउंड वजन वाली चीजें भी आसानी से उठाई जा सकती हैं, लेकिन वह ताबूत का बोर्ड भी नहीं उठा सका। इतने सारे लोगों को देखकर जियांग फैंग थोड़ा शर्मिंदा हुआ। वह पलटा और सभी से गंभीरता से कहा, सभी लोग दूर रहें। तो ये बात है, कोई आश्चर्य नहीं कि वरिष्ठ भाई जियांग फैंग ने सीधे ताबूत नहीं खोला। पता चला कि उन्हें चिंता थी कि वे फंस जाएंगे और अपनी जान गंवा देंगे। कितने अच्छे वरिष्ठ भाई।
ऐसा लगता है कि सीनियर सिस्टर का उसे पसंद करना अनुचित नहीं है। सू जीचेन ने अपने दिल में ऐसा सोचा और जियांग फैंग के प्रति उसकी दुश्मनी बहुत कम हो गई थी। दूसरी ओर जियांग फैंग ने सभी को निर्देश देने के बाद प्राचीन कांस्य ताबूत के ताबूत बोर्ड को फिर से खोलने की कोशिश की। साथ ही उसने अपने शरीर को मजबूत करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया और उसकी ताकत पहले की तुलना में दोगुनी से भी अधिक बढ़ गई, कम से कम 20,000 पाउंड की ताकत के साथ। बूम बूम बूम, 10 मीटर लंबे ताबूत के बोर्ड को धीरे से खोला गया और हवा से ध्वनि बूम की आवाज आई। अंत में एक घन के साथ विशाल ताबूत का बोर्ड पत्थर के मंच के पास गिर गया और पत्थर की ईंट पर भी दरार पड़ गई। ये देखा जा सकता है कि इस ताबूत बोर्ड का वजन निश्चित रूप से हल्का नहीं है। कांस्य निर्मित प्राचीन ताबूत को खोले जाने के बाद उसके चारों ओर की सारी आध्यात्मिक शक्तियां सक्रिय हो गईं, मानो कोई तंत्र सक्रिय हो गया हो। इस समय वह अवरोध भी हट गया जिसने पहले पूरे हॉल को सील कर रखा था। धरती हिल गई और यह ना मकबरा ढहने वाला प्रतीत हुआ। मुझे आशा है कि चाबी अंदर होगी। जियांग फैंग को इस समय इतनी परवाह नहीं थी। वह पलटा और कांस्य के प्राचीन ताबूत में प्रवेश किया और फिर चाबी की तलाश की। सचमुच ताबूत के बीच में एक मेज थी और मेज पर एक प्राचीन सिक्का रखा हुआ था और वह तथाकथित कुंजी मेज पर रखी प्राचीन सिक्का थी। इस प्राचीन जीथर को कम मत समझिए, ये कमोबेश एक परी हथियार है और यह एक परी हथियार है जो पूरे दाउटियन गुप्त क्षेत्र को नियंत्रित कर सकता है। हालांकि जियांग फैंग के पास अब अपने मालिक को पहचानने का समय नहीं था। वह स्थान जहां वह था रहने वाला था, इस गुकिंग के साथ हम दाउटियन गुप्त क्षेत्र को पहले ही खोल सकते हैं। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। जियांग फैंग ने गुकिंग को एक तरफ रख दिया और प्राचीन कांस्य ताबूत को सीधे छोड़ दिया। यह अफसोस की बात थी कि वह इस ताबूत को नहीं ले जा सके क्योंकि यह पूरे ढांचे से जुड़ा हुआ था। ताबूत से बाहर निकलने के बाद उनके आसपास के विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी अचानक हुई स्थिति के कारण निराशा में डूब गए। आप जानते हैं, ये 100 मीटर से भी ज्यादा जमीन के नीचे है। यहाँ तक कि जिंदन अवस्था में भी एक साधक को बिना तैयारी के जमीन में जिंदा दफना दिया जाएगा। ये खत्म हो गया है, हम सब यहीं मरने जा रहे हैं। भाई जियांग फैंग, ये जगह ढहती हुई प्रतीत होती है, हमें क्या करना चाहिए? साथी दाववादी जियांग, क्या हमारे पास अभी भी बाहर निकलने का मौका है? जियांग फैंग को आते देख ऐसा लगा जैसे सभी ने जीवन रक्षक तिनका पकड़ लिया हो। उनकी नजर में जियांग फैंग अब उद्धार करता है। जियांग फैंग को भी पता था कि समय समाप्त हो रहा है, इसलिए उसने सभी से सीधे कहा, साथी ताओवादियों, मेरे पीछे आओ, मुझे रास्ता पता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इन लोगों को कांस्य शिवालय की छोटी सी दुनिया में प्रवेश देने के बारे में नहीं सोचा था, जो निसंदेह बहुत तेज होगा। हालांकि इस छोटी सी दुनिया के रहस्य उन्हें नहीं पता होने चाहिए, अन्यथा चीजें हाथ से निकल जाएंगी और मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसके बारे में चिंतित होंगे। ये कहने के बाद जियांग फैंग सीधे आगे बढ़ गया। सभी ने बारीकी से उसका अनुसरण किया। सबके चले जाने के बाद उसके पीछे का हॉल भी ढह गया। विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी पसीने से तरबतर हो रहे थे और उनकी गति धीमी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आधे घंटे बाद जियांग फैंग ने सभी का नेतृत्व किया और अनाम मकबरे से बाहर निकल गए। दिन का उजाला दोबारा देखकर कई लोगों को ऐसा लगा जैसे वे किसी आपदा से बच गए हों। जियांग फैंग को देखने वाली आंखें न केवल कृतज्ञ थीं, बल्कि उनमें एक प्रकार की अंतपूजा भी थी। हुआकिंग संप्रदाय के शेष शिष्य भी अंतिम क्षण में अपमानित होकर अनाम समाधि स्थल से चले गए। हालांकि इस समय उनका पुनः स्वागत नहीं किया गया। सब लोग, हम पहले निकलेंगे। हुआकिंग संप्रदाय के इन शिष्यों को भी पता था कि उनके पास जियांग फैंग से चाबी पाने का कोई मौका नहीं था, इसलिए वे जल्दी से यहाँ से चले गए। जब वे जा रहे थे तो विभिन्न संप्रदायों के लोग उन्हें घूर रहे थे। ये स्पष्ट था कि हुआकिंग संप्रदाय का पतन उनकी पीढ़ी में ही होना तय था। हुआकिंग संप्रदाय के लोगों को विदा करने के बाद सबकी नजरें जियांग फैंग पर टिक गईं। दाओ जियांग, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम्हें हमारे शियाओ पैलेस में अवश्य आना चाहिए। शियाओ पैलेस के एक शिष्य ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। इस समय जियांग मंडप से एक अन्य महिला शिष्या ने स्नेह से जियांग फैंग की ओर देखा। भाई जियांग फैंग, पानी की एक बूंद का बदला एक झरने से चुकाया जाना चाहिए। आपको खेलने के लिए हमारे जियांग मंडप में आना चाहिए। निश्चित रूप से जियांग फैंग ने शांति से देखा। अच्छा लड़का, जियांग मंडप वास्तव में सुंदरियों में समृद्ध है और इस महिला शिष्य की उपस्थिति निश्चित रूप से एक आपदा स्तर है। इन दो लोगों के अलावा अन्य शिष्य भी विनम्रता से बात कर रहे थे। जियांग फैंग को खुश करने की कोशिश कर रहे थे और चाहते थे कि जियांग फैंग सीधे उनके संप्रदाय का दौरा करें। जियांग फैंग के पास एक करके जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय सू जीचेन ने उत्सुकता से पूछा, भाई जियांग फैंग, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको उस प्राचीन कांस्य ताबूत में कोई खजाना मिला है? जियांग फैंग ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन अभी भी किसी को भी चाबी के बारे में बताने की योजना नहीं बनाई थी। मुझे डर है कि हुआकिंग संप्रदाय ने भी केवल स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया होगा कि गुप्त क्षेत्र को नियंत्रित करने की एक कुंजी थी, लेकिन वे निश्चित नहीं थे कि क्या ये वास्तव में अस्तित्व में थी। इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे प्राचीन ताबूत में कुछ नहीं मिला। बोलते समय उनके चेहरे पर अत्यंत निराशा का भाव भी दिखाई दिया, मानो ये सच हो। जियांग फैंग के चरित्र के आधार पर किसी को भी कुछ भी संदेह नहीं था। एक दूसरे को अलविदा कहने के बाद वे एक के बाद एक दफन स्वर्गद्वीप छोड़ गए और केवल सू जीचेन ही रह गए। जियांग फैंग ने उसे रुकने के लिए कहा। सू जीचेन स्वाभाविक रूप से जियांग फैंग के उद्देश्य के बारे में बहुत उलझन में था और वह अपनी वरिष्ठ बहन को खोजने के लिए वापस जाना चाहता था। साथी ताओवादी जियांग फैंग, मेरे साथ रहने में आपको क्या दिक्कत है? सू जीचेन की कुछ अधीरता देखकर जियांग फैंग को गुस्सा नहीं आया। उन्होंने हल्के से कहा, साथी दाओवादी सू, आपकी वरिष्ठ बहन बाइलिंग इस समय मेरी छोटी सी दुनिया में है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सू जीचेन दंग रह गया। छोटी दुनिया, क्या यह ऐसी बात नहीं है जिसे केवल महायान काल के एक मजबूत व्यक्ति को ही जन्म देने का मौका मिल सकता है? ये सही है, मुझे पता था कि आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा और देखूंगा। जियांग फैंग ने सू जीचेन को छोटी दुनिया में ले लिया। बाइलिंग को आश्वस्त करने के अलावा एक और उद्देश्य था। वह था सू जीचेन को उसके खिलाफ जाने का विचार पूरी तरह से छोड़ देना। आखिरकार यह अच्छा एहसास नहीं है कि भविष्य का कोई बड़ा बॉस हमेशा किनारे से देखता रहे। जैसे ही आवाज गिरी, जियांग फैंग सू जीचेन को सीधे कांस्य शिवालय की छोटी सी दुनिया में ले गया। जब उसने छोटी दुनिया का पैमाना देखा तो सू जीचेन अचंभित रह गया। बड़ा, सचमुच बहुत बड़ा। जियांग फैंग ने जो छोटी दुनिया उन्हें दिखाई, वहां महायान गुरुओं की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उन्होंने ये कैसे किया? सू जीचेन को जियांग फैंग ने फिर से मारा, क्योंकि उसने सोचा था कि इस छोटी सी दुनिया को किसी तरह से जियांग फैंग ने ही जन्म दिया है। और उन्होंने उस शाही हथियार के बारे में नहीं सोचा जो एक छोटी सी दुनिया भी उत्पन्न कर सकता था। भाई जियांग फैंग, ठीक इसी समय एक परिचित व्यक्ति खेत से होकर गुजरा और उन दोनों के पास आया। यह आकृति बाइलिंग थी। उसने अपनी बाहें फैलाई और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर दौड़ती हुई आई। जब सू जीचेन ने सोचा कि वरिष्ठ बहन का आलिंगन उसके लिए था, तो बाइलिंग ने खुद को सीधे जियांग फैंग की बाहों में फेंक दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह 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 कच्चा https://www.chainoshu.com/txt/1095868 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 127 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट नाम 0.2% #129 अध्याय 129 वास्तविक सिमुलेशन। जियांग फैंग का सामना बाइलिंग से हुआ जो उसकी ओर दौड़ी और मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया और सू जीचेन के सामने वह झुक गया और बाइलिंग के चिकने गाल को चूम लिया। वरिष्ठ भाई जियांग फैंग कनिष्ठ भाई जीचेन अभी भी आसपास हैं। बाइलिंग शर्मा गई और छेड़खानी से बोली। जियांग फैंग हल्के से मुस्कुराया और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके छोटे भाई को वैसे भी देर सवेर पता चल ही जाएगा।
बगल में सुजिचेन असमंजस की स्थिति में था। बड़ी बहन जियांग फैंग के साथ उसके रिश्ते इतने अच्छे कब हो गए? ये तो बिल्कुल प्रेमी जोड़ा है ना? इस समय सुजिचेन को लगा कि उसका दिल टूट गया है। सीनियर सिस्टर बाइलिंग, जिसके लिए वह तरस रहा था, वास्तव में किसी और की बाहों में गिर गई थी। बड़ी बहन, आप और बड़े भाई जियांग फैंग। सुजिचेन ने अनिश्चितता से बाइलिंग को देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह सपने में था। अन्यथा बड़ी बहन और जियांग फैंग इतने कम समय में इतने करीब कैसे आ सकते थे? बाइलिंग का मासूम चेहरा लाल हो गया और उसने स्नेह से जियांग फैंग की ओर देखा। फिर उसने सुजिचेन से कहा, कनिष्ठ भाई, मैं पहले से ही वरिष्ठ भाई जियांग फैंग का सदस्य हूं। ऐसा कहने के बाद उसने प्यार से अपना सिर जियांग फैंग की बाहों में छिपा लिया। सुजिचेन की आंखों की चमक अचानक खो गई। भाभी बॉस को ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर जियांग फैंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि हवा और बारिश का अनुभव किए बिना आप इंद्रधनुष कैसे देख सकते हैं? केवल इस तरह के झटके का अनुभव करके ही सुजिचेन भविष्य में अधिक मजबूत हो सकती है। मैं ये सब उसके भले के लिए कर रहा हूं। जियांग फैंग ने अपना सिर हिलाया और बाइलिंग को अपनी बाहों में लेकर कहा, जियो बाई, कृपया कुछ समय के लिए जूनियर भाई के साथ यहीं रहो। मुझे अन्य काम करने हैं। हम जल्द ही दाउटियन गुप्त क्षेत्र छोड़ देंगे। अभी ही चले जाओगे? अभी तो केवल आधा महीना ही बीता है ना? बाइलिंग उलझन में थी, लेकिन फिर भी उसने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिला दिया। वरिष्ठ भाई जियांग फैंग, आगे बढ़िए। छोटे भाई, मुझे डर है कि वह कुछ समय तक इसे स्वीकार नहीं कर पाएगा। मैं उसे हम दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में बता दूंगा। जियांग फैंग ने बाइलिंग के बालों को धीरे से सहलाया। माफ करना जियो बाई, कृपया जितना हो सके उतना ही रहो। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। उसके बाद जियांग फैंग सीधे यहां से चले गए। वह पहले से अमर किंग को परिष्कृत करने के लिए एक एकांत स्थान खोजना चाहता था। केवल इसी तरह से आप गुप्त क्षेत्र को पहले ही छोड़ सकते हैं। जहां तक गुप्त क्षेत्र को जल्दी छोड़ने का सवाल है, तो वह इसलिए क्योंकि यह भी खेल की साजिश का हिस्सा है। जब तक वह खेल की साजिश का पालन करता है, वह इस दुनिया के एक पैगंबर के बराबर है। टॉवर के अंदर दुनिया में एकांत स्थान ढूंढना आसान है और गुम्फा मंडप एक बहुत अच्छी जगह है। लॉर्ड पवेलियन मास्टर गन यू, जो गुम्फा मंडप में रह रहा था, जब उसने जियांग फैंग को देखा तो वह बाइलिंग की तरह दौड़ा। फिर वह जियांग फैंग की छाती से टकराया। पफ, जियांग फैंग लगभग उसके गेंडा सींग से टकरा गया था और वह खुद की देखभाल नहीं कर सका। लॉर्ड पवेलियन मास्टर, आपको क्या हुआ है? क्या आप घायल हैं? गन यू ने जियांग फैंग के मुंह के कोने पर खून देखा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह खून उसके खुद के कारण था। जियांग फैंग ने अपने हाथों से खून पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। वैसे वे कैसे हैं? लॉर्ड पवेलियन मास्टर, वे अभी तक बाहर नहीं आए हैं। अभी तक बाहर नहीं आए। जियांग फैंग ने अपने सामने कुंफू मंडप को देखा। उसकी आंखों में भ्रम की झलक दिखाई दी और उसने जल्दी से हथियार आत्मा शियाओयू को बुलाया। जैसे ही शियाओयू प्रकट हुई, जियांग फैंग ने कहा, शियाओयू, उनकी तस्वीरें लाओ और देखो। मुझे नहीं लगता कि किसी कौशल का अभ्यास करने में इतना समय लगता है। मास्टर, क्या आप सचमुच इसे देखना चाहते हैं? जरूर। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह चित्र जियांग फैंग की आंखों के सामने आ गया। स्क्रीन पर जो दिखाई दिया वह जलवाष्प से भरा एक धुंधला आध्यात्मिक कूल था और जियो योरो और अन्य सभी आध्यात्मिक कूल में भीग रहे थे, केवल उनके सिर और कंधे ही खुले हुए थे। हालांकि बस इस दृश्य ने जियांग फैंग का खून खौल दिया। गण, क्या ये जीजू चोटी के पीछे स्थित आध्यात्मिक तालाब नहीं है? ये कहा जाना चाहिए कि यह वास्तव में इंपीरियल आर्टिफैक्ट में एक दुनिया है और यहां तक कि ऐसी जगह का अनुकरण भी किया जा सकता है। इसे बंद करो, इसे बंद करो। जियांग फैंग ने एक आखिरी नजर डाली और जियाओयू से कुछ अपराध बोध के साथ कहा। उसके बगल में खड़े गांग यू ने भी लालसा भरी नजर से देखा। जाहिर तौर पर वह भी जियाओयू और अन्य लोगों के साथ गर्म झरनों में भीगना चाहता था। गैंग यू, क्या तुम भी उनके साथ गर्म पानी में स्नान करना चाहती हो? लॉर्ड पवेलियन, मुझे परवाह नहीं। ये ठीक है, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। जियांग फैंग को अपने सामने बैठी उस अच्छी लड़की पर थोड़ा तरस आया और उसने उसे कुंफू मंडप में घुसने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वह गर्म पानी के झरनों में स्नान कर सके। इसमें शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं थी। जियांग फैंग की बात सुनकर गांग यू ने साहस जुटाया और कहा, ठीक है लॉर्ड पवेलियन मास्टर, मैं भी उनके साथ रहना चाहता हूं। इतना ही, जियांग फैंग ने जियाओयू को इशारा किया। जियाओयू ने तुरंत समझ लिया और गांग यू को गुम्फा मंडप द्वारा निर्मित आध्यात्मिक तालाब में भेज दिया। जियांग फैंग ने एक बार फिर से देखना चाहा, लेकिन सोचने के बाद उसने हार मान ली। उसके पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है। शियाओयू, मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां कोई मुझे परेशान न कर सके। कृपया मुझे वहां टेलीपोर्ट करें। ठीक है गुरुजी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियांग फैंग को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर का स्थान धुंधला हो गया है। थोड़ी देर बाद वह एक परिचित स्थान पर पहुंचा, जीजू पीठ स्थित अपने कमरे में। यद्यपि यह नकली है, यह बिल्कुल वास्तविक है। अच्छा। जियांग फैंग ने संतोष से सिर हिलाया। ऐसा कोई स्थान नहीं था जो उसे अपने कमरे से अधिक सुरक्षा का एहसास देता हो। कुछ क्षण की स्तब्धता के बाद जियांग फैंग जमीन पर एक तकिए पर पैर मोड़कर बैठ गया। फिर उसने परी वीणा निकाली जो उसे पहले मिली थी और उसे परिष्कृत करने की तैयारी की। ये परी वीणा बहुत ही शास्त्रीय और सुंदर लग रही थी। ये हजारों सालों से अस्तित्व में थी, लेकिन समय के साथ इसमें जंग नहीं लगी थी। क्योंकि इसके शरीर के लिए प्रयुक्त सामग्री वास्तव में पौराणिक बोधि वृक्ष थी और जियांग फैंग ये भी नहीं बता सका कि तारों के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया गया था। सिस्टम, ये परी वीणा किस तरह का परी हथियार है? मेजबान, यह एक उच्च श्रेणी का परी हथियार है। इसे परी पवन बहता बादल वीणा कहा जाता है। अच्छा लड़का, एक उच्च श्रेणी का परी हथियार एक शाही हथियार से थोड़ा ही खराब होता है। मुझे नहीं पता कि इसे परिष्कृत करना ज्यादा मुश्किल होगा या नहीं। आप जानते हैं, पहले दो शाही हथियारों को परिष्कृत करना उनकी पहल थी। और परी हथियारों में आमतौर पर कोई आत्मा नहीं होती। मेजबान, बस इसे आत्मविश्वास के साथ निखारें, यह आपको मना नहीं करेगा। सिस्टम, तुम्हें कैसे पता चला? हालांकि सिस्टम ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे चुप हो गया। जियांग फैंग को लगा कि प्रणाली सरल नहीं थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि प्रणाली सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थी और उसके पास इसे मजबूर करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए उसने अपने हाथ में गुकिन को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। गुकिन पर एक हाथ रखकर जियांग फैंग ने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को जुटाया और उसे ज्वार की तरह गुकिन में डाल दिया। धीरे धीरे, बहुत तेज, अचानक जियांग फैंग लियुंकिन से एक तीखी आवाज आई। तभी ये याओं के समान ऊंचाई वाली एक लड़की गुकिन से बाहर निकली। क्या आप मेरे नए मालिक हैं? जियांग फैंग का मजबूत दिल लगभग डर के मारे कांप उठा था। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि अमर औजारों में कोई आत्मा नहीं होती? और फिर यह सफेद बालों वाला एक और सपाट चेहरा क्यों है? या किसी विवाहित महिला का हेयर स्टाइल? शांत होने के बाद जियांग फैंग ने अपने सामने आत्मा को देखा। हाँ, मैं तुम्हारा नया स्वामी हूं, इसलिए कृपया तुम इतने अचानक प्रकट मत हो जाओ, इससे लोग डर जाएंगे। अप्रत्याशित रूप से यह आत्मा लड़की बहुत दुखी हो गई। तुम्हें इतना असभ्य होने को किसने कहा? मैं अभी तैयार नहीं हूं। जियांग फैंग, अरे इस दुनिया में आत्माएं एक बार मुंह खोलने के बाद तेजी से भागना क्यों नहीं बंद कर सकती? कच्चा https://www.696.com/txt/10951758130303846 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v 1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 128 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट नाम 0.2% #130 अध्याय 130 प्रशासक अधिकार। कुछ मिनट बाद जियांग फैंग ने उसके मुंह से हथियार आत्मा का नाम और कार्य सफलतापूर्वक सीख लिया। उसका नाम शियाओ है और वह दावा करती है कि उसकी पिछली मालकिन महारानी एक इंशियान थी। गुप्त क्षेत्र के गठन और अवरोध को नियंत्रित करने में सक्षम होने के अलावा वह लोगों को सत्य को समझने में भी मदद कर सकती है, जो अभ्यास करने में बहुत मददगार है। मैं आपके शरीर को कैसे परिष्कृत कर सकता हूं? हालांकि जियांग फैंग ने यह सवाल पूछा था, लेकिन उसने अपने दिल में इसका अनुमान लगा लिया था।
इस दुनिया में हथियार आत्मा शोधन शायद एक उचित शोधन नहीं है जो खेल की विशेषताओं के अनुरूप है। कौन जानता है, हथियार आत्मा लड़की श्याओ ने अपनी तर्जनी उंगली उठाई और कहा, वह केवल एक बूंद रक्त की जरूरत है। इतना सरल? हाँ, जियांग फैंग थोड़ा हैरान हुआ। ऐसा लगता है कि ये दुनिया अभी भी देखने लायक है। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को चाकू की तरह इस्तेमाल करके एक तर्जनी उंगली काट ली और फिर उसे अमर पवन प्रवाहित बादल किंग के शरीर पर टपकाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि हथियार आत्मा लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसकी उंगली अपने मुंह में ली, उसे चाटा और अपनी छोटी जीभ से चूसा। अपने मुंह में खून चूस रही थी और वह अनरह दिख रही थी। क्या ये पर्याप्त नहीं है? जियांग फैंग का बुरा चेहरा लाल हो गया। आखिरकार ये दृश्य थोड़ा बुरा था। जियांग फैंग की उंगली छोड़ने के बाद आत्मा लड़की ने अपने चमकदार होंठ चाटे। अनुबंध स्थापित हो गया है, गुरु। अब मैं आपकी आत्मा हूं। क्या तुम्हें अपने पिछले गुरु की कोई याद नहीं है? जियांग फैंग ने संदेह से पूछा। जियो ये ने पलकें झपकाईं और मुस्कुराया। ये भगवान ये किंगक्सियन थे जिन्होंने आपसे मिलने के बाद मुझे आपको अपने गुरु के रूप में पहचानने के लिए कहा था, लेकिन मुझे केवल इतना ही याद है। क्या ये सच है? जियांग फैंग थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ रहा था। मैं नहीं जानता कि यह अच्छा है या बुरा। एक निर्दयी साम्राज्य के रूप में ये किंगशियांग को उसे उसके पिछले जीवन में जानना चाहिए था और उसने उसके लिए अमर पवन प्रवाहित बादल किंग भी छोड़ा था। जियांग फैंग का मन अचानक विचारों से भर गया। होश में आने के बाद जियांग फैंग ने पूछा, जियो ये क्या अब तुम गुप्त क्षेत्र को नियंत्रित कर सकते हो? बिल्कुल। आत्मा लड़की के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखी। ठीक है, चलो घर चलें। जियांग फैंग लंबे समय तक गुप्त क्षेत्र में नहीं रहना चाहता था। अब वह बाहर जाने के बाद छोटी लोमड़ी को बदलने दे सकता है। सच कहूं तो वह अभी भी थोड़ा उत्साहित है। आखिरकार किंगदंती में 9 पूंछ वाले लोमड़ी के रूप बदलने के बाद इसका प्रकट होना निश्चित रूप से देश और लोगों के लिए एक आपदा है। एक ही समय पर गुप्त क्षेत्र के बाहर एक बड़ी बात घटित हुई। जी जियो का असली शरीर यहाँ है। जी जियो को आते देख विभिन्न संप्रदायों के नेताओं और बुजुर्गों ने बोलने की हिम्मत नहीं की। ये सच था कि जी जियो ने पिछले आधे महीने में बहुत चौंकाने वाली चीजें की थी। महान जिया राजवंश की उत्तरी सीमा में बेइंग संप्रदाय ने पहले भी जी जियो को उकसाया था और कुछ दिनों पहले सीधे मिटा दिया गया था। बेशक ये संप्रदाय राक्षसों से भरा है, उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। जब किसी ने इसे पाया तो यह पवित्र पर्वत से मैदान में बदल चुका था। वहां जीवन का कोई भी संकेत नहीं था, मानो बेइंग संप्रदाय कभी अस्तित्व में ही नहीं था। बहन जियो, आप यहाँ हैं। जब बहन जियाओ को पता चला कि जी जियो यहाँ है तो उसने जी जियो को छोड़ दिया, जिसे तकिए के रूप में इस्तेमाल किया गया था, और एक पल में गुप्त क्षेत्र के बाहर प्रकट हुई। इस समय उसके कपड़े अभी भी थोड़े गंदे थे और उसे पता नहीं था कि उसने नाव में क्या किया था। उसका गोरा सा चेहरा लाल हो गया था और वह अपने चांदी के बालों के साथ बहुत ही छोटी और प्यारी लग रही थी। वह किसी संप्रदाय की नेता जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। जी जियो ने उसकी ओर देखा और हल्के से कहा, वे गुप्त क्षेत्र छोड़ रहे हैं। आंशियाओ के सिर पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। बिना बैरियर में छेद के अंदर मौजूद लोग बाहर कैसे आ सकते थे? जब आसपास के अन्य लोगों ने जी जियो की बातें सुनी तो वे सभी हैरान रह गए। आखिरकार अधिकांश लोगों को गुप्त क्षेत्र की कुंजी के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। केवल हुआकिंग संप्रदाय के लोग, जिनमें संप्रदाय के नेता झांग मिंगफेंग भी शामिल थे, मुस्कुराए। उनकी राय में ये गुमिंग और उनकी टीम ही होगी जिन्हें गुप्त क्षेत्र की कुंजी मिली होगी। जी जियो ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। उसकी खूबसूरत आंखें चुपचाप गुप्त क्षेत्र की दिशा को देख रही थी। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। दूसरी ओर मुरोंग यूचन ने भी दांतन गुप्त क्षेत्र की दिशा में देखा। अपने दिल में वह हमेशा ये लिंगशान की सुरक्षा के बारे में चिंतित रहती थी। मुरोंग यूचन को जी जियो की बातों पर संदेह नहीं था, क्योंकि जी जियो की कटौती कौशल हमेशा बहुत सटीक रही है। यहाँ तक कि हुआकिंग संप्रदाय के झांग मिंगफेंग को भी खुद पर शर्मा रही थी। इस समय हुआकिंग संप्रदाय के बुजुर्ग पहले से ही मुस्कुरा रहे थे। यद्यपि ये केवल आधा महीना है, लेकिन हुआकिंग संप्रदाय के हमारे शिष्यों को निश्चित रूप से अच्छा लाभ होगा। एक लंबे और पतले बुजुर्ग ने कहा। सफेद बाल और युवा चेहरे वाले एक अन्य बुजुर्ग भी बहुत गौरवान्वित दिख रहे थे। सब लोग, गुमिंग मेरा शिष्य है। इस बार दांतन गुप्त क्षेत्र जल्दी खत्म हो गया, यह उसी ने किया होगा। हुआकिंग संप्रदाय के कई बुजुर्ग ईर्ष्यालु दिखे। इस बुजुर्ग को लियू चांग कहा जाता है और हुआकिंग संप्रदाय के कई बुजुर्गों में उनकी वरिष्ठता बहुत अधिक है। गुमिंग उनका अंतिम शिष्य और सबसे गौरवान्वित शिष्य है। दृश्य बदल जाता है। दांतन गुप्त क्षेत्र में जियांग फैंग लियू के माध्यम से पूरे गुप्त क्षेत्र को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। ये गुप्त क्षेत्र के प्रशासकीय विशेषाधिकार प्राप्त करने के बराबर है। एक विचार के साथ पूरे गुप्त क्षेत्र में हर किसी ने पाया कि उन्हें दाउटिन गुप्त क्षेत्र द्वारा बाहर रखा गया था और फिर उनके चेहरे पर एक हैरान नजर के साथ बाहर निकाल दिया गया। इस तरह दाउटिन गुप्त क्षेत्र की यह यात्रा समाप्त हो गई है। जियांग फैंग ने खुद से कहा। इसके बाद संदेह से बचने के लिए वह गुप्त क्षेत्र में अधिक समय तक नहीं रुका। एक विचार के साथ उन्होंने दाउटिन गुप्त क्षेत्र को भी छोड़ दिया। इस समय वे सभी लोग जो अभी दाउटिन गुप्त क्षेत्र से बाहर निकाले गए थे, बहुत भ्रमित थे। क्या हो रहा है? हम बाहर क्यों निकले? हाँ, क्या हम एक महीने पर सहमत नहीं हुए थे? इस बार यह इतना छोटा क्यों है? नीमा, मैं अभी फीनिक्स ब्लड ग्रास से मिला हूं। मुझे अचानक टेलीपोर्ट कर दिया गया। मुझसे ज्यादा दुखी कौन हो सकता है? मैं जीना नहीं चाहता, भले ही मैं घोड़े पर पैर रख दूं। मेरे साथी ताओवादी, कृपया मुझे माफ करें। वे सभी लोग जिन्हें गुप्त क्षेत्र से बाहर निकाला गया था, अपने जीवन पर संदेह कर रहे थे और उन्होंने अपने विचित्र अनुभवों के बारे में दूसरों को बताया। केवल हुआकिंग संप्रदाय के बुजुर्ग ही भीड़ में अपने संप्रदाय के शिष्यों को बड़ी उम्मीदों के साथ ढूंढ रहे थे। उन सभी ने सोचा कि गुमिंग को गुप्त क्षेत्र की कुंजी मिल गई है और उसने ये सब किया। हालांकि इधर उधर खोजने के बाद भी गुमिंग का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे हुआकिंग संप्रदाय के अनुयायी निराशा में अपने संप्रदाय के क्षेत्र में लौट आए। क्या चल रहा है? संप्रदाय के नेता के रूप में झांग मिंगफेंग ने एक शिष्य से पूछा जो कीमिया चरण में था। उसके दिल में पहले से ही एक बुरा अंदेशा था। जब वे अंदर गए तो उनके हुआकिंग संप्रदाय में सैकड़ों लोग थे और दमन क्षेत्र में अभी भी कुछ ऐसे थे जो किसी भी समय नवजात आत्मा चरण को तोड़ सकते थे, लेकिन जब वे बाहर आए तो 30 से भी कम लोग थे। उनके हुआकिंग संप्रदाय में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। संप्रदाय गुरु का प्रश्न सुनकर शिष्य कांप उठा और बोला, संप्रदाय गुरु, बुजुर्ग भाई गुमिंग और अन्य सभी गुप्त क्षेत्र में गिर गए। जैसे ही ये शब्द निकले, हुआकिंग संप्रदाय और झांग मिंगफेंग के कई बुजुर्गों को चक्कर आने लगा। यह उनके संप्रदाय की एक पूरी पीढ़ी की प्रतिभा है। बस दाउटिन के गुप्त क्षेत्र में बेवजह मर जाओ। हालांकि इस शिष्य के स्पष्टीकरण और अन्य शिष्यों के साक्ष्य से झांग मिंगफेंग को पता चला कि उनके लिए और भी बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही थी। कच्चा https://www.692.com/txt/1051758613030306851। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 129 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2% #131 अध्याय 131 शैतान के पंथ की विविधता। क्या हमारे आधे शिष्यों की हत्या हुआकिंग संप्रदाय द्वारा कर दी गई? मेरे शिष्य राक्षस के मुंह में नहीं मरे बल्कि हुआकिंग संप्रदाय के हाथों मारे गए। जियाओ महल इस कड़वी सांस को कभी नहीं निकलेगा। हमारे लोंगडोंग संप्रदाय के कई शिष्यों की भी हुआकिंग संप्रदाय द्वारा हत्या कर दी गई। जियांगजिया संप्रदाय भी दाउतन गुप्त क्षेत्र के बाहर अनगिनत बड़े और छोटे संप्रदायों से ऐसी ही आवाजें सुनाई दी। ये सभी आवाजें हुआकिंग संप्रदाय के अनुयायियों पर उनके किए का आरोप लगा रही थी। सबकी नजरें हुआकिंग संप्रदाय पर टिकी थी। 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक हुआकिंग संप्रदाय इस समय सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन गया है। ये कई शक्तिशाली लोगों से घिरा हुआ था और इसे छोड़ने का कोई मौका नहीं था। अग्रणी शक्तिशाली व्यक्ति लियू संप्रदाय का नेता मुरोंग यूचन था। इससे पहले कि वह ये लिंगशान के शरीर की जांच कर पाती, शिष्यों की बातें सुनकर वह चौंक गई।
हुआ किंग संप्रदाय के शिष्यों ने वास्तव में गुप्त क्षेत्र में सभी प्रकार के बुरे काम किए जो केवल दानव संप्रदाय के लोग ही करते थे। लियू संप्रदाय के 2 शिष्यों को भी हुआ किंग संप्रदाय के गुमिन ने मार डाला। इस समय मोरोंग युचान ने विभिन्न पीड़ित संप्रदायों का प्रतिनिधित्व किया और हुआ किंग संप्रदाय के सामने खड़े हुए। उन्होंने झांग मिंगफेंग से आमने-सामने सवाल किया, साथ ही ताओवादी झांग, हमें एक उचित स्पष्टीकरण चाहिए। मैं मृत शिष्यों के लिए न्याय चाहता हूं। मोरोंग युचान के शब्दों से उसके आसपास के अन्य लोग क्रोधित हो गए। हाँ, हम न्याय चाहते हैं। हम अपने शिष्यों को अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाने दे सकते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हुआ किंग संप्रदाय के अनुयायी अन्य संप्रदायों के अनुयायियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे। यह एक धार्मिक संप्रदाय होने के लिए बिल्कुल योग्य है। अपने सामने का दृश्य देखकर झांग मिंगफेंग बहुत दुखी हुआ। उसे वास्तव में नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि हुआ किंग संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने उन्हें रवाना होने से पहले ऐसा करने का निर्देश दिया था। इसलिए उन शिष्यों ने मार्ग खोजने के लिए अन्य संप्रदायों के शिष्यों को उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। इस समय वह केवल इतना ही कह सकता था, सब लोग, ये सब हुआ, यह मेरे हुआ किंग संप्रदाय में ही किसी ने किया होगा जिसने शिष्यों को धोखा दिया। संप्रदाय गुरु के रूप में मैं इस मामले की गहन जांच करूंगा, आपको स्पष्टीकरण दूंगा। झांग मिंगफेंग की बात सुनने के बाद सभी लोग शांत हो गए और झांग मिंगफेंग के स्पष्टीकरण का इंतजार करने लगे। झांग मिंगफेंग भी स्पष्ट थे। उन्होंने मुड़कर बुजुर्गों से पूछा, गुप्त क्षेत्र में इस कार्रवाई के लिए कौन सा बुजुर्ग जिम्मेदार है? एक के बाद एक सभी बुजुर्ग एक तरफ हट गए और केवल एक सफेद बाल और युवा चेहरे वाला बुजुर्ग बचा लियू चांग। इस समय सभी की निगाहें लियू चांग पर टिकी थीं, लेकिन लियू चांग, जिसे सब लोग घूर रहे थे, बिल्कुल भी घबराया नहीं था। इसके बजाय उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने शिष्यों को कार्य करने का आदेश दिया था। मुझे आश्चर्य है कि मैंने कौन सा अपराध किया है। अमरता प्राप्त करने के मार्ग पर दूसरों के साथ संघर्ष करना चाहिए। हर कोई अमर नहीं बन सकता। हमने हुआ किंग संप्रदाय ने सबसे सही काम किया। लियू चांग को सबके सामने कुछ विचारों के बारे में बात करते देख विभिन्न संप्रदायों के प्रमुख और बुजुर्ग क्रोधित हो गए और उसे जिंदा खा जाना चाहते थे। बेतुका, ये व्यक्ति बहुत क्रूर है। मास्टर झांग, क्या हुआ किंग संप्रदाय में आप सभी एक ही तरह से सोचते हैं? इस दृष्टिकोण और राक्षस संप्रदाय के बीच क्या अंतर है? इस आदमी को मार डालो और हमारे शिष्यों का बदला लो। जिन संप्रदायों ने अपने शिष्य खो दिए थे, उन सभी ने जोरदार निंदा की और लियू चांग को तुरंत मार डालना चाहा। इसके विपरीत दाओटियन तलवार संप्रदाय सबसे शांत संप्रदाय था। संप्रदाय के गुरु एनशियाओयू ने जीजेडयू से तरबूज का एक टुकड़ा भी मांगा और चुपचाप तमाशा देखा। जियान फैंग भी बहुत समय पहले बाहर आ गया था और अब जीजीयू के बगल में रह रहा था। जीजीयू शो देख रहा था, इसलिए उसने भी ऐसा ही किया। जहां तक इस शो के अंत की बात है, जियान फैंग, जो कथानक से परिचित था, उसे पहले से ही पता था। ये देखते हुए कि अन्य संप्रदायों के गुस्से को खत्म करना मुश्किल था, झांग मिंगफेंग को पता था कि उसे एक विकल्प चुनना होगा। उसने आह भरते हुए लियू चांग से कहा, बड़े लियू, आप अपना अपराध स्वीकार करें। लियू चांग ने ठंडी सांस ली, मैंने क्या अपराध किया है? इसके अलावा मेरे शिष्य गुमिंग की भी गुप्त क्षेत्र में मृत्यु हो गई। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उसने अचानक एक ताबीज का कागज निकाला और सबके सामने अपनी छाती पर हथेली से थपथपाया। उसने ताबीज के कागज पर अपना मुंह भर खून थूका और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह वहीं गायब हो गया। अरे नहीं, ये तो भगवान की यात्रा करने वाला ताबीज है। वह भागने वाला है, उसका पीछा करो। प्रत्येक संप्रदाय के संप्रदाय गुरुओं और बुजुर्गों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक के बाद एक आंकड़े तेजी से गणना की गई दिशा में चले गए। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं, लियू चांग को मोरोंग युचिन ने पकड़ लिया और उसे बाहर खदेड़ दिया और पकड़े गए लियू चांग से वास्तव में एक मजबूत बुरी आत्मा निकल रही थी। वह वास्तव में जादू का अभ्यास करता था। कोई आश्चर्य नहीं, ये दानव पंथ का मैल निकला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हुआ किंग संप्रदाय में दानव पंथ के लोग होंगे। ऐसा लगता है कि हमें अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। चूंकि इसे संप्रदाय मास्टर मोरोंग ने पकड़ लिया है, तो आइए इसे निपटान के लिए संप्रदाय मास्टर मोरोंग को सौंप दें। मुझे विश्वास है कि वह निश्चित रूप से इसे निष्पक्षता से संभालेंगी। सबकी निगाहें मोरोंग युचान पर टिकी थी, लेकिन मोरोंग युचान ने झांग मिंगफेंग को देखा, उसकी खूबसूरत आंखें जटिल रंगों से भरी थीं। साथ ही ताओवादी झांग, क्यों न मैं सबके गुस्से को शांत करने के लिए लियू चांग को वहीं मार दूं। झांग मिंगफेंग ने सिर हिलाया और कहा, संप्रदाय मास्टर मोरोंग को इसे निपटने दो। हवा में लाश की तरह कैद लियू चांग इस समय लगातार हंस रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। झांग मिंगफेंग के निर्देश प्राप्त करने के बाद मोरोंग युचिन ने एक रंगीन शिवालय का बलिदान दिया और फिर लियू चांग को मौके पर ही मार डाला, जो फ्यूजन चरण में रहने के लिए काफी मजबूत था। रंगीन चमक हिल गई और लियू चांग बिना कोई आवाज किए धूल में बदल गया। यहाँ देखें, सभी का गुस्सा काफी हद तक शांत हो चुका था, लेकिन वे अभी भी हुआ किंग संप्रदाय से मुआवजे की मांग कर रहे थे। जब तक शेर अपना मुंह नहीं खोलता, झांग मिंगफेंग सहमत रहेगा। गुप्त क्षेत्र की इस यात्रा के दौरान हुआ किंगजोंग ने अपनी पत्नी और अपने सैनिकों को खो दिया था। यह एक बहुत बड़ा रक्तस्राव था जिसने एक प्रमुख धमनी को क्षतिग्रस्त कर दिया था। संप्रदाय की नई पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोग लगभग सभी मर चुके हैं। मुआवजे की मांग के बाद अधिकांश संप्रदाय के लोग दुख और गुस्से के साथ वहां से चले गए। केवल छोटे संप्रदायों के कुछ शिष्य ही जीवित बचे हुए बताए जा सकते हैं। सौभाग्य से मुझे गुप्त लोक में बहुत सारी स्वर्गीय सामग्रियां और खजाने भी मिले। इस समय जियान फैंग की प्रतिष्ठा धीरे धीरे फैल गई। अमरदेव फैंग पर्वत में हुआ किंग संप्रदाय के एक दर्जन से अधिक शिष्यों को मार डाला और अपनी छोटी बहन के लिए परिजन को पुनः प्राप्त किया। दानव सम्राट के मकबरे में गुप्त क्षेत्र में अचानक प्रकट हुए दानवपंथ भिक्षुओं के खिलाफ लड़ो। द्वार को मोड़ने के लिए अपनी खुद की ताकत से सभी दानवपंथ भिक्षुओं को मार डालो। ड्यूरियल द्वीप पर पत्थर की मूर्तियों के हाथों में उन्होंने प्रत्येक संप्रदाय के कुलीनों को बचाया और दो नवजात आत्मा चरण पत्थर की मूर्तियों को हराया। इस समय दाओतन तलवार संप्रदाय के नेता के रूप में अंशियाओयू ने देखा कि खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उसने सीधे संप्रदाय में लौटने का आदेश दिया। चलो इस संप्रदाय के नेता के साथ संप्रदाय में वापस चलें। संप्रदाय के नेता ने आदेश दिया और बुजुर्गों के पास अपने शिष्यों के साथ स्थिति के बारे में अधिक पूछताछ करने का समय नहीं था, इसलिए वे सभी संप्रदाय की हुआंकिन युद्ध नाव पर सवार हो गए। कच्चा https://www.696.com/txt/10317581303036 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com V1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 130 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2% #132 अध्याय 132 माँ का स्वाद जंगल में युद्ध नाव पर। संप्रदाय के सभी बुजुर्गों को अपने शिष्यों से पता चला कि जियान फैंग ने गुप्त क्षेत्र में क्या किया था। हालांकि उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार जियान फैंग जीजीयू के शिष्य हैं, इसलिए मजबूत होने के बारे में कुछ भी अनुचित नहीं लगता है, लेकिन उनकी साधना में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। जैसे ही वह उड़ने वाली नाव पर चढ़ा, जियान फैंग को संप्रदाय के गुरु अंशियाओयू और जीजीयू द्वारा ले जाया गया। वे तीनों केबिन के एक कमरे में आए। फॉर्मेशन लागू करने के बाद अंशियाओयू जियान फैंग से पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सका, जियान फैंग क्या कोई और भी है? अंशियाओयू ने जिन अन्य लोगों का उल्लेख किया, वे स्वाभाविक रूप से जियान फैंग की 2 कनिष्ठ बहनों और कयून पी की 2 महिला शिष्यों का उल्लेख कर रहे थे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो जियान कैक्सिया निस्संदेह दुखी होंगी। जियान फैंग एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर शाही हथियार के बारे में कहानी बताने का फैसला किया। आखिर मेरे सामने जो 2 लोग हैं, वे भरोसेमंद हैं। श्रीमान संप्रदाय गुरु, मैं आगे जो कहने जा रहा हूं उससे आश्चर्यचकित न हो। अंशियाओयू ने जियान फैंग की ओर आंखें घुमाई, अधीरता से अपना छोटा हाथ लहराया और कहा, जल्दी बोलो, चाहे तुम कुछ भी कहो, इस संप्रदाय के गुरु को आश्चर्य नहीं होगा। जियान फैंग ने सिर हिलाया और फिर सीधे अंतरिक्ष रिंग से कांस्य शिवालय को बाहर निकाला। शिवालय से फिरोजा रंग की रोशनी निकल रही थी, जिससे पूरा कमरा जगमगा रहा था और उसका शक्तिशाली दबाव लगभग सांस रोक देने वाला था। बेशक ये दबाव केवल अंशियाओयू पर लक्षित है। शाही हथियार
जब जी जियू ने जियांग फैंग के हाथ में कांस्य शिवालय देखा तो उसकी आंखों में उलझन की झलक दिखाई दी। उसे लगा कि उसके सामने रखा शाही हथियार जाना पहचाना लग रहा है। जियांग फैंग के आध्यात्मिक सागर में शाओ यू एक हथियार आत्मा के रूप में उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सकी। मालिक, इसमें मां की गंध आ रही है। शांत हो जाओ ज़ियाओ यू, वह तुम्हारी मां नहीं है। जियांग फैंग के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। शिष्य, क्या तुम्हें ये शाही हथियार गुप्त क्षेत्र से मिला है? जी जियू ने पहली बार बेचैनी दिखाते हुए उत्सुकता से पूछा। उसने मन ही मन महसूस किया कि जियांग फैंग के हाथ में शाही हथियार उसके पिछले जीवन से संबंधित था। हाँ, शिष्य को यह संयोगवश मिला। आपका भाग्य सचमुच ईर्ष्यापूर्ण है। जी जियू अपने होठों को चटकाने से खुद को रोक नहीं सकी और फिर पूछा, आपकी छोटी बहन और कयुन पीक से आए दो लोग, क्या वे सभी इस शिवालय में हैं? मालिक सब कुछ स्पष्ट रूप से जानते हैं। जियांग फैंग ने उसे इंद्रधनुषी फौज से थप्पड़ मारा और इसके लिए उसे कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। एन शियाओ यू, जो उसके बगल में था, दोनों के बीच बातचीत से पहले ही हैरान था। क्या जियांग फैंग के हाथ में छोटा टावर वास्तव में एक शाही हथियार है? क्या यह ऐसी बात नहीं है जो केवल किंवदंतियों में ही विद्यमान है? जी जियू ने कुछ देर तक विचार करने के बाद तुरंत अपना संयम वापस पा लिया। जियांग फैंग से पूछा, मैंने तुम्हें जो कार्य दिया था उसे तुमने कैसे पूरा किया? उन्होंने जिस मिशन का उल्लेख किया है वह स्वाभाविक रूप से मीचेन को बॉक्स में वापस लाने से संबंधित है। सौभाग्य से मैं अपने भाग्य के अनुरूप जी रहा हूं। जैसे ही जियांग फैंग ने बोलना समाप्त किया उसके हाथ में एक भला आ गया। फिर उसने बिना किसी पुरानी यादों के बॉक्स में मीचेन को जी जियू को सौंप दिया। जहां तक क्यूलिंग शियाओली की बात है, उसने पहले ही उसे कह दिया था कि वह अचानक जी जियू को अपनी मां न कहे, अन्यथा उसके पिछले जीवन के बारे में सब कुछ उजागर हो सकता है। जी जियू ने मीचेन को बॉक्स से बाहर निकालने के बाद उसे सीधे अपने स्पेस रिंग में रख दिया और अंततः उसके खूबसूरत चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान दिखी। शिष्य, इस बार तुमने अच्छा काम किया। एक शिक्षक के रूप में मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूं। क्या ऐसी कोई अच्छी चीज है? जियांग फैंग एक पल के लिए जी जियू के चेहरे को देखने के लिए रुका, फिर तुरंत अपनी नजर हटा ली। उसका सुंदर स्वामी कितना सुंदर है। हालांकि अब वह आत्महत्या नहीं कर सकता। मास्टर, मैंने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है। क्या हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं? ये स्वाभाविक है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे मेरे पास आ जाओ, जब तक मैं ये कर सकता हूं। जी जियू को यह नहीं पता था कि उसने अपने लिए एक बड़ा गड्ढा खोद दिया है। इस बिंदु पर बात खत्म हो गई है। जियांग फैंग के कमरे से बाहर जाने के बाद वह अपने कमरे में वापस आ गया और बाकी सभी को बाहर जाने देने से पहले चुपचाप संप्रदाय में लौटने का इंतजार करने लगा। 1 घंटे बाद फेज सफलतापूर्वक दांतन तलवार संप्रदाय में लौट आया। जियांग फैंग भी अपने छोटे से ध्यान से जागा और फिर उसने अपने शरीर को खींचा। सब कुछ बेहतर के लिए विकसित हो रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह उड़ती नाव से उतर पाता, अचानक एक अप्रत्याशित आकृति उसके सामने आई। जियांग फैंग, क्या तुमने मेरे शिष्य को देखा है? जब सीटू यू को शेनताओ दिखाई नहीं दिया तो वह अपने शिष्य के बारे में पूछताछ करने के लिए इधर-उधर गया, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि शेनताओ कहां है। जियांग फैंग से पूछने से पहले उन्होंने थोड़ी सी उम्मीद बनाए रखी। सीटू यू की आंखें पहले से ही लाल थीं, जिससे पता चलता था कि वह अपने शिष्य को कितना महत्व देता था। जियांग फैंग थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया और फिर कहा, चाचा सीटू, अभी चिंता मत करो। हो सकता है कि वरिष्ठ भाई शेनताओ अलग हो गए हों और जल्द ही वापस आ जाएंगे। मुझे आशा है कि ऐसा होगा। मुझे आशा है कि ऐसा होगा। सीटू यू आशा की एक किरण लेकर चला गया। जियांग फैंग ने अपना सिर हिलाया। हालांकि सीटू यू एक अच्छा इंसान था, लेकिन कांस्य पैगोडा के बारे में जितने कम लोग जानते हैं उतना ही अच्छा है। अन्यथा यह आसानी से कुछ लोगों के लालच को जगा सकता था। उड़ने वाली नाव छोड़ने के बाद सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और दांतियान तलवार संप्रदाय के सभी लोगों को उनकी वापसी की खबर मिली। फिर पूरे संप्रदाय के लगभग सभी लोग मुख्य शिखर पर एकत्रित हुए। संप्रदाय के नेता अंशियाओ यू ने सबके सामने बोलते हुए कहा कि इस बार दांतियान गुप्त क्षेत्र पूरी तरह सफल रहा। साथ ही हमने मृतक शिष्यों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। जियांग फैंग ने शुरू में सोचा कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। कौन जानता है, अंशियाओ यू बात कर रहा था और अचानक उसकी नजर जियांग फैंग पर पड़ी। दांतन गुप्त क्षेत्र की इस यात्रा के दौरान ये संप्रदाय नेता एक शिष्य की प्रशंसा करना चाहता है। ये शिष्य जीजू पीक की ज़ेड यू बहन जियांग फैंग का शिष्य है। गुप्त क्षेत्र की इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई साथी शिष्यों को हुआकिंग संप्रदाय के शिष्यों के हाथों से बचाया। इस संप्रदाय के नेता ने उन्हें एक विशेष इनाम देने का फैसला किया। जियांग फैंग, जल्दी से इस संप्रदाय के नेता को बताओ तुम क्या इनाम चाहते हो। सबकी नजरें जियांग फैंग पर थीं और सबकी आंखें ईर्ष्या से भरी थीं। आखिरकार ये संप्रदाय के नेता द्वारा वादा किया गया इनाम है। जियांग फैंग भी थोड़ा हैरान था, उसने वास्तव में कोई इनाम पाने के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि चूंकि अंशियाओ यू ने उसे इनाम देने की पहल की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसा अच्छा अवसर नहीं छोड़ा जा सकता था। थोड़ा सोचने के बाद जियांग फैंग ने अपना मुंह खोला और अपना मनचाहा इनाम बताया। गुरुजी, मुझे कम से कम 5वें स्तर की कीमिया भट्टी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये ठीक रहेगा। बेशक, ये सिर्फ एक कीमिया भट्टी है, इसे इस संप्रदाय के नेता के लिए छोड़ दो। अंशियाओ यू ने अपनी छाती को सपाट प्लेट की तरह थपथपाया और फिर डेनफेंग के एक बुजुर्ग का सामना किया। बड़े सूर्य, क्या आपके शिखर पर अभी भी 5वें स्तर की कीमिया भट्टी है? बुजुर्ग ने तुरंत अपने चेहरे पर एक कड़वाहट भरी नजर दिखाई। मास्टर, वहां है, लेकिन 5वें स्तर से ऊपर की कीमिया भट्टी बहुत महंगी नहीं होगी। और जियांग फैंग शायद कीमिया को नहीं समझता है ना? बकवास बंद करो, जियांग फैंग ने इतना बड़ा योगदान दिया है, हमारा संप्रदाय कंजूस नहीं हो सकता। तो फिर मैं शिष्यों को इसे बाद में ज़ेज़ू पीक पर भेजने दूंगा। एल्डरसन केवल सहमत हो सकते थे, लेकिन वह अभी भी थोड़ा असहाय थे। उसने नहीं सोचा कि जियांग फैंग के लिए कीमिया भट्टी प्राप्त करना उपयोगी था। आखिरकार चाहे उसकी प्रतिभा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह एक ही समय में दो काम नहीं कर सकता। और जियांग फैंग की ताकत इतनी तेजी से बढ़ी है कि जाहिर तौर पर उसके पास कीमिया के तरीके का अभ्यास करने का समय नहीं है। वह ये नहीं जानता था कि जियांग फैंग इसका उपयोग अपने लिए नहीं करना चाहता था। कच्चा https://www.chen9shu.com/txt/109817588/130306860 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए को नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक chinlab.com v1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 131 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2% #133 अध्याय 133 शाही दरबार से आगंतुक। धन्यवाद मास्टर और एल्डरसन। एल्डरसन का वादा पाकर जियांग फैंग स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुआ। आखिरकार निचली दुनिया में कीमिया भट्टियां बहुत कीमती हैं, 5वें स्तर की कीमिया भट्टी का तो कहना ही क्या। बेशक वह कीमिया भट्टी चाहता था जो वास्तव में चौथी छोटी बहन के लिए पहले से तैयार की गई थी। ये सही है, चौथी कनिष्ठ बहन सू यूवे एक कीमियागर है। एन शियाओ यू ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, आखिरकार आप सिस्टर ज़ियू की शिष्या हैं, जब तक आप हमेशा संप्रदाय को अपना घर मानते हैं। वैसे यह मास्टर आपको याद दिलाता है कि कीमिया भट्टी बहुत नाजुक है, आपको भट्टी को विस्फोट नहीं करना चाहिए। ओह, शिष्य इसका सावधानी से उपयोग करेंगे। जियांग फैंग और क्या कह सकता है, वह केवल ये दिखाने के लिए सिर हिला सकता है कि वह समझ गया है। इसके बाद मुख्य शिखर पर मौजूद सभी लोग व्यवस्थित ढंग से वहां से चले गए। बेशक दांतन गुप्त क्षेत्र में जियांग फैंग के कार्य भी दांतन तलवार संप्रदाय के भीतर फैलने लगे और यहां तक कि कई अविश्वसनीय संस्करण भी फैल गए। उदाहरण के लिए कुछ लोग कहते हैं कि जियांग फैंग और यिनकुई संप्रदाय के नेता गुमिंग्यान बचपन के प्रेमी थे। ये सिर्फ इतना है कि जियांग फैंग दांतियान तलवार संप्रदाय में शामिल हो गए, जबकि गुमिंग्यान यिनकुई संप्रदाय में शामिल हो गए। बेशक ये कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि गुमिंग्यान और नेता अंशियाओ एक ही युग से हैं और वे सभी 500 साल से अधिक पुराने हैं। ये सब बात की कहानियां हैं। जियांग फैंग मुख्य शिखर को छोड़ने के बाद जल्दी से ज़ियू चोटी पर लौट आया। उसे आश्चर्य हुआ कि छोटी लोमड़ी कमरे में नहीं थी और उसे नहीं पता था कि वह कहां चली गई।
और मास्टर जी जियू को पता ही नहीं था कि वह कहां चली गई थी। हालांकि जियान फैंग ने अनुमान लगाया कि वह शायद जियालिमी चेन के अनुकूल होने के लिए गई थी। आखिरकार उसने खुद लंबे समय तक शाही हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था। जियान फैंग अब छोटी लोमड़ी को बदलने की जल्दी में नहीं है। वह सबसे पहले छोटी दुनिया में दाखिल हुआ और शेनताओ को बाहर लाया। जहां तक जियाओ किंग का सवाल है, वह फिलहाल नखलिस्तान में ही रही। इस समय कमरे में जियान फैंग ने शेनताओ से कहा, जो अभी भी अनिश्चित दिख रहा था, भाई शेन, मैं उनके लिए महान जिया राजवंश में रहने के लिए एक जगह खोजने की योजना बना रहा हूं। बेशक तब भाई शेन किसी भी समय जियो किंग के पास जा सकते हैं। वह ठीक है। शेनताओ ने सिर हिलाया और फिर जिजू पीक छोड़ दिया। उसे इस समय के दौरान खुद को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी थी ताकि वह भविष्य में अपने प्रियजनों की बेहतर तरीके से रक्षा कर सके। शेनताओ के चले जाने के बाद जियान फैंग फिर से छोटी दुनिया में प्रवेश कर गया, लड़कियों को बाहर लाने के लिए तैयार। तथापि जैसे ही वह गुम्फा मंडप के पास खुले स्थान पर पहुंचे, उन्होंने पाया कि जियो योरू और अन्य लोग एक दूसरे से भिड़ रहे थे। जहां तक बाइलिंग और उसके छोटे भाई सुजिचेन की बात है, वे दूर से देख रहे थे। वे दोनों ही जियाओ योरू और दूसरों की ताकत से हैरान थे। लड़ने वाले लोग जियो योरू और जो रोक्सी थे। जियाओ योरू ने पहल की, बहन जो, सावधान रहो। दो प्रकार की विचित्र अग्नि के संयोजन से निर्मित एक अग्निकमल जियो योरू के हाथ में प्रकट हुआ। अग्निकमल जो रोक्सी की ओर उड़ गया और अत्यधिक उच्च तापमान के कारण आसपास के स्थान में लहरें पैदा हो गईं। यह उसकी ताकत है। उसके जाने के बाद सर्वदर्शी अग्निकमल को अपनी ओर उड़ता देख जो रोक्सी ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों में कोई जादू है और तभी जमीन से मिट्टी की एक दीवार उभर आई। इस दीवार ने जियाओ योरू के अग्निकमल को अवरुद्ध कर दिया था, लेकिन यह अभी भी विस्फोटित दीवार से गंदगी से ढका हुआ था। मैं हार मानता हूं, जो रोक्सी स्वाभाविक रूप से थोड़ा उदास था। आखिरकार जियो योरू एक महीने से भी कम समय के लिए दाउटियन तलवार संप्रदाय में थी, लेकिन उसकी ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। अचानक जो रोक्सी को जियान फैंग का फिगर मिला और उसके खूबसूरत चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। जूनियर भाई जियान फैंग, आप यहाँ हैं। हर कोई जो रोक्सी की निगाह का अनुसरण कर रहा था। जियान फैंग ने सिर हिलाया और कहा, मैं यहाँ हूँ। जैसे ही आवाज गिरी, कई लड़कियां जियान फैंग की तरफ दौड़ी और केवल जो रोक्सी थोड़ा आरक्षित थी। इस तरह के दृश्य से सुजिचेन को ईर्ष्या हुई। शांगुआन लिंग ए ने सबसे पहले जियान फैंग का हाथ पकड़ा, अपना छोटा सा चेहरा उठाया और पूछा, भाई क्या अब हम संप्रदाय में लौट आए हैं? हाँ भाई, हम वापस आ गए ना। ये याओ ने जियान फैंग को भी देखा। ये खबर बाइलिंग और सुजिचेन से सीखनी चाहिए थी। जियान फैंग ने इसके बारे में सोचा और समझ गया। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम सचमुच वापस आ गए हैं। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वैसे गांग यू कहाँ है? वह अभी भी गुम्फा मंडप में है। जियो योरू ने जियान फैंग के प्रश्न का उत्तर दिया। जियान फैंग ने सिर हिलाया, फिर बाइलिंग की ओर मुड़ा और कहा, परी बाइलिंग, कृपया थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें, मैं आपको जल्द ही भेज दूंगा। बाइलिंग, मैं ठीक हूँ। दोनों के बीच बातचीत देखकर जियो योरू और अन्य लोगों को स्वाभाविक रूप से थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि यह बाइलिंग भी जियान फैंग को पसंद करती थी और जियान फैंग को अजीब नजर से देखती थी। हालांकि किसी को नहीं पता था कि बाइलिंग और जियान फैंग के बीच संबंध उस बिंदु तक पहुंच चुके थे। जियान फैंग का मन हिल गया। फिर वह चार लड़कियों को अपने कमरे में ले आया। क्या ये भाई जियान फैंग का कमरा है? शांगुआन लिंग ए के जियान फैंग के कमरे में प्रकट होने के बाद उसने तुरंत खुद को जियान फैंग के बिस्तर पर फेंक दिया और रजाई को सूंघते हुए ऊर्जा की पूर्ति करने लगी। इस तरह की कार्रवाई से जियो योरू और ये याओ ए के चांदी के दांत लगभग टूट गए। जूनियर बहन लिंग ए, लड़कियों को अपनी छवि पर ध्यान देना चाहिए। आखिरकार जो रुक्सी शांगुआन लिंग ए की बड़ी बहन थी, इसलिए उसने जल्दी से शांगुआन लिंग ए को ऊपर खींच लिया। जब जियान फैंग ने यह दृश्य देखा तो उसे लगा कि शांगुआन लिंग ए का व्यवहार कुछ अजीब नहीं था, क्योंकि उस लड़की की उसके प्रति अनुकूलता उसके ध्यान में आए बिना ही 89 अंक तक पहुंच गई थी। 90 अंक तक पहुंचने से केवल एक अंक दूर। मुझे नहीं पता कि 90 अंक तक पहुंचने के बाद क्या होगा। जूनियर भाई जियांग, जूनियर बहन लिंग ए और मैं पहले वापस जाएंगे। मास्टर अभी भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जो रोक्सी द्वारा शांगुआन लिंग र को ऊपर खींचने के बाद उसने जियान फैंग को अलविदा कह दिया। लेकिन जाने से पहले उसने विशेष रूप से ये भी कहा, यदि आपके पास समय हो तो हमारे कयून पीक पर बैठने के लिए आना याद रखें। वरिष्ठ बहन, मैं किसी भी समय आपका स्वागत करती हूँ। वरिष्ठ भाई जियांग, आपको खेलने अवश्य आना चाहिए, निश्चित रूप से। दो लड़कियों को जाते हुए देखना। जियान फैंग की नजरें भी जियो योरू और ये याओ पर लौट आईं। बस कुछ कहना चाहता था, अचानक दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, क्या वरिष्ठ भाई जियान फैंग यहाँ हैं? यूरो, याओ एक मेरे लिए रुको। जियान फैंग ने याद छोड़ दिया और पाया कि जिस व्यक्ति ने अभी आवाज लगाई थी वह स्टीवर्ड हॉल का एक शिष्य था और उसके पीछे पीछे एक व्यक्ति हिजड़े के कपड़े पहने हुए था। क्या चल रहा है? हिजड़ा ली, मैं वरिष्ठ भाई जियान फैंग हूँ। शिष्य ने खोजे को समझाया। जब खोजे ने जियान फैंग को देखा तो उसने बिना कोई शब्द बर्बाद किए सीधे अपना उद्देश्य समझाया। जियान फैंग, महामहिम जियान वांग ने हमें जुआन्यू फल पहुंचाने के लिए कहा था और मैंने इसे पहुंचा दिया। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बक्सा जियान फैंग को सौंप दिया। ओह, ये तो जुआन्यू फल निकला। जियान फैंग को तब याद आया कि उसे हेवान संप्रदाय के मिशन में जुआन्यू फल का इनाम मिला था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह गुप्त क्षेत्र छोड़ने के तुरंत बाद प्राप्त हुआ था। धन्यवाद हिजड़ा ली। जियान फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जुआन्यू फल को स्वीकार कर लिया और फिर एक मुट्ठी के आकार का जुआन्यू वान से हिजड़ा ली में भर दिया। वह जानता था कि उसके सामने खड़ा हिजड़ा ली सरल नहीं था। वह न केवल महान जिया राजवंश के वर्तमान सम्राट के बीच एक लोकप्रिय व्यक्ति है, बल्कि भविष्य में उसकी स्थिति और भी अधिक ऊंची होगी। यदि आप उसे अभी कुछ लाभ देंगे तो भविष्य में यह बहुत उपयोगी हो सकता है। नपुंसक ली ने जियान फैंग द्वारा दिए गए अमर स्रोत को शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया और जियान फैंग के बारे में उनकी धारणा तुरंत उच्च स्तर तक सुधर गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि मामला पूरा हो चुका है इसलिए मैं विदा लेता हूं। मैं कामना करता हूं कि आप जल्द से जल्द इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। जियान फैंग ने उन दोनों को जाते हुए देखा। फिर वह पलटा और अपने कमरे में वापस चला गया। कच्चा https://www.696.com/txt/10058630303068664। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8 A million in return, my senior brother so generous. Chapter 132 WTR LAB WTR lab. बदले में 1 मिलियन, मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम। 0.2% #134 अध्याय 134 छोटी लोमड़ी को व्यापार करने के लिए मजबूर किया गया। भैया अभी वह हिजड़ा किस लिए आया था? जैसे ही वह कमरे में वापस आई, ये याओ ने उत्सुकता से जियान फैंग से पूछा। उसी समय उसकी बड़ी आंखों ने जियान फैंग के हाथ में बॉक्स को भी नोटिस किया। जियान फैंग मुस्कुराया और कहा, वह मुझे कुछ देने आया था। क्या मैंने पिछली बार हेवान संप्रदाय का एक कार्य नहीं किया था? कार्य के लिए इनाम 3 जुआन्यू फल थे। नहीं, ये संयोगवश आज ही डिलीवर हुआ। ये कहने के बाद जियान फैंग ने सीधे बॉक्स खोला और जेड पत्थरों जैसे 3 क्रिस्टल स्पष्ट फल बॉक्स में चुपचाप पड़े थे। जियान फैंग ने बिना एक शब्द कहे जियो योरू और ये याओ को एक जुआन्यू फल दिया। योरो, याओ, यह जुआन्यू फल 5वें स्तर का आध्यात्मिक फल है। यदि आप इसे पहली बार खाते हैं तो यह आपको सत्य का एहसास कराने में मदद कर सकता है। कई छोटे क्षेत्रों को तोड़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जियो योरू कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन जियान फैंग ने उसे बीच में रोक दिया। आज्ञाकारी बनो, इसे ले लो, नहीं तो मैं, बड़ा भाई, नाराज हो जाऊंगा। धन्यवाद वरिष्ठ भाई। दोनों महिलाओं के चेहरे पर खुशी झलक रही थी और उनके दिल में गर्मजोशी थी। जियान फैंग मुस्कुराया। इस समय सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में पहले से ही गूंज रही थी। डिंग, ये पता चला है कि मेजबान ने जियो योरू और ये याओ को जुआन्यू फल दिया था। क्या आप महत्वपूर्ण हिट वापस करना चाहते हैं? महत्वपूर्ण प्रहार वापस करो। 200 000 गुना क्रिटिकल हिट को ट्रिगर करने के लिए मेजबान को बधाई। 7वें स्तर का आध्यात्मिक फल क्रिएशन जेड फल प्राप्त किया।
300,000 गुना क्रिटिकल हिट ट्रिगर करने के लिए मेजबान को बधाई। 8वें स्तर का आध्यात्मिक फल जुआन हुआन फल प्राप्त किया। सृजन Z फल अवशोषण के बाद यह एक व्यक्ति की काया में काफी सुधार कर सकता है, अमर शरीर के समान स्थिति तक पहुंच सकता है और खेती की गति में काफी सुधार कर सकता है। जुआन हुआन फल अवशोषण के बाद ये लोगों को सच्चाई का एहसास करने और दायरे को तोड़ने में मदद कर सकता है, उत्कृष्ट परिणामों के साथ। इतना खराब भी नहीं, जियान फैंग पहले से ही बहुत संतुष्ट था। जहां तक बचे हुए जुआन फल की बात है तो उसने उसे खुद खाने की योजना नहीं बनाई थी। बहुत से जो रोक्सी या शांगुआन लिंग एक को देकर गंभीर प्रहार का बदला ले सकता था। क्रिटिकल हिट रिटर्न इनाम प्राप्त करने के बाद जियान फैंग ने दोनों महिलाओं से कहा, यू रॉ याओ ए आप वापस जाएं और पहले जुआन फल को अवशोषित करें, मेरे पास अभी भी कुछ काम करने हैं। ये याओ ए ने पलकें झपकाईं और असमंजस में पूछा, भाई आपके पास और क्या है? क्या आप मुझे और मेरी बहन को नहीं बता सकते? मैं बाइलिंग और उसके कनिष्ठ भाई को बाद में संप्रदाय से दूर भेज दूंगा और उनके स्वामी को चिंतित होना चाहिए। अच्छी तरह से ठीक है भाई, जल्दी वापस आना याद रखना। दोनों महिलाओं ने जियान फैंग को अलविदा कहने के बाद एक अपने कमरों में वापस चली गईं। जियान फैंग ने चारों ओर देखा तो उसे छोटी लोमड़ी नहीं मिली, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया और पहले बाइलिंग को भेजने की तैयारी की। उसने रंगीन परी सोने की तलवार पर कदम रखा और संप्रदाय में बेईमानी से उड़ गया। जहां तक किसी के द्वारा परी तलवार की लालसा करने की बात है तो क्या आप इस बात से चिंतित हैं? ये पूर्णतः अनावश्यक है, क्योंकि निचली दुनिया में बहुत कम परी तलवारें हैं, उन्हें मूल रूप से खजाने के रूप में माना जाता है। कोई भी जियान फैंग की तरह उनके पैरों के नीचे कैसे उड़ सकता है? जल्द ही जियान फैंग दांतियान तलवार संप्रदाय के द्वार पर पहुंच गया। देखो, ये वरिष्ठ भाई जियान फैंग है। मुझे आज असली व्यक्ति को देखने की उम्मीद नहीं थी। क्या वह इतना सुंदर नहीं है? नमस्ते वरिष्ठ भाई जियान फैंग। द्वार पर पहरा दे रहे शिष्यों ने जब देखा कि यह जियान फैंग है तो उन्होंने तुरंत उसे सलाम किया। आखिरकार जियान फैंग की प्रतिष्ठा बहुत महान थी। आप सभी को अपनी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। जियान फैंग ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए शिष्यों की ओर कुशलतापूर्वक हाथ हिलाया। ये कठिन नहीं है, हम बिल्कुल भी थके नहीं हैं। वरिष्ठ भाई जियान फैंग, संप्रदाय की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इन शिष्यों ने कभी नहीं सोचा था कि प्रसिद्ध जियान फैंग उन्हें उपहार लौटाएगा और उनका हालचाल पूछेगा। वे इतने उत्साहित थे कि उनके चेहरे लाल हो गए। जियान फैंग ने जवाब में हल्का सा सिर हिलाया। तब उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे कांस्य शिवालय को बाहर निकाला और बाइलिंग और सूज चेन को रिहा कर दिया। वरिष्ठ भाई जियान फैंग, जैसे ही बाइलिंग प्रकट हुई वह जियान फैंग की बाहों में सिमट गई। वह ये भी जानती थी कि अलविदा कहने का समय आ गया है, इसलिए जाने से पहले उसने अन्य लोगों की आंखों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और जियान फैंग को कसकर गले लगा लिया। सूजचेन पहले से ही सुना था, उसके चारों ओर द्वार पर पहरा दे रहे शिष्य आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। वरिष्ठ भाई जियान फैंग, उन्होंने 2 जीवित लोगों का निर्माण कैसे किया? और उनमें से एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी। जियान फैंग के पास स्वाभाविक रूप से उन्हें समझाने का समय नहीं था। वह जानता था कि बाइलिंग निश्चित रूप से उसे छोड़ना नहीं चाहेगी, इसलिए उसने उसके गुलाबी होठों को चूमने की पहल की। दोनों ने सबके सामने एक दूसरे को चूमा। काफी देर के बाद उनके होंठ अलग हुए। जियान फैंग के चुंबन से बाइलिंग के गाल लाल हो गए थे। जब उसे एहसास हुआ कि बहुत से लोग उसे देख रहे हैं तो वह जियान फैंग को तिरस्कार भरी नजरों से देखने से खुद को रोक नहीं पाई। उस क्षण का आकर्षण अत्यधिक था। वरिष्ठ भाई जियान फैंग, मैं चला गया, आपको मेरी याद आएगी, है ना? बाइलिंग ने उत्सुकता से जियान फैंग को देखा, उसका सुंदर चेहरा उम्मीद से भरा था। जियान फैंग निश्चित रूप से इस समय उसे निराश नहीं करेगा और धीरे से उसके बालों को सहलाया। ये स्वाभाविक है, मैं तुम्हें हर दिन और रात याद करता हूं। अलगाव सिर्फ बेहतर पुनर्मिलन के लिए है। निश्चित रूप से बाइलिंग, जिसने कभी प्यार का अनुभव नहीं किया था, उसके चेहरे पर तुरंत एक मीठी मुस्कान दिखाई दी। ये तो कहा ही जा सकता है कि इस दुनिया में लड़कियां सचमुच सरल और सुंदर होती हैं। बाइलिंग और सूजचेन को विदा करने के बाद जियान फैंग जिजू पीक पर वापस आया और फिर छोटी लोमड़ी का पता ढूंढने लगा। प्रस्थान से पहले उन्होंने चेतावनी दी थी कि छोटी लोमड़ी को जिजू पीक नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि काफी देर तक खोजने के बाद भी वह नहीं खोज पाया कि छोटी लोमड़ी कहां है। इस समय केवल एक ही जगह थी जहां वह नहीं गया था, मास्टर की गुफा। जैसे ही वह मास्टर की गुफा में पहुंचा, जियान फैंग ने पाया कि इस बार ऐसी कोई जल्दी नहीं थी और वह आसानी से जीजू की गुफा में प्रवेश कर गया। पिछली बार की तुलना में ये गुफा स्पष्टतः अधिक नम थी। जियान फैंग ने कुछ शब्द चिल्लाए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए वह साहपूर्वक गुरु की गुफा में प्रवेश कर गया। ऐसा करना निस्संदेह बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर जीजू अंदर है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि बारबेक्यू होगी। मास्टर की गुफा में जाने का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था। जियान फैंग सामान्य गति से चला और 1 मिनट से भी कम समय में सबसे गहरे बिंदु पर पहुंच गया और फिर उसने वास्तव में जीजू को देखा। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि छोटी लोमड़ी भी यहाँ है। छोटी लोमड़ी बहुत बड़ी हो गई और जीजू ने पतली पजामा पहन रखी थी। वह छोटी लोमड़ी के पेट पर सो रही थी, उसके सिर पर रोएदार बाल थे। जियान फैंग को आते देख छोटी लोमड़ी ने तुरंत उसकी ओर देखा और मदद मांगी। मालिक, मुझे बचाओ। जियान फैंग ने जीजू को जगाने की हिम्मत कैसे की? उसे तो ये भी संदेह था कि क्या जीजू अब जाग गई है, क्योंकि मजबूत लोग नींद में भी खतरे का पता लगा सकते हैं। हालांकि मास्टर जी सोते समय बहुत सुंदर लगते हैं। जियान फैंग इसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। सामान्य समय में जीजू के विपरीत सोते समय जीजू एक बिल्ली के बच्चे की तरह शांत रहती है और ये देखने में छोटा लगता है, जिससे लोगों में उसे बचाने की इच्छा उत्पन्न होती है। जियान फैंग जीजू के बगल में बैठ गया और अपने मालिक के खूबसूरत चेहरे पर अधिक से अधिक मोहित होता जा रहा था। अनजाने में उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसके बगल में बैठी छोटी लोमड़ी लगभग डर गई। मास्टर, क्या वह पागल नहीं है? वास्तव में जियान फैंग का अनुमान गलत नहीं था। जैसे ही वह गुफा में दाखिल हुआ, जीजू तुरंत जाग गया। वह सीधे अपनी आंखें खोलना चाहती थी और जियान फैंग को सबक सिखाना चाहती थी। लेकिन अचानक वह जानना चाहती थी कि जब वह पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी तो जियान फैंग क्या करेगा। इस समय उसकी चेतना चुपचाप फैल रही थी, गुफा के स्थान को ढक रही थी। इस तरह वह जियान फैंग की हर हरकत देख सकती थी, भले ही उसने अपनी आंखें न खोली हों। रुको, उसने हाथ क्यों बढ़ाया? बहादुर विद्रोही, क्या तुम मेरे चेहरे को छूने जा रहे हो? जीजू अचानक कूदकर जियान फैंग को डराना चाहती थी, लेकिन उसके दिमाग में एक और विचार घूम रहा था जिससे वह सोती रही। रुको और देखो वह क्या करता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह सचमुच मेरा चेहरा छूने की हिम्मत करेगा। कच्चा https://www.696.com/txt/1017588/130303870। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 A million in return, my senior brother so generous. Chapter 133 WTR LAB WTR lab. बदले में 1 मिलियन, मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2% #135 अध्याय 135 छोटी लोमड़ी का रूपांतरण। जब वह जीजू के चेहरे से केवल 1 सेंटीमीटर दूर था, जियान फैंग ने अपने हाथ की गति रोक दी। ये कितना जोखिम भरा था, हम लगभग इसका सामना करने ही वाले थे। संकट की अवस्था में भी एक मजबूत आदमी इतनी गहरी नींद कैसे सो सकता है, जबकि कोई उसके इतने करीब था। सच तो एक ही है, जीजू अब जाग गई है। ये सोचते हुए जियान फैंग ने शांत होने का नाटक किया और कहा, मास्टर आपको जागना चाहिए, है ना? ये देखकर कि जियान फैंग ने अनुमान लगाया कि वह सोने का नाटक कर रही थी, जीजू को अपनी आंखें खोलनी पड़ी। किसी कारणवश उसे अपने दिल में कुछ खालीपन महसूस हुआ, जैसे उसने कुछ खो दिया हो। अपनी क्षति को छुपाने के लिए जीजू ने छोटी लोमड़ी से खुद को लपेट लिया और अपने बैंगनी पजामा का एक किनारा नीचे सरका दिया, जिससे उसके सफेद और जैसे कंधे दिखने लगे। उसने अपनी छवि पर ध्यान नहीं दिया और जियान फैंग सिंह से पूछा, शिष्य आप सीधे अंदर क्यों आए? जियान फैंग ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। गुरुजी, कृपया मेरी लापरवाही के लिए मुझे क्षमा करें।
ये शिष्य एक आध्यात्मिक पालतू जानवर की तलाश में था और कुछ समय से अधीर था, इसलिए वह रिपोर्ट करने में विफल रहा। ये कारण सुनकर उसके पास बैठा छोटा लोमड़ी इतना भावुक हो गया कि फूट-फूट कर रोने लगा। उसकी बड़ी बैंगनी आंखों में बड़े आंसू थे। अभी जियान फैंग को नीचे गिराने की इच्छा का विरोध करने की कोशिश कर रहा हूं। जी जियू, ऐसा लगता है ये कारण बुरा नहीं है। जी जियू को लगा कि वह गलत थी। उसने ही छोटी लोमड़ी को जबरन पकड़कर तकिया बनाने के लिए पकड़ा था और अब छोटी लोमड़ी के मालिक उसके दरवाजे पर आ गए। गुस्सा कर देने वाला, वह अपने पिछले जन्म में बहुत राजी थी, लेकिन वास्तव में वह दोषी महसूस करती थी। इस मामले में मैं आपकी गलती के लिए आपको जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। जियान फैंग ने अचानक राहत की सांस ली। सौभाग्यवश मेरा स्वामी अभी भी समझदार है, तो मैं पहले छोटी लोमड़ी को ले जाऊंगा। मालिक, आप सोते रहिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। ऐसा कहने के बाद जियान फैंग ने बड़े हुए छोटी लोमड़ी पर नजर डाली। छोटी लोमड़ी तुरंत समझ गई, जल्दी से अपने पिछले आकार में बदल गई और फिर जियान फैंग के कंधों पर कूद गई। वही पल के लिए भी जी जियू की गुफा में नहीं रहना चाहती थी। जियान फैंग की आकृति जल्दी से जी जियू की गुफा में गायब हो गई। जी जियू ने खाली गुफा को देखा और अकेलेपन की एक परिचित भावना अनायास ही जाग उठी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और खुद से बुदबुदाने लगी, तुम जानती हो कि मुझे कैसे सोने देना है, तुम बड़े सिर वाली भूतनी हो। यदि वह संसार में अजय नहीं थी तथा अपने पूर्वजन्म में सर्वोच्च प्राणी थी, तो वह यहाँ कैसे सो सकती थी? कुछ शब्द बुदबुदाने के बाद जी जियू ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और अपने बड़े बिस्तर पर लेट गई। अचानक जैसे उसे फिर से कुछ याद आया, वह उठा और अपनी गुफा पर अवरोधों की 2 परतें लगा दी और फिर वह शांति से सो गया। दूसरी ओर जब जियान फैंग छोटी लोमड़ी के साथ चला गया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी पीठ भीग गई है। इसका कारण यह है कि वह अभी बहुत हताश था। जी जियू जैसे मजबूत व्यक्ति को उकसाना निस्संदेह एक बहुत ही रोमांचक बात है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह मजबूत व्यक्ति उसका स्वामी है। अगर उसने वास्तव में अभी जी जियू के चेहरे को छुआ होता तो जियान फैंग को संदेह था कि वह एक लाश बन चुका होगा। अपने आंगन में लौट आओ। जियान फैंग ने राक्षस सम्राट का दिल तुरंत नहीं निकाला, बल्कि पहले उसके चारों ओर संरचना स्थापित की ताकि सांस को यथासंभव अलग रखा जा सके। मास्टर जी, आप क्या कर रहे हैं? छोटी लोमड़ी ने जियान फैंग को एक तरफ से व्यस्त देखा और 2 बड़ी बैंगनी आंखें जियान फैंग की आकृति का पीछा कर रही थीं। 1/4 घंटे बाद जियान फैंग ने फिर वातावरण को अलग करने के लिए एक अवरोध की व्यवस्था की। हालांकि यह शीर्ष विशेषज्ञों के लिए कोई काम का नहीं था, कम से कम इससे बहुत ज्यादा शोर तो नहीं होगा। हो गया। जियान फैंग ने यार्ड के चारों ओर लगे हुए ध्वजों को देखा और कुछ हद तक संतुष्ट महसूस किया। फिर उसने दानव सम्राट का हृदय निकाल लिया। जैसे ही सियान दानव सम्राट का हृदय प्रकट हुआ, आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा बेचैन हो गई, जिससे एक सुनहरा भंवर बन गया जिसने लगभग पूरे जीजू शिखर को ढक लिया। खैर, ऐसा लगता है कि आंदोलन थोड़ा बड़ा है। जियान फैंग ने कड़वाहट से मुस्कुराया और फिर किनारे पर छोटी लोमड़ी से कहा, ये तुम्हारे लिए है। इसके साथ तुम दायरे को तोड़ने में सक्षम हो जाओगे। जहां तक रूपांतरण की बात है तो आपको इसके लिए मजबूर होने की जरूरत नहीं है। भले ही आप एक लंबी टांगों वाली सुंदरता में तब्दील न हो पाएं, फिर भी मैं एक छोटी सी लोली के रूप में आपका समर्थन करूंगी। छोटी लोमड़ी ने जियान फैंग की बातें सुनी और गंभीरता से सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद छोटी लोमड़ी जियान फैंग के सामने ही आकार में बड़ी हो गई और जल्द ही 2 मीटर लंबी हो गई। यह उसका 9 पूंछ वाला असली रूप था। छोटी लोमड़ी के पीछे 9 पूंछें हिल रही थीं। अगले ही पल छोटी लोमड़ी ने अपना मुंह खोला और जियान फैंग के हाथ में रखा दानव सम्राट का हृदय उसके मुंह में उड़ गया। फिर उसने उसे एक ही घूंट में निगल लिया। जियान फैंग, सिस्टम, कृपया मुझे बताओ, छोटी लोमड़ी इस तरह विस्फोट करके नहीं मरेगी, है ना? सिस्टम, होस्ट, कृपया निश्चिंत रहें। 9 पूंछ वाला आकाश लोमड़ी एक प्राचीन दिव्य जानवर है और इतनी आसानी से नहीं मरेगा। यह अपनी अधिकांश शक्ति को संग्रहित करेगा। तब मुझे राहत मिलेगी। जियान फैंग को राहत महसूस हुई। वह इसलिए चिंतित था क्योंकि दानव सम्राट के हृदय में बहुत शक्ति थी। यदि छोटी लोमड़ी का गला घोंटकर उसे मार दिया जाए तो बहुत खुशी होगी। चूंकि सिस्टम कहता है कि कोई समस्या नहीं है, तो कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। ठीक तभी छोटी लोमड़ी बड़ी लोमड़ी में बदल गई। राक्षस सम्राट का दिल खाने के बाद उसका विशाल शरीर कांपने लगा, मानो उसे कोई दर्द सहना पड़ रहा हो। फिर उसका शरीर फैलने लगा। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वह दिन प्रतिदिन मोटा होता जा रहा है और फटने वाला है। यह हवा में तैरते हुए गुब्बारे जैसा दिखता है और यह एक रोएदार बड़े आकार का गुब्बारा है। यह काफी हास्यास्पद लग रहा है। जियान फैंग चिंतित था। सिस्टम, तुम अब भी कहते हो कि कोई समस्या नहीं है। ये तो फटने ही वाला है। सिस्टम, विश्वास करो या नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियान फैंग विस्फोट से प्रभावित होने से बचने के लिए इससे दूर रहना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ से सोचने पर ऐसा लगता है कि ऐसा करने से छोटी लोमड़ी निराश हो सकती है। क्या होगा अगर वह वाकई एक खूबसूरत महिला बन गई? क्या यह बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? खैर, चलो एक बार सिस्टम पर विश्वास करते हैं। सौभाग्यवश कुछ देर तक फैलने के बाद अंततः छोटी लोमड़ी ने फैलना बंद कर दिया। उसकी सांसें तेजी से बढ़ने लगीं। मात्र 1/4 घंटे में छोटी लोमड़ी का क्षेत्र नवजात आत्मा स्तर तक पहुंच गया था और उसका शरीर धीरे-धीरे सामान्य हो गया। बूम बूम बूम। नवजात आत्मा चरण को तोड़ने के तुरंत बाद आकाश में काले बादल उमड़ पड़े और एक विशालकाय ड्रैगन जैसी बिजली काले बादलों के बीच से गुजरी, मानो वह किसी भी समय हमला कर देगी। भाड़ में जाओ, नवजात आत्मा चरण में क्लेश से गुजर रहे हो। जियान फैंग अपने दिल में कोसने से खुद को नहीं रोक सका। सामान्य ज्ञान के अनुसार यदि आप क्लेश से गुजरना चाहते हैं तो आपको कम से कम क्लेश चरण से गुजरना होगा। नतीजतन छोटी लोमड़ी 9 पूंछ वाले आकाश लोमड़ी के रक्तरेखा के योग्य है और यह नवजात आत्मा चरण में क्लेश से गुजरी। क्या ये सहन कर सकता है? जियान फैंग छोटी लोमड़ी से भी ज्यादा घबराया हुआ था। वज्रपात की विपत्ति का सामना कर रही छोटी लोमड़ी बिना किसी भय के दृढ़ दृष्टि से आकाश में काले बादलों को देख रही थी। जब तक आप वज्रपात के कष्ट से गुजरते हैं, आप रूपांतरण कर सकते हैं। रूपांतरण के बाद आप मास्टर को नीचे धकेलने का तरीका ढूंढ सकते हैं। अपने मन में ऐसे विचारों के साथ छोटी लोमड़ी ने आकाश में ऊंची उड़ान भरने की पहल की और उसके शरीर पर आभा चरम पर चढ़ गई, चुपचाप गड़गड़ाहट के गिरने की प्रतीक्षा कर रही थी। बूम! जैसे ही हवा और बादल बढ़े, पहली गड़गड़ाहट भयानक गति से हुई। चांदी के ड्रैगन की तरह चमकती बिजली ने पहली बार छोटी लोमड़ी पर प्रहार किया, मानो पूरी दुनिया उसे वज्रपात के संकट से गुजरने से रोक रही हो। छोटी लोमड़ी ने दांत पीसते हुए अपनी बात पर आ रहा। फिर दूसरा, तीसरा, डॉट 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 10वां। बिजली की चमक अंतहीन लग रही थी और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे नवजात आत्मा अवस्था झेल सके। कच्चा https://www.696.com/txt/109.51758/130306874। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8 A million in return, my senior brother so generous. Chapter 134 WTR LAB WTR lab. बदले में 1 मिलियन, मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम। 0.2% #136 अध्याय 136 ऊंचे पहाड़ और जंगली लोमड़ी। जीजू चोटी के पीछे पहाड़ की एक गुफा में जी जियू के लेटने के कुछ समय बाद ही उसे लेई जी की आभा महसूस हुई। क्या तुमने अंततः इस संकट पर विजय पा ली है? उसने अपने आप से पूछा। एक जोड़ी खूबसूरत आंखों ने बाधा को भेदते हुए उस छोटी लोमड़ी को देखा जो मुसीबत से गुजर रही थी। उसके चेहरे पर एक उलझन भरी नजर आई और उसने कहा, ऐसा लगता है कि स्थिति ठीक नहीं है। एक ही समय पर दांतियान तलवार संप्रदाय की अन्य चोटियों जीजू चोटी पर भी गरजते बादल देखे गए। हालांकि समूह के अलग-थलग होने के कारण वे छोटी लोमड़ी को नहीं देख सके। कई बुजुर्ग और शीर्षस्थ गुरु उसके करीब जाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने जी जियू की ताकत के बारे में सोचा तो वे तुरंत भयभीत हो गए। वे सब अपने विचार एक तरफ रखकर केवल गुप्त रूप से अनुमान लगा सकते थे कि कौन क्लेश से गुजर रहा था। वहां केवल एक छोटा सा व्यक्ति था जो शून्य भाव से जीजू चोटी की ओर देख रहा था। उसकी आंखें संदेह से भरी हुई थी। ये 9 पूंछ वाली आकाश लोमड़ी, क्या ये वही है जिसका उल्लेख सिस्टर जीयू ने पिछली बार किया था? दृश्य बदल जाता है। छोटी लोमड़ी पर अधिकाधिक गड़गड़ाहट और बिजली गिरने लगी।
ये दर्द होता है, ये बहुत दर्द होता है। छोटी लोमड़ी असहाय होकर देखती रही कि कैसे उसके चिकने बाल धीरे-धीरे बिजली की गड़गड़ाहट के कारण अपनी चमक खो रहे थे। यदि विश्वास का सहारा न होता तो छोटी लोमड़ी को संदेह था कि वह गड़गड़ाहट की पहली लहर में ही पराजित हो जाएगी और टुकड़े-टुकड़े हो जाएगी। परिवर्तन के लिए, गुरु के लिए, मुझे दृढ़ रहना होगा। छोटी लोमड़ी का शरीर लगातार हिल रहा था। यद्यपि वह घायल और जख्मी था, फिर भी उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। उसे याद नहीं है कि उसने कितनी विपत्तियों का सामना किया है। शायद उसे शुरू से ही इसकी परवाह नहीं थी और वह अंतर दृढ़ रहना चाहता था। सपनों में अनगिनत बार यह एक सौम्य और विचारशील बड़ी बहन के रूप में बदल गई, जो जियांग फैंग को चाय और पानी परोस रही थी। अब ये सपना अंततः साकार हो रहा है। सिस्टम, इसे कितने वज्रपातों से गुजरना होगा। अभी से लेकर अब तक जियांग फैंग अपनी नसों को कस रहा है और छोटी लोमड़ी पर पड़ने वाली हर विपत्ति को ध्यान से गिन रहा है। कुल 78 वज्र क्लेश। इसके अलावा अब तक थंडर क्लेश को रोकने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हें पता है, यह एक भयानक आपदा है। इस तरह के दर्द के बारे में सोचने मात्र से ही सिर सुन्न हो जाता है। सिस्टम, मेजबान, 9 पूंछ वाले आकाशीय लोमड़ी को रूपांतरित होने से पहले कुल 99 वज्र संकटों से बचना होगा। यही मुख्य कारण है कि 9 पूंछ वाले आकाशीय लोमड़ी हमेशा दुर्लभ रहे हैं। बूम! जब वह बात कर रहा था तो एक और बिजली छोटी लोमड़ी पर गिरी। इस समय उसका विशाल शरीर टूटता हुआ प्रतीत हो रहा था और उसके मुंह के कोनों से खून भी बह रहा था, लेकिन फिर भी वह दांत पीसता रहा और डटा रहा। नहीं, यह इसे सहन नहीं कर सकता। मैं उसके लिए कुछ वज्र आपदाओं से लड़ूंगा। जियांग फैंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। जैसे ही वह जाने वाला था, सिस्टम ने कहा, होस्ट, यदि आप इसके लिए वज्रपात का कष्ट सहन करते हैं, तो यह इसे रूपांतरित करने में असमर्थ बना सकता है। क्या ये ठीक है? बकवास बंद करो। भले ही यह रूपांतरित न हो सके, फिर भी यह मेरा आध्यात्मिक पालतू है, जियांग फैंग। इस पल जियांग फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कांस्य शिवालय शाही हथियार निकाला और छोटी लोमड़ी के सामने उड़ गया। बूम! 70वां वज्रपात तुरंत जियांग फैंग के सिर पर गिरा और उसने सीधे उसे कांस्य शिवालय से पकड़ लिया। छोटी लोमड़ी ने वज्रपात के गिरने का इंतजार नहीं किया। उसने असमंजस में अपना सिर उठाया और देखा कि जियांग फैंग वज्रपात का विरोध करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। शाही हथियार केवल थोड़ा सा ही सक्रिय हो सकता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह पूरी तरह से वज्रपात का सामना नहीं कर सकता है। मालिक, छोटी लोमड़ी अपने दिल में चिल्लाई। बड़ी-बड़ी बैंगनी आंखों में मोतियों के आकार के आंसू टूटी डोर वाली पतंगों की तरह गिर रहे थे। बेशक उसे पता था कि जियांग फैंग उसके बारे में चिंतित था। ये जानते हुए भी कि अगर वह ऐसा करता है तो वह शायद रूपांतरित नहीं हो पाएगा, फिर भी वह उसे हवा और बारिश से बचाने के लिए उसके सामने मजबूती से खड़ा रहा। और जो उसने रोका वह एक वज्रपात था। अरे, इससे तो मेरी जान ही निकल जाएगी। जियांग फैंग ने शुरू में सोचा था कि कांस्य शिवालय उसके लिए बड़ी मात्रा में बिजली को रोक सकता है, लेकिन कौन जानता था कि यह केवल इसका एक हिस्सा ही रोक सकता है और उसे बाकी को खुद ही उठाना होगा। हालांकि उन्हें कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि वह जानता था कि भले ही वह चोटिल और जख्मी हो जाए, वह अंततः वज्रपात के क्लेश का सामना करने में सक्षम हो जाएगा और यदि वह वज्रपात के क्लेश को ढोता रहेगा तो छोटी लोमड़ी निश्चित रूप से मर जाएगी। 51, 73, 98वां वज्र क्लेश। हाँ, आखिरकार क्या ये खत्म हो गया? जियांग फैंग ने आसमान में चमकती बिजली को देखा। उसका पूरा शरीर बैलगाम और भड़केला था। उसके शरीर में दर्द ने न केवल उसे नीचे गिरने से रोका, बल्कि इसके बजाय स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को और भी अधिक तुच्छ समझा। बूम बूम बूम! बिजली की आखिरी किरण धीरे-धीरे काले बादलों में आकार लेने लगी। इस गड़गड़ाहट और बिजली ने लोगों को अत्यंत निराशाजनक एहसास भी दिया, मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच केवल बिजली ही बची हो और बाकी सब कुछ अत्यंत छोटा लग रहा हो। जो है सामने रखो। जियांग फैंग ने अपने शरीर में बची हुई सारी आध्यात्मिक शक्ति कांस्य शिवालय में डाल दी। इस समय 99वीं बिजली भी अचानक गिरी, जो शिवालय पर जोरदार प्रहार करती है और इसका एक हिस्सा जियांग फैंग पर गिरता है। उसने यह नहीं देखा कि इसका एक छोटा सा हिस्सा छोटी लोमड़ी पर गिरा। पलक झपकते में काले बादल छट गए और दुनिया शांत हो गई। जियांग फैंग का शरीर हवा से गिर गया और आखिरी आंधी में पूरी तरह से बेहोश हो गया। और इस समय जियांग फैंग की सुरक्षा के बारे में चिंतित जियो योरू और ये याओएं, जिन्होंने जल्दी में अपना प्रशिक्षण समाप्त कर लिया था, भी दौड़कर आ गए थे। पहली बार उन्होंने जियांग फैंग को आसमान से गिरते देखा। भाई, उनके बीच की दूरी का मतलब था कि जियांग फैंग को पकड़ने में बहुत देर हो चुकी थी। इस समय एक खूबसूरत आकृति ने जियांग फैंग को पकड़ लिया, जो तेज गति से गिर रहा था और फिर धीरे से जमीन पर उतरा। बैंगनी आंखों ने उसकी बाहों में जियांग फैंग को गंभीरता से देखा। लड़की के कमर तक लंबे गुलाबी बाल थे, कोमल त्वचा, चमकदार आंखें और सफेद दांत थे, मानो कोई परिणश्वर संसार में उतर आए हो। लाल होंठ और छोटा मुंह, अगर नाक, उसके द्वारा स्वाभाविक रूप से प्रकट किए गए महान अर्थ लोगों को उसे देखकर ही महसूस कराते थे, लेकिन उसका हॉट फिगर बेहद आकर्षक था। उसकी आकृतियां बहुत सुंदर थी और पतली सफेद टांगें हवा में खुली हुई थी। कितनी सुंदर बड़ी बहन है। ये याओएं अपने सामने लड़की को देखकर बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सकी। जियाओ योरू की स्थिति भी उसके जैसी ही थी। उसने पहली बार इतना परफेक्ट फिगर देखा था और उसे खुद पर शर्म आ रही थी। रहस्यमय लड़की ने स्वाभाविक रूप से जियो योरू और ये याओएं के आगमन को नोटिस किया और अनिच्छा से जियांग फैंग को देखा। फिर वह वापस एक छोटी लोमड़ी में बदल गई। जियांग फैंग के शरीर पर लेकर वह शारीरिक और मानसिक रूप से थक कर सो गई। जियाओ योरू, ये याओएं, दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में अत्यंत गंभीरता देखी। ये खत्म हो गया। सुंदर लड़की अभी एक छोटी लोमड़ी बन गई। तो फिर वरिष्ठ भाई जियांग फैंग, वह खुद पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख सकते, है ना? तुम्हें पता है, यहाँ तक कि दोनों लड़कियां भी अभी भावुक हुए बिना नहीं रह सकी। जियांग फैंग का तो जिक्र क्या, जो पहले ही सेक्स कर चुका है। बड़ी बहन, क्या हम उसे चुप करा दें? ये याओएं की आंखें अचानक लाल हो गईं और उसके द्वारा कहे गए शब्दों ने भी जियाओ योरू को डरा दिया। जियो योरू ने तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं, अगर मैंने सचमुच उसे चुप करा दिया तो बड़े भाई साहब जरूर नाराज हो जाएंगे। अरे, इस बड़े बुरे आदमी के लिए ये सचमुच बहुत आसान है। कच्चा https://www.692.com/txt/1051758/3051758 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8 A million in return, my senior brother so generous. Chapter 135 WTR LAB WTR lab. बदले में 1 मिलियन, मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम। 0.2% #137 अध्याय 137 मुझे एक चुंबन और एक आलिंगन चाहिए। जीजू चोटी के पीछे का पर्वत। जी जियो लेटे रहने से बिस्तर पर बैठने में बदल गई थी। उसके हाथ में एक मोटा और लंबा तकिया था। तकिए पर बना पैटर्न बांस पर आधारित है, जिस पर साधारण आंखें और मुंह चित्रित हैं, जो एक बहुत ही प्यारे कार्टून चित्र की तरह दिखता है। उसने इसे दाउतन गुप्त क्षेत्र के उद्घाटन के दौरान एक बड़े शहर में खरीदा था। उसकी नाजुक थोड़ी तकिए के ऊपर रखी हुई थी। जब उसने देखा कि जियांग फैंग मरा नहीं है, तो वह बिस्तर पर गिर गई और 2 बार दक्षिणावर्त घूम गई। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे शरीर पर मृत्यु के इतने सारे शब्द हैं। मेरा ये शिष्य बहुत लापरवाह है। जी जियो ने अपनी छाती पर जो हार पहना था, उसके सिरे से एक चमकदार नीली रोशनी निकली और अंदर से एक लड़की की आवाज आई। मालिक, आप उसकी मदद क्यों नहीं करते? तुम उसकी मदद क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं है कि वह वैसे भी मरने वाला है। नहीं, अगर वह मर भी गया तो उसे मेरा क्या लेना देना है। जी जियो थोड़ी चिड़चिड़ी लग रही थी और उसे नहीं पता था कि यह चिड़चिड़ापन कहां से आया। उसकी छाती पर जो हार था वह कोई रत्न नहीं था, बल्कि एक अमूल्य अंतरिक्षीय अंगूठी थी, जिसे बनाने के लिए उसने विशेष रूप से एक पुराने मित्र से कहा था। अगर जियांग फैंग यहाँ होते तो वह निश्चित रूप से बता पाते कि अंगूठी में जो आवाज आ रही थी वह वास्तव में क्यू लिंग शियाओली की आवाज थी। लेकिन वह आपका शिष्य है। जियाओली को फिर से जियांग फैंग के लिए बोलते हुए सुनकर जी जियो को सहज ही महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह स्पष्ट रूप से शियाओली की वर्तमान गुरु है। वह 10,000 साल पहले से लेकर अब तक शियाओली की गुरु रही है। शियाओली जियांग फैंग का पक्ष क्यों पसंद करती है? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जी जियो ने अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास किया और बस मीचेन को बॉक्स से बाहर निकाला और फिर हथियार आत्मा लड़की शियाओली से आमने सामने पूछताछ की।
जियाओली सिग्मा शू डिग्री ओ डिग्री शू। उसने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। उसके चेहरे पर अत्यंत अस्वाभाविक भाव था। बिल्कुल नहीं गुरुजी, आपकी हथियार आत्मा के रूप में मैं आपको कैसे धोखा दे सकती हूँ। जी जियू ने जियाओली को तिरछी नजर से देखा और हथियार आत्मा लड़की पर दमन की एक मजबूत भावना प्रकट हुई। Are you to tell the mother who lost her memory is so scary? सौभाग्य से जी जियू ने पूछना जारी नहीं रखा। इसके बारे में सोचने के बाद उसे लगा कि हथियार आत्मा लड़की उसे झूठ नहीं बोलेगी और उसने जल्दी से अपनी आलसी सुंदरता को वापस पा लिया। इसे भूल जाओ, मैं शायद बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। तुम अकेले ही रिंग में वापस जा सकते हो। जियाओली ने अचानक राहत की सांस ली। वह सबसे पहले मुख्य शरीर के भाले के पास लौटी और फिर भाले को नियंत्रित करके जी जियू की छाती पर खट से अंतरिक्ष वलय पर लौटी। दृश्य बदल जाता है। जियान फैंग के कमरे में छोटी लोमड़ी को शियाओ योरू ने लापरवाही से मेज पर फेंक दिया, जबकि जियान फैंग को सुरक्षित रूप से बिस्तर पर लेटा दिया गया। ये याओ ने सोच समझकर उसे रजाई से ढक भी दिया। जहां तक जियान फैंग की चोटों का सवाल है, वे गंभीर लग रही थी, लेकिन वास्तव में वे बिल्कुल भी गंभीर नहीं थी। ये याओ ने शियाओ योरू से कहा, वरिष्ठ बहन, क्या हम यहीं वरिष्ठ भाई के जाने का इंतजार करें? बेशक, अगर तीसरी जूनियर बहन वापस जाना चाहती है, तो वापस चली जाओ। जियाओ योरू एक स्टूल लेकर आई। उस पर बैठते ही उसने एक हाथ से अपनी थोड़ी पकड़ी और पानी जैसी कोमल आंखों से सोते हुए जियान फैंग को देखा। वह चाहती थी कि जियान फैंग जब अपनी आंखें खोले तो सबसे पहले खुद को देखे। तो फिर मैं यहीं बड़े भाई के पास रहूंगी। ये याओ एक स्टूल भी ले आई, लेकिन सबसे अच्छी सीट पर पहले से ही जियाओ योरू बैठी थी, इसलिए वह केवल थोड़ा पीछे ही बैठ सकी। ये याओ का चेहरा हल्का लाल हो गया, मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसे नहीं देखना चाहिए था। जियाओ योरू को ये याओ में कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसका ध्यान जियान फैंग के खूबसूरत चेहरे पर था। इस खूबसूरत चेहरे ने उसे एक ही समय में प्यार और नफरत दोनों करवा दिए। वह अक्सर सोचती थी कि यदि उसका बड़ा भाई बदसूरत होता, तो उसके बड़े भाई के लिए इतने सारे लोगों से प्रतिस्पर्धा नहीं करते और फिर उसका बड़ा भाई केवल उसका होता। हालांकि ये स्पष्टतः असंभव है। इसकी बात करें तो ये पहली बार है जब मैंने अपने बड़े भाई को सोते हुए देखा है। जियाओ योरू ये देखते ही मोहित हो गई। उसके दिल की धड़कन अनजाने में ही तेज हो गई और उसे धीरे-धीरे ऐसा महसूस होने लगा कि उसका मुंह सूख गया है। उसकी नजर जियान फैंग के होठों पर पड़ी और उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया। हालांकि ये याओ किनारे से देख रही थी। मुझे परवाह नहीं, मैं तुम्हें अभी चूमना चाहता हूं। जियाओ योरू अपने दिल में चुपचाप चिल्लाई। उसने अपना सिर घुमाकर ये याओ को देखा और पाया कि तीसरी छोटी बहन जमीन पर बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ सहने की पूरी कोशिश कर रही है। वह समझती हुई प्रतीत हुई। तीसरी छोटी बहन को शौचालय जाना होगा। तो जियो योरू ने चिंता से कहा, छोटी बहन, क्या आपको पेट में दर्द है? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, जियो योरू ने चुपचाप उसकी बुद्धि की प्रशंसा की। अगर वह सीधे तौर पर जूनियर बहन से कहती कि वह शौचालय जाना चाहती है, तो शायद वह जूनियर बहन को शर्मिंदा कर देती। निश्चित रूप से ये याओ काम उठी और धुंधली आंखों से जियो योरू को देखने लगी। ठीक है बहन, मैं पहले वापस जाऊंगा। जाओ जाओ, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो वापस जाकर आराम करो। मैं बड़े भाई का अच्छे से ख्याल रखूंगा। जियो योरू को उम्मीद है कि ये याओ यहां से जा सकेगी ताकि वह अपने वरिष्ठ भाई के साथ रह सके। हे। ये याओ जियान फैंग के कमरे से बाहर निकलने का इंतजार नहीं कर सकती थी, जिससे जियो योरू को लगा कि वह वास्तव में पेशाब करने की जल्दी में थी, लेकिन वह खुद को रोक रही थी। चीख, दरवाजा बंद कर दिया गया है। जियाओ योरू के छोटे कान फड़कने लगे। ये पुष्टि करने के बाद कि ये याओ बहुत दूर चली गई है, उसने तुरंत अपने विचारों को अमल में लाना शुरू कर दिया। उसने अपना एक हाथ बिस्तर के किनारे पर रखा और दूसरे हाथ से अपने बाल उठाए। लाल होंठ थोड़े से खुले, धीरे-धीरे जियान फैंग के होठों के पास पहुंचे। उसकी सांस में थोड़ी गड़बड़ी थी। दुर्भाग्य से जियान फैंग इस समय सो रहा था। जियो योरू ऊपर चला गया। हालांकि यह पहली बार नहीं था, लेकिन जब होंठ छुए तो उसके दिल में एक अतुलनीय खुशी का एहसास हुआ। पहली मुलाकात के दिन से ही जियो योरू को जियान फैंग से प्यार हो गया था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि जियान फैंग जानबूझकर उससे बच रहा था। वह तो बस अपने बड़े भाई से एक चुंबन और आलिंगन चाहती थी। जियो योरू ने जियान फैंग के होठों को चाहा, वह और गहराई तक जाना चाहती थी, लेकिन बेहोश जियान फैंग स्वाभाविक रूप से उसका जवाब नहीं दे सका। इसलिए वह केवल अपने होठों से जियान फैंग के होठों को गीला रख सकती थी। कोई नहीं जानता था कि वह केवल यही जानती थी, चुंबन। जियो योरू ने देखा कि कोई उसे घूर रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसने कुछ गलत किया है और उसे पकड़ लिया गया है, और वह तुरंत झुकी हुई मुद्रा से उठ खड़ी हुई। उसने उस दृश्य का स्रोत ढूंढने की पूरी कोशिश की और अंततः उसकी नजर दो बड़ी बैंगनी आंखों से मिली। ओह, क्या ये छोटी लोमड़ी नहीं है? जियो योरू ने अपनी गुलाबी जीभ से अपने होंठ चाटे, कुछ स्वाद लेने का नाटक करते हुए, और छोटी लोमड़ी पर एक उत्तेजक नजर डाली। छोटी लोमड़ी तुरंत क्रोधित हो गई। ये औरत बहुत बुरी है। उसने वास्तव में अपने मालिक का फायदा उठाया जब वह सो रहा था। ये दुख की बात है कि वह घायल हो गई है और बिल्कुल भी हिल नहीं सकती। अन्यथा वह निश्चित रूप से उछलकर जियाओ योरू को कमरे से बाहर फेंक देगी। कच्चा https://www.692.com/txt/100517858 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 136 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट नाम 0.2% #138 अध्याय 138 ये लोमड़ी बहुत नीच है। जियो योरू ने छोटी लोमड़ी को उकसाने के बाद वह सीधे जियान फैंग के कमरे से बाहर निकल गई। अगर बड़ा भाई जाग गया तो उसे जरूर कुछ अजीब लगेगा और फिर उसे समझाना मुश्किल हो जाएगा। आखिरकार ये पहली बार था जब उसने जियान फैंग पर हमला किया था जब वह सो रहा था। हालांकि वह पहले से ही संतुष्ट थी। जियो योरू के जाने के कुछ ही देर बाद जियान फैंग के मुंह के कोने थोड़े मुड़ गए। वह वास्तव में अभी जागा था, लेकिन जब उसने महसूस किया कि कोई नर्म चीज उसे चाट रही है, तो जियान फैंग ने अनुमान लगाया कि यह शियाओ योरू या याओ थी। अभी जो आवाज आई वह शायद जियाओ योरू की थी। ये सही है, ये याओ को इतना साहसी नहीं होना चाहिए कि वह सोते समय उस पर हमला कर दे। वह सोने का नाटक कर रहा था। अगर इस तरह की बात उजागर हो जाए तो छोटी बहन निश्चित रूप से बहुत शर्मिंदा होगी, है ना? हालांकि जियान फैंग जियाओ योरू को शर्मीली देखना चाहता था, लेकिन उसे इस बात की अधिक चिंता थी कि वह रोएगी, इसलिए वह सोने का नाटक करता रहा। छोटी बहन, क्या इसे मेरा टोफू चुपकर खाना माना जाएगा? जियान फैंग को अपने दिल में थोड़ी खुजली महसूस हुई। उसकी दूसरी छोटी बहन बहुत प्यारी है। हालांकि जल्द ही उसे फिर से छोटी लोमड़ी की याद आ गई और वह बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा। उसने कमरे में चारों ओर देखा और अंततः उसने मेज पर रखी छोटी लोमड़ी को देखा जिसकी बड़ी बैंगनी आंखें थीं। आंखें एक दूसरे के सामने। जियान फैंग ने छोटी लोमड़ी की आंखों में नाराजगी देखी। बेशक उसे इसका कारण नहीं पता था, लेकिन उसे ये देखकर राहत मिली कि छोटी लोमड़ी ठीक थी। कोई बात नहीं, जियान फैंग ने खुद से कहा। इसके बाद उन्होंने अपने शरीर पर लगी चोटों को ध्यान से देखा और पाया कि कुछ त्वचा संबंधी चोटों को छोड़कर उनका शरीर मूलतः ठीक था। जब तक आप कुछ समय तक आराम करेंगे, आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। जियान फैंग ने जब उपचारात्मक अमृत निकल लिया, तो वह शीघ्र ही चलने फिरने में सक्षम हो गया। वह छोटी लोमड़ी को वापस बिस्तर पर ले गया और धीरे से उसके फर को सहलाया। उन्होंने दया के साथ कहा, छोटी लोमड़ी, तुम शायद रूपांतरण करने में असफल रही हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस अपनी चोटों से उबरने की जरूरत है। छोटी लोमड़ी के दिल में गर्माहट महसूस हुई और वह जियान फैंग को जोर से बताना चाहती थी कि वह एक सुंदर बड़ी बहन बन सकती है। हालांकि अब वह बोल नहीं सकती थी, वह केवल जियान फैंग को बोलते हुए सुन सकता था। वैसे क्या मैं तुम्हें कोई नाम बताऊं? आखिरकार इतना समय बीत गया है और मैंने तुम्हें अभी तक कोई गंभीर नाम नहीं दिया है। मैं तुम्हें छोटी लोमड़ी कहता रहा हूं। मुझे लगता है कि तुम भी कुछ नहीं हो। शायद इसलिए कि उसने बहुत कुछ अनुभव किया है। जियान फैंग अपने आसपास के लोगों पर विशेष ध्यान देता है। छोटी लोमड़ी ने जियान फैंग को आश्चर्य से देखा। उसे लगा कि वह अपने मालिक को और भी अधिक पसंद करने लगी है। गुरु इतने कोमल कैसे हो सकते हैं? ये जानकर मेरा दिल लगभग पिघल गया।
अरे, तुम्हारी आंखें दिल में कैसे बदल गईं? जियान फैंग ने पाया कि छोटी लोमड़ी की आंखें दिल में बदल गईं और वह अचानक भ्रमित और चिंतित हो गया। बेशक, छोटी लोमड़ी के पास उसे जवाब देने का कोई रास्ता नहीं था। सिस्टम ने तुरंत जियान फैंग के सवाल का जवाब दिया। मेजबान, जब 9 पूंछ वाले आकाश लोमड़ी की अनुकूलता 80 तक पहुंच जाती है और वह भावनात्मक स्थिति में होती है, तो उसकी आंखें दिल में बदल जाएंगी। इस अवस्था में आप उसके साथ जो चाहें कर सकते हैं। जियान फैंग, सिस्टम, आप गंभीर नहीं हैं। प्रणाली। यद्यपि कुछ अड़चनें थीं, फिर भी जियान फैंग ने छोटी लोमड़ी को एक बहुत अच्छा नाम दिया। उसने दोनों हाथों से छोटी लोमड़ी के हाथ पकड़ लिए, उसे ऊपर उठाया और कहा, चूंकि तुम्हारे पास 9 पूंछ हैं, तो क्यों न उसका नाम जियाओ जियू रखा जाए। जब तुम मानव रूप में बदल जाओगी, तो मैं तुम्हें जियू ए कहूंगा। छोटी लोमड़ी ने तुरंत सिर हिलाकर कहा कि उसे यह नाम बहुत पसंद आया। तो उसका नाम तय कर लिया गया। जियान फैंग ने छोटी लोमड़ी का नाम शियाओ जियू रखने के बाद उसकी ताकत में सुधार करने के लिए उसकी चोट का फायदा उठाना चाहा। छोटी लोमड़ी को अपने पास बिठाने के बाद उसने पिछले गंभीर हमले से प्राप्त सभी 2 आध्यात्मिक फल निकाल लिए। सृष्टि का ज़ेड फल शारीरिक फिटनेस में सुधार कर सकता है और साधना की गति बढ़ा सकता है। और जुबान हुआन फल लोगों को ताव का एहसास करने और बिना किसी दुष्प्रभाव के शीघ्रता से दायरे से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। जियान फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के गुड फॉर्चून ज़ेड फल ले लिया। इसके तुरंत बाद विशाल ऊर्जा ने चमत्कारिक ढंग से उसके शिरोबिंदुओं को फैला दिया और मांस और रक्त का हर इंच सुनहरे प्रकाश में लिपटा हुआ प्रतीत हुआ। आधे घंटे बाद जियान फैंग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में काफी सुधार हुआ है और उसकी मेरिडियन पहले की तुलना में आकार में 2 गुने से भी अधिक हो गई है। उसकी साधना की गति दूसरे स्तर तक बढ़ गई है। ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह 7वें स्तर का आध्यात्मिक फल होने के योग्य है। इसका प्रभाव बस हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली है। यहाँ तक कि जियान फैंग के शरीर पर घाव भी गुड फॉर्चून ज़ेड फल की औषधीय शक्ति के तहत लगभग ठीक हो गए हैं। हाँ, इस तरह मुझे डर है कि निचले क्षेत्र में कोई भी मेरी साधना गति से मेल नहीं खा सकता है। थोड़ा आराम करो। जियो जियू को चिढ़ाने के बाद जो हिल नहीं सकता था, जियान फैंग ने दूसरा आध्यात्मिक फल जुबान हुआन फल निगलना जारी रखा। जुबान हुआन फल एक 8वां स्तर का आध्यात्मिक फल है जो लोगों को बिना किसी दुष्प्रभाव के आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इस तरह के फल का निचली दुनिया में मौजूद होना असंभव है। ये फल थोड़ा बड़ा लग रहा है। जियान फैंग ने अपने हाथ में बर्फ के नाशपाती के आकार के जुबान हुआन फल को देखा और कड़वी मुस्कान दी। सृष्टि का ज़ेड फल अभी केवल एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे एक ही घूंट में निगल सकता था। मेरे सामने रखे काले और पीले फल को धीरे-धीरे खाना होगा। क्लिक, जियान फैंग ने एक काट लिया। ये स्वाद अच्छा है। यदि यह प्रणाली द्वारा उत्पादित नहीं होता, तो उसे संदेह होता कि क्या वह नाशपाती खा रहा है। जियान फैंग ने फल के अंदर के भाग को थोड़ा सा खोला और फिर खाली भाग को निराश नजरों से देखा। ये दुख की बात है कि इसमें बीज नहीं है। यदि बीज होंगे तो वह उन्हें बोने का तरीका ढूंढ लेगा। वह कैसे जान सकता है कि बिना प्रयास के ये किया जा सकता है। जुबान हुआन फल खाने के तुरंत बाद जियान फैंग को बहुत ताजगी महसूस हुई और उसका दिमाग एकदम साफ हो गया। उसने तुरंत ध्यान लगाने की कोशिश की। अगले ही पल जियान फैंग सीधे गहरे ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गया। उसके शरीर से एक रहस्यमयी सांस निकली और उसके शरीर के चारों ओर सुनहरे प्रकाश कण प्रकट हो गए। छोटी लोमड़ी ने जियान फैंग को ज्ञान की अवस्था में प्रवेश करते देखा और चुपचाप जियान फैंग के चेहरे को देखती रही और गलती से सो गई। यह अभ्यास पूरे दिन चला। जब जियान फैंग ने फिर से अपनी आंखें खोली, तो उसकी ताकत नवजात आत्मा के 9वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। परिवर्तन के देवता को न तोड़ पाने का कारण उसके द्वारा जानबूझकर किया गया दमन था। और छोटी लोमड़ी बहुत पहले ही जाग चुकी थी और उसकी चोटें काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। लेकिन वह अभी भी हिल नहीं पा रही थी। भाई, क्या तुम्हारा अभ्यास खत्म हो गया? जियाओ योरू और ये याओ में बहुत जल्दी उठ गए। वे दोनों जियान फैंग के कमरे में एक साथ आए और पाया कि वह अभ्यास कर रहा था, इसलिए उन्होंने उसे जल्दबाजी में परेशान नहीं किया। जब तक जियान फैंग ने अपना अभ्यास समाप्त नहीं कर लिया, तब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। अंदर आएं, जियान फैंग ने जवाब दिया। जियान फैंग का जवाब मिलने के बाद दरवाजा जल्दी से खोल दिया गया। दोनों छोटी बहनें एक के बाद एक अंदर चली गईं। जियाओ योरू आगे चल रही थी, उसकी आंखें थोड़ी उलझन भरी लग रही थी। वह अभी भी सोच रही थी कि उसने कल जियान फैंग के साथ क्या किया था। दूसरी ओर ये याओ का गाल हल्का लाल था और कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। भाई, आपकी चोट कैसी है? ऐसा महसूस करते हुए कि माहौल थोड़ा अजीब था, जियो योरू को पूछना पड़ा। जियान फैंग मुस्कुराया और कहा, सब ठीक हो गया है, लेकिन जियाओ जू को कुछ समय तक ठीक होने की जरूरत है। जियाओ जू कौन है? दोनों महिलाओं ने एक स्वर में पूछा। जियान फैंग ने छोटी लोमड़ी को उठाया और उम्मीद के मुताबिक कहा, जियो जियो वह नाम है जो मैंने छोटी लोमड़ी को दिया है। आप क्या सोचते हैं? दोनों महिलाओं की नजर एक ही समय में छोटी लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी की बड़ी बैंगनी आंखें गर्व से भरी हुई थीं और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे, मानो उसने उन दोनों महिलाओं को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया हो। कच्चा https://www.696.com/txt/109shoot.com/txt/130303887 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 137 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट नाम 0.2% #139 अध्याय 139 टीम ब्रेस्ड ये बिल्कुल विपरीत है। एक आध्यात्मिक पालतू जानवर ने वास्तव में उसके वरिष्ठ भाई के साथ प्रतिस्पर्धा करने का साहस किया। जियो योरू इतनी क्रोधित थी कि उसके फेफड़े फटने वाले थे। वह तेजी से जियान फैंग के पास गई और फिर उसने छोटी लोमड़ी को सीधे जियान फैंग के हाथ से ले लिया। चेहरे पर मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, वरिष्ठ भाई मुझे भी लगता है कि जियाओ जू नाम अच्छा है। अच्छी बात है। जियान फैंग ने अचानक जियो योरू के शरीर पर एक जानलेवा आभा महसूस की। छोटी लोमड़ी ने उसकी ओर मदद मांगती नजरों से देखा। मालिक, मुझे बचाओ। जियान फैंग को नहीं पता था कि छोटी लोमड़ी रूपांतरित हो सकती है। उसे बस लगा कि जियाओ योरू का व्यवहार अजीब है, इसलिए उसने पूछा, छोटी बहन तुम क्या कर रही हो? वरिष्ठ भाई, आप अभी घायल हैं और आपको अभी भी आराम की आवश्यकता है। जियो योरू ने छोटी लोमड़ी को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके मुंह को अपने हाथों से ढक दिया ताकि वह कोई शोर न मचा सके। जहां तक जियाओ जी की बात है तो उसे मुझ और मेरी छोटी बहन पर छोड़ दो, हम निश्चित रूप से उसकी अच्छी देखभाल करेंगे। ये याओ ए ने भी सिर हिलाया और कहा, हाँ वरिष्ठ भाई, बस शांति से आराम करो, हम घायल छोटी लोमड़ी की अच्छी देखभाल करेंगे। यह जियान फैंग ने छोटी लोमड़ी की आंखों में देखा और मन ही मन बुदबुदाया। मेरी दो छोटी बहनें छोटी लोमड़ी को पकड़कर उसे नहीं पकाएंगी, है ना? मैं शायद इस पर बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं, जियाओ जी अभी वज्रपात से बचकर आई है, उसे इधर उधर भागने मत दो, जब वह लगभग ठीक हो जाए तो उसे वापस भेज देना। वरिष्ठ भाई, हमारा ख्याल रखना। जियो योरू ने तुरंत सहमति जताई और फिर ये याओ की ओर देखा। ये याओ ने अनिच्छा से जियान फैंग की ओर देखा और फिर जियाओ योरू के साथ जियान फैंग के कमरे से बाहर निकल गई। जाने से पहले जियान फैंग अभी भी छोटी लोमड़ी की हताश आंखों को देख सकता था। छोटी बहन और बाकी लोग तो बस मजाक कर रहे हैं, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। जियान फैंग ने ज्यादा नहीं सोचा, उसे अभी भी कई चीजों से निपटना था। दूसरी ओर जियो योरू और ये याओ अपने यार्ड में लौटने के बाद उन्होंने सबसे पहले छोटी लोमड़ी को रस्सी से बांध दिया और फिर दोनों महिलाओं ने कुछ चीजों पर चर्चा की जो छोटी लोमड़ी को बेहद डरावनी लगी। छोटी बहन, क्या आपको लगता है कि इसे भाप में पकाना बेहतर है या भूनकर? जियो योरू ने गंभीरता से पूछा। छोटी लोमड़ी, ये याओ ने मीठी मुस्कान दी और उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। वरिष्ठ बहन, याओ को लगता है कि इसे पकाना और सीधे खाना बेहतर है। छोटी लोमड़ी, मालिक मुझे बचाओ। हालांकि उसका मुंह सील कर दिया गया था, इसलिए उसकी आवाज जियान फैंग तक नहीं पहुंच सकी। उसकी राय में वह मौत से बच नहीं सकेगी, उसे इसका पछतावा हुआ। मैं अपने स्वामी की दो छोटी बहनों के सामने बहुत घमंडी थी और मुझे अपने अहंकार का परिणाम भुगतना पड़ा। लेकिन अगर ऐसा दोबारा भी हुआ तो भी वह इसे सहन करने में असमर्थ हो जाएगी।
दृश्य बदल जाता है, ये देखकर कि फिलहाल कुछ भी करने को नहीं है, जियांग फैंग ने कांस्य शिवालय में प्रवेश किया। गोंफा मंडप में आइए, गनयू वास्तव में अभी भी अभ्यास कर रही है और वह जो अभ्यास करती है उसे धनुष और तीर के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इस समय वह अपने हाथों में जो पकड़े हुए है वह अभ्यास मंडप में नकली धनुष और तीर है। दरअसल जियांग फैंग ने तीरंदाजी पर भी कुछ शोध किया है। उसने शांति से शियाओयू से कहा कि वह उसे गांगयू के पीछे ले जाए। इस समय वह दूरी पर एक लक्ष्य पर अपने धनुष को निशाना बना रही थी, उसका छोटा सा चेहरा बहुत गंभीर दिख रहा था। झिंग आध्यात्मिक शक्ति से परिवर्तित 300 मीटर दूर निशाने की ओर उड़ा, लेकिन वह चूक गया। गनयू ने अपना पसीना पोंछा और थोड़ा निराश महसूस किया, लेकिन वह जल्दी से खुश हो गया और धनुष की डोरी खींचना जारी रखा और 100 मीटर दूर निशाने पर निशाना साधा। क्लैंक, 2 और 3 निकले, लेकिन वे दूरी पर लक्ष्य पर लगने में फिर भी असफल रहे। गनयू रुक गया और बोला जैसे कि खुद से बात कर रहा हो, बुद्ध मैं कितना मूर्ख हूं। मंडप का मालिक सोचता होगा कि मैं बेकार हूं, है ना? बिल्कुल नहीं, आपने अभी तक तकनीक में महारत हासिल नहीं की है। उसके पीछे से एक आवाज आई। गनयू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर जल्दी से घूम गई, उसकी नीली पोनीटेल हवा में शान से नाच रही थी। जब उसने देखा कि आवाज का मालिक वास्तव में जियांग फैंग था, तो गांगयू ने अपनी गुलाबी नीली आंखें झपकाईं और आश्चर्य से चिल्लाया, भगवान मंडप मास्टर। फिर गनयू ने पिछली बार की तरह अचानक खुद को जियांग फैंग की बाहों में फेंक दिया। लेकिन इस बार उसने उसे अपने सींगों से नहीं मारा, बल्कि जियांग फैंग को एहसास दिलाया कि व्यापक सोच का क्या मतलब है, किसी को गेंद से मारने का क्या मतलब है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गांगयू ने उसे बहुत कसकर गले लगाया। 2 बड़ी गेंदों द्वारा बार-बार मालिश किए जाने की भावना ने जियांग फैंग को महसूस कराया कि उसके शरीर की सभी चोटें इस उपचारात्मक आलिंगन में पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। वह बहुत बड़ी है, भगवान मंडप मास्टर, आप यहाँ क्यों हैं? लंबे समय के बाद गनयू ने अपना गुलाबी छोटा सा चेहरा उठाया और पूछा। चमकती आंखों की एक जोड़ी आश्चर्य और खुशी से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जब तक वह जियांग फैंग को देखेगा और जियांग फैंग को थामे रखेगा, तब तक वह पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लेगा। जियांग फैंग ने बहुत प्यार से जवाब दिया, क्यों, अगर मेरे पास करने को कुछ नहीं है तो क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता? गनयू ने तुरंत अपना छोटा सा सिर हिलाया, नहीं, मैं बहुत खुश हूं कि मंडप मास्टर आ सके। अच्छी बात है, जियांग फैंग ने गनयू के बालों को छुआ। फिर उन्होंने आगे कहा, मैंने अभी तुम्हें तीरंदाजी का अभ्यास करते देखा। संयोग से मुझे तीरंदाजी के बारे में कुछ जानकारी है, क्यों ना मैं तुम्हें सिखा दूं? हाँ, गनयू ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, वह बहुत प्यारी लग रही थी। जियांग फैंग उसके चेरी जैसे होठों को चूमने और उन्हें बेतहाशा चखने से खुद को रोक नहीं सका और बाद में स्वाभाविक रूप से उसने बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया और यहां तक कि बहुत सक्रिय भी था। जब तक गांगयू की सांस फूलने लगी, तब तक जियांग फैंग नहीं रुका। गांगयू की बड़ी नीली आंखें धुंधली थीं और उसके गाल लाल थे। वह फुसफुसाकर बोली, मास्टर जी, मैं अभी भी ठीक हूं। इस मासूमियत भरी नजर ने जियांग फैंग को खुद को नियंत्रित करने में थोड़ा असमर्थ बना दिया। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जियांग फैंग थोड़ा शांत हुआ और उसने गांगयू को तीरंदाजी के लिए पोज देने को कहा। गनयू ने स्वाभाविक रूप से ऐसा किया। अगले कुछ समय में जियांग फैंग ने गांगयू की मुद्रा को सही करना जारी रखा और हर बार काफी प्रगति हुई और छोड़े गए तीर अंततः लक्ष्य पर लग सके। बेशक इस प्रक्रिया में शारीरिक संपर्क अपरिहार्य है। आधे घंटे बाद गनयू ने अपनी ऊर्जा को एकाग्र किया और अंततः पहली बार लक्ष्य पर निशाना साधा। यह आध्यात्मिक चेतना के बोनस के बिना 100 मीटर दूर स्थित लक्ष्य पर किया गया एक सफल निशाना है। यह एक साधारण धनुष और बाण था। अपने अभ्यास के कौशल के साथ वह निश्चित रूप से युवानिंग दुश्मनों को सेकंड में मार सकती थी। मास्टर, मैंने ये कर दिखाया। जब गांगयू ने देखा कि उसका तीर निशाने पर लगा है, तो उसने तुरंत जियांग फैंग को बताया और अपनी कड़ी मेहनत के परिणाम और खुशी साझा की। गांगयू अद्भुत है, जियांग फैंग ने उदारता से प्रशंसा की। धन्यवाद गुरुजी। गनयू थोड़ा शर्माया, फिर हिम्मत जुटाकर बोला, वह, गुरुजी, क्या आप मुझे फिर से चूम सकते हैं? जियांग फैंग स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा और उसके सामने लड़की को गले लगाने की पहल की और फिर एक गहना आदान प्रदान किया। इस बार यह अधिक समय तक चला। कच्चा https://www.696.com/txt/1051758/13030892। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 138 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2% #140 अध्याय 140 अपरिहार्य सुगंध दांतन तलवार संप्रदाय जिजू चोटी जियो योरू आग और भूनने का खेल बना रहा था। हालांकि उनके हाथ में जो खेल था वह कोई साधारण खेल नहीं था। यह एक आत्मिक जानवर था जो दांतन तलवार संप्रदाय में स्वतंत्रता पूर्वक उड़ सकता था। जियो योरू के हाथ में एक साफ क्रेन थी। बहन, अगर हम ऐसा करेंगे तो पकड़े जाएंगे तो क्या होगा? ये याओ अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। आखिरकार उन्होंने चुपके से एक गुजरती हुई क्रेन को पकड़ लिया और उसे खुलेआम भून दिया। आप जानते हैं, सारस को पकड़ने में असमर्थ होने के अलावा ये संप्रदाय अपनी इच्छा से खुली आग भी नहीं जला सकता। और अब उन्होंने दोनों अपराध कर लिए हैं। तुम्हें किस बात का डर है? वैसे भी मास्टर यहाँ हैं, मुझे डर नहीं है, तो तुम्हें किस बात का डर है? जियाओ योरू को ऐसा लग रहा था जैसे उसने हार मान ली हो। उसकी खूबसूरत आंखें उसके सामने बारबेक्यू को घूर रही थीं और उसके मुंह से लार टपक रही थी। वह बहुत दिनों से सारस का स्वाद चखना चाहती थी। वह इतना आकर्षक था कि उसे पूरे दिन आसमान में उड़ते रहना मुश्किल था। ये याओएं, तो वरिष्ठ बहन कृपया इसे तेजी से भूनिए। जियो योरू ने ये याओएं की ओर देखा और फिर अपनी नजरें उसके बगल में खंभे से बंधी छोटी लोमड़ी पर घुमा लीं। अगर हम इसे तेजी से भूनते हैं तो ये छोटी लोमड़ी के लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, हमें छोटी लोमड़ी को हमें खाते हुए देखना चाहिए और कुछ प्रवाह का स्वाद चखने देना चाहिए। वह बहुत घमंडी है। अच्छी तरह से ठीक है। दूसरी ओर छोटी लोमड़ी ने जियाओ योरू के हाथ में भुना हुआ मांस देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। आधे घंटे बाद जियो योरू के हाथ में भुना हुआ क्रेन आखिरकार पूरा हो गया। इस समय मूल रूप से सफेद क्रेन एक स्वादिष्ट विनम्रता बन गई है, एक अतुलनीय सुगंध को उजागर करती है, जैसे कि यह लोगों को अमर बना सकती है। जूनियर बहन, पहले कोशिश करो। जियो योरू ने पन का एक टुकड़ा फाड़ा और ये याओएं को सौंप दिया। ये याओएं अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। जियाओ योरू द्वारा सौंपे गए क्रेन विंग को लेने के बाद उसने इसे धीरे से उड़ाया और अपने मुंह में भर लिया। बहुत गर्मी है, धीरे धीरे खाओ, कोई इसे तुमसे नहीं छीनेगा। जियाओ योरू ने हंसते हुए कहा। ये याओएं ने अंततः मांस का एक टुकड़ा खाया और तुरंत आश्चर्य में चिल्ला उठी। बहन, ये बहुत स्वादिष्ट है, आपको भी इसे आजमाना चाहिए। क्या ये सचमुच इतना स्वादिष्ट है? जियाओ योरू थोड़ी उलझन में थी। आखिरकार यह उसके लिए क्रेन का मांस भूनने का पहला मौका था। उसने भी पन का एक टुकड़ा लिया और उसे धीरे से चबाने के लिए अपने मुंह में डाल लिया। ये तेल जैसा तो था लेकिन चिपचिपा नहीं था और न ही सूखा था। ये सचमुच पृथ्वी पर एक स्वादिष्ट व्यंजन है। इसलिए दोनों महिलाएं पागलों की तरह अपने हाथों में सारस का मांस लेकर खाने लगी। किनारे पर बैठा छोटा लोमड़ी इतना क्रोधित था कि उसकी आंखें हरी हो गई थीं। वो मैं भी इसे खाना चाहता हूं, मालिक मेरे पास क्यों नहीं आते? इस समय बारबेक्यू खा रही जियो योरू थोड़ी नर्म दिल लग रही थी। उसने भुने हुए सारस से मांस का एक टुकड़ा तोड़ा, फिर उसे छोटी लोमड़ी के सामने हिलाया और कहा, जियो, क्या तुम इसे चखना चाहोगी? छोटी लोमड़ी ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। भले ही मैं भूख से मर जाऊं, मैं कभी भी आपके बारबेक्यू का एक टुकड़ा नहीं खाऊंगा। जियाओ योरू थोड़ी असहाय थी। वह एक पल के लिए छोटी लोमड़ी के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसने बहुत ज्यादा सोचा। दृश्य बदल गया। जीजू पीक के पीछे पहाड़ में जीजेड की गुफा में जीजू की नाक थोड़ी सी हिली और उसने दूर से ही सुगंध को सूंघ लिया। उसने सीधे अपनी दिव्य आंखों का उपयोग किया और तुरंत जियाओ योरू और ये याओएं को ढूंढ लिया जो दूरी पर भुने हुए सारस खा रहे थे। ठीक है, तुम मुझे भी नहीं लाए अपने मालिक। जीजू बिस्तर से कूद गया और फिर एक पल में गुफा से बाहर निकल गया और पलक झपकते ही वहां आ गया जहां जियो योरू और ये याओएं थे।
इस समय जियो योरू ने एक बार फिर छोटी लोमड़ी को लुभाने के लिए बारबेक्यू लिया। अंततः छोटी लोमड़ी इसे सहन नहीं कर सकी और उसे सीधे निकल गई। तभी उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इस बार आश्चर्यचकित होने की बारी जियाओ योरू की थी। उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ छोटी लोमड़ी की ओर देखा और उसके भाव मानो कह रहे थे, तुम अब और सहन नहीं कर सकते, है ना? छोटी लोमड़ी ने अपना सिर घुमाया और जियाओ योरू को अनदेखा कर दिया। इस समय तेज हवा का झोंका आया। जी जियू सबके सामने आई और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना हाथ जियो योरू की ओर बढ़ा दिया। उसने उदासीनता से कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे छीन लूं या आप इसे स्वयं सौंप दें? मास्टर, जियो योरू को झटका लगा और उसके हाथ में भुनी हुई क्रेन की सुगंध तुरंत गायब हो गई। वह हकलाते हुए बोली, मास्टर, मैंने स्वयं ही सरसों को भुना है और इसका मेरी छोटी बहन से कोई संबंध नहीं है। जी जियो ने भौहें से कोड़ी। उसे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि उसका शिष्य बहुत बकवास करता है? इसे मुझे दे दो। जियो योरू ने बारबेक्यू ईमानदारी से सौंप दिया और फिर चुपचाप अपने मालिक द्वारा उसे दंडित करने की प्रतीक्षा करने लगी। उसके बगल में बैठी ये याओ ने भी अस्थायी रूप से बारबेक्यू खाना बंद कर दिया। छोटी लोमड़ी ने सीधे तौर पर जी जियू को अपना उद्धारकर्ता माना। जी जियू को उत्सुकता से देखा, लेकिन जितना अधिक वह देखती उतना ही कुछ गड़बड़ होती, क्योंकि यह उद्धारकर्ता इस समय बारबेक्यू खा रहा था। न केवल छोटी लोमड़ी अचंभित थी, बल्कि जियो योरू और ये याओ भी अचंभित थे। ये पहली बार था जब उन्होंने जी जियू को अपनी आंखों से बारबेक्यू खाते हुए देखा था और उसे अपनी छवि की उतनी परवाह नहीं थी जितनी तरबूज खाते समय थी। खाने के बाद जी जियू के हाथों पर लगी चिकनाई किसी जादू से हट गई। क्या तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? जी जियू ने पाया कि जियो योरू और अन्य लोग उसे देख रहे थे और उसे लगा कि उसके चेहरे पर कुछ है। ये याओ ने झिझकते हुए कहा, गुरुजी, क्या आप हमें दोष नहीं देते? दोष? क्यों दोष? जी जियू ने अजीब तरीके से पूछा। खैर, हमने संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया, क्या आप हमें दोष नहीं देंगे? नहीं, तुम्हारा बुना हुआ सारस बहुत स्वादिष्ट है। जियो योरू, ये याओ, गुरुजी, ऐसा लगता है कि उनके उत्तर का उनके प्रश्नों से कोई संबंध नहीं है। हालांकि जी जियू का मतलब व्यक्त किया गया था, अर्थात उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि क्या उन्होंने संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया है। उसे केवल इस बात की परवाह थी कि बारबेक्यू स्वादिष्ट था या नहीं। ऐसा लगता है कि इसमें और गुरु की छवि के बीच कोई संघर्ष नहीं है। इस समय संयोग से कानून प्रवर्तन हॉल की एक टीम ज़ुपीक के पास से गुजर रही थी। उन्होंने जी जियू और अन्य लोगों को देखा, साथ ही जमीन पर ग्रिल भी देखा। फिर वह बिना कुछ कहे चला गया। अपमान करने का जोखिम नहीं उठा सकते, अपमान करने का जोखिम नहीं उठा सकते। कानून प्रवर्तन हॉल के शिष्यों को चक्कर लगाते देख जियो योरू और ये याओ को समझ में नहीं आया कि क्या कहें, लेकिन जी जियू बेफिक्र दिख रही थी। मैं पहले वापस जाऊंगा। जैसे ही जी जियू जाने वाली थी, उसने खंभे से बंधी छोटी लोमड़ी को देखा, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के छोटी लोमड़ी को ले गई। किस लिए क्या ले जाना है? बेशक मैंने इसे वापस ले लिया और इसे सोने के तकिए के रूप में इस्तेमाल किया। जियो योरू और ये याओ ने एक दूसरे को देखा। उनमें से किसी ने भी जी जियू से छोटी लोमड़ी को वापस लाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उनका लक्ष्य वास्तव में हासिल हो गया था। बड़ी बहन, मैं पहले अभ्यास करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं भी वापस जाऊंगा। वे दोनों एक के बाद एक अभ्यास करने के लिए अपने कमरे में लौट आए। छोटी लोमड़ी का क्या होगा, इस बारे में उन्हें ज्यादा चिंता नहीं थी। वैसे भी मास्टर जी उसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं करेंगे। कच्चा https://www.696.com/txt/1051758/130358638 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 139 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2% #141 अध्याय 141 धन्यवाद पति कांस्य शिवालय दुनिया में नखलिस्तान रानी के शयनकक्ष में सांप जाति की सुंदर रानी इस समय राक्षस सम्राट के हृदय के रक्त की अंतिम बूंद निकल रही थी। उसकी गोरी त्वचा के नीचे एक हरे रंग की रोशनी उभरी। तभी उसकी लंबी पलकें हल्की सी कांपने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत पीड़ा झेल रही है। हालांकि उसे बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी एमिलिया चिल्लाई नहीं। तीव्र दर्द के कारण वह अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। सांप जाति की रानी एमिलिया ने अंततः अपने परिवर्तन का दिन शुरू कर दिया। समय के साथ उसकी लंबी सांप जैसी पूंछ लंबी सफेद टांगों में बदल गई। एक नजर में यह इतना शक्तिशाली था कि लोग अपनी आंखें नहीं हटा पाते थे। ये सब ठीक होना चाहिए, है ना? एमिलिया मुस्कुराई और उसके दिमाग में जियान फैंग की छवि उभरी। फिर वह अपने आप से बुदबुदाई, मुझे नहीं पता कि वह कब आएगा। जैसे ही एमिलिया ने बोलना समाप्त किया, बेडरूम के बाहर से एक परिचित आवाज आई। महाराज, क्या आप मेरे बारे में सोच रहे हैं? तीखी भौं और चमकदार आंखों वाले चेहरे पर मुस्कान लिए एक आदमी ने दरवाजा खोला और अंदर चला आया। ब्लैक होल जैसी गहरी आंखें एक पल के लिए एमिलिया की लंबी टांगों पर टिकी रहीं और फिर अपनी निगाहें एमिलिया के नाजुक चेहरे पर घुमा लीं। एमिलिया पहले तो खुश हुई, फिर उसने जानबूझकर ठंडे चेहरे से कहा, क्यों, तुम व्यस्त आदमी को अभी आकर मुझसे मिलने की याद आई? ओह, जियान फैंग ने एमिलिया को पिछले 2 दिनों में हुई सारी बातें बता दी। जब एमिलिया को पता चला कि जियान फैंग ने स्वर्गीय क्लेश सहा है, तो वह व्यथित हो गई। स्वर नर्म हो गया। जियान फैंग, क्या तुम जानते हो कि स्वर्गीय क्लेश की शक्ति तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर सकती है? मुझे पता है, लेकिन मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम मर गए तो हमारे सांप लोगों का क्या होगा? जियान फैंग थोड़ी देर के लिए चुप रहा, कदम दर कदम एमिलिया के पास गया और फिर अपनी बाहें उसकी पतली कमर के चारों ओर डाल दी। उसने कहा, मुझे खेद है कि मैंने आपको चिंता में डाल दिया। मैं बहुत लापरवाह थी। एमिलिया ने स्वाभाविक रूप से जियान फैंग की कार्रवाई का विरोध नहीं किया। उसने आखिरी बार जियान फैंग को चूमने की पहल की। उसकी लाल आंखें जियान फैंग को स्नेह से देख रही थीं। उसने धीरे से पूछा, जियान फैंग, तुम हमें कहाँ रखने वाले हो? अब ऐसा लगता है कि दाउतन गुप्त क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, जहां हमें परेशान करने वाले कोई बाहरी लोग नहीं हैं। लेकिन हमारे पास दाउटियन गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं है। एमिलिया ने तुरंत खंडन किया। जियान फैंग ने समझाया, चिंता मत करो, मुझे पूरे गुप्त क्षेत्र को नियंत्रित करने की कुंजी मिल गई है। जब तक कुंजी मेरे हाथ में है, मैं गुप्त क्षेत्र की हर चीज को नियंत्रित कर सकता हूं। अच्छी बात है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। सुंदरता जैद की तरह है। एमिलिया की उग्र निगाहों के तहत जियान फैंग ने स्वाभाविक रूप से एक सज्जन की तरह कार्य करने की जहमत नहीं उठाई। दोनों ने जमकर चुंबन किया। कुछ घंटे बाद जियान फैंग ने अनिच्छा से कोमल भूमि छोड़ दी। जाने से पहले वह एमिलिया को चुटकी लेने से खुद को नहीं रोक सका, जो पहले से ही लंगड़ा और पसीने से तर थी। ये कहना जरूरी है कि एमिलिया वाकई एक सांप आदमी है। उसे पाने के लिए उसने बहुत मेहनत की। जियान फैंग के चले जाने के बाद एमिलिया ने बिस्तर की चादर पर फैली गंदगी को देखा और वह शर्माने से खुद को नहीं रोक सकी। यह उसका पहला मौका था, लेकिन वह जियान फैंग से भी ज्यादा पागल थी। हालांकि वह पहले से ही इस भावना से थोड़ी ग्रस्त थी। अपने थोड़े मोहक लाल होठों को धीरे से चाटते हुए एमिलिया ने धीरे से कहा, जियान फैंग, मुझे आशा है कि आप हमारे सांप मानव जनजाति को अपना पूर्ण गौरव पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। दूसरी ओर जैसे ही जियान फैंग ने पगोडा में छोटी सी दुनिया छोड़ी, उसे डेनफेंग से कीमिया भट्टी मिली। कीमिया भट्टी डेनफेंग की 2 महिला शिष्यों द्वारा भेजी गई थी। जूनियर भाई जियांग, इस भट्टी को ब्लैक पैटर्न कॉल्ड्रॉन कहा जाता है। ये 5वीं स्तरीय कीमिया भट्टी है। इसका उपयोग करते समय आपको सावधान रहना चाहिए। प्रमुख महिला शिष्य का रूप अत्यंत उत्कृष्ट था और फीनिक्स जैसी आंखें तो और भी अधिक आकर्षक थीं। अपने ज़ैद हाथ में उसने हथेली के आकार का एक छोटा स्टोव पकड़ा और फिर उसे जियान फैंग की हथेली में थमा दिया। इस प्रक्रिया के दौरान उसने चुपके से जियान फैंग के हाथ के पिछले हिस्से को भी छू लिया। अरे, ये सीनियर बहन मेरा फायदा उठा रही है। जियान फैंग को अपने दिल में आश्चर्य हुआ और फिर कोई हलचल नहीं हुई। उसका ऋषि समय भी नहीं बीता था।
और इस परी की छोटी बहन ने जियांग फैंग के सुंदर चेहरे पर अपनी नजरें गड़ाए रखी। ये ध्यान नहीं दिया कि उसकी बड़ी बहन ने उसका सफलतापूर्वक फायदा उठाया था। जूनियर भाई जियांग, जब आप फ्री हो तो आप हमारे डेनफेंग में खेलने के लिए आ सकते हैं। सीनियर बहन, मैं आपको कुछ अलग खेलने के लिए ले जाऊंगा। ऐसा कहते हुए डेनफेंग की बड़ी बहन जियांग फैंग पर एक आकर्षक नजर डालना नहीं भूली। अलग, जियांग फैंग ने कहा कि वह बहुत सरल था और उसे समझ में नहीं आया कि वरिष्ठ बहन का क्या मतलब था। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा अगली बार। डेनफेंग की 2 महिला शिष्यों को भेजने के बाद जियांग फैंग ने अपने हाथ में काले पैटर्न वाली तिपाई का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और पाया कि इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। हथेली के आकार का यह इसका सबसे छोटा रूप है। इस तरह चौथी कनिष्ठ बहन को भविष्य में कीमिया के लिए जिस कीमिया भट्टी की आवश्यकता थी उसका बंदोबस्त हो जाता है। अगला, बस बाहर जाकर पता लगाओ कि चौथी प्रशिक्षु बहन कहाँ है और यदि संभव हो तो उसे पहले ही वापस ले आना सबसे अच्छा होगा। अगर उसे सही से याद है तो चौथी प्रशिक्षु बहन को दाउतन गुप्त क्षेत्र के अंत के तुरंत बाद एक परेशानी वाली घटना का सामना करना पड़ा और अंततः उसे भटकना पड़ा। उस समय चौथी प्रशिक्षु बहन को ढूंढना आसान नहीं होगा। जहां तक चौथी कनिष्ठ बहन के वर्तमान स्थान का प्रश्न है, जियांग फैंग को उसका अनुमानित स्थान भी पता है, जो कि महान शिया राजवंश के केंद्र में स्थित है। हालांकि जाने से पहले जियांग फैंग बाकी सभी को पहले बताने की योजना बना रहा है। इसलिए जी जियू की गुफा के सामने, गुरुजी, शिष्य जियांग फैंग आपसे मिलना चाहता है। नहीं, जियांग फैंग नाराज नहीं हुआ और सीधे कहा, गुरुजी, शिष्य कुछ अनुभव के लिए बाहर जाना चाहता है, मुझे आशा है कि आप इसे मंजूरी देंगे। जाओ जाओ। जियांग फैंग, उसे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि जी जियू उसे थोड़ा नापसंद करती है? क्या वह जानती है कि वह कई नावों पर धोखा दे रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? जी जियू की गुफा से निकलने के बाद जियांग फैंग ने अपने कमरे में एक नोट रखा जिसमें लिखा था, छोटी बहन, बड़ा भाई कुछ अनुभव के लिए बाहर जा रहा है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जियांग फैंग फिर से कयून पीक पर गए। उनका स्वागत शांगुआन लिंग ए ने किया जो ऊर्जा से भरपूर थे। भाई जियांग, लिंग ए तुम्हें बहुत याद करती है। जब इस लड़की ने जियांग फैंग को देखा तो वह एक मीठी कैंडी की तरह उससे चिपक गई और अपने छोटे से सिर को जियांग फैंग की बाहों में रगड़ने लगी, बिल्कुल एक प्यार में पड़ी लड़की की तरह। जियांग फैंग, लिंगर, तुम्हारी बहन कहाँ है? वह पीछे हट रही है। ठीक है, मैं तुम्हें ये जुबानी फल उपहार के रूप में दूंगा। जियांग फैंग ने कहा और अंतरिक्ष रिंग से आखिरी जुबानी फल निकाला और फिर इसे बहुत स्वाभाविक रूप से शांगुआन लिंग ए को सौंप दिया। जुबानी फल, शांगुआन लिंग ए की आंखें आश्चर्य से भरी थीं। बेशक वह जानती थी कि यह महान जिया राजवंश का अद्वितीय 5वें स्तर का आध्यात्मिक फल था। कितने ही लोग इसे पाना चाहते थे, लेकिन जियांग फैंग ने उसे इतनी आसानी से दे दिया। भाई लिंग ए इसे नहीं ले सकता, आप इसे स्वयं उपयोग कर सकते हैं। शांगुआन लिंग ए लंबे समय से जियांग फैंग को अपना भावी पति मानती थी, इसलिए वह उसकी बातों को कैसे हल्के में ले सकती थी। जियांग फैंग ने उसकी प्रतिक्रिया का अनुमान लगा लिया था और मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप इसे स्वीकार नहीं करती हैं तो मुझे इसे किसी और को देना होगा। तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगी। धन्यवाद पति। शांगुआन लिंग ए को एहसास हुआ कि उसने फिर से गलत नाम पुकारा है। उसने न केवल अपने शब्द बदले बल्कि उसने जियांग फैंग के गाल पर चुंबन भी दिया। कच्चा https://www.696.com/txt/103058158/130303902। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 140 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट नाम 0.2% #142 अध्याय 142 भाई भगवान डिंग पता चला कि मेजबान ने शांगुआन लिंग ए को 5वें स्तर का आध्यात्मिक फल जुबानी फल दिया। क्या आप महत्वपूर्ण हिट वापस करना चाहते हैं? महत्वपूर्ण हिट वापसी 300 गुना क्रिटिकल हिट को ट्रिगर करने और 8वें स्तर के आध्यात्मिक फल जुबान हुआन फल को प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। जियांग फैंग सिस्टम ये फिर से जुबान हुआन फल क्यों है? सिस्टम क्या आप इसे चाहते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल। जियांग फैंग ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ जुबान हुआन फल स्वीकार कर लिया। ऐसा नहीं है कि उसे जुबान हुआन फल नापसंद है, लेकिन इस तरह का आध्यात्मिक फल सिर्फ एक बार ही खाया जा सकता है। दूसरी बार खाने पर इसका असर काफी कमजोर हो जाएगा। ऐसा लगता है कि उसे इसे बाहर भेजने के लिए सिर्फ कोई मिल सकता है। भाई तुम्हें क्या हुआ? शांगुआन लिंग ए ने जियांग फैंग को देखा जो वहां अचंभित होकर खड़ा था। उसने अपना छोटा हाथ उठाया और उसके सामने लहराया। जियांग फैंग तुरंत होश में आ गया। जूनियर बहन लिंग ए, मैं कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर जाने की योजना बना रही हूँ, आपको अच्छे से अभ्यास करना चाहिए, ठीक है? हाँ, शांगुआन लिंग ए ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। भाई जल्दी वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी याद आएगी। जियांग फैंग जो अभी कुछ ही कदम चला था लगभग लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। लगता है इस लड़की को इस तरह के प्यार भरे शब्द बोलना ज्यादा पसंद है। ये सब इसलिए है क्योंकि मेरा आकर्षण कहीं नहीं जा पाता। जियांग फैंग के परी की तलवार पर पैर रखने और चले जाने के बाद शांगुआन लिंग ए अपने कमरे में लौटने से पहले काफी देर तक रुकी रही। वे नहीं जानते थे कि कयून पी की प्रमुख जियांग कैक्सिया ने सब कुछ देखा था और उसकी खूबसूरत आंखें अनिश्चितता से भरी थीं। क्या ये जियांग फैंग वही है जिसने रोक्सी का शरीर ले लिया? जब जो रोक्सी कयून पीक पर वापस लौटी तो जियांग कैक्सिया को पता चला कि उसके सबसे बड़े शिष्य का सारे आदमी ने छीन लिया था। हालांकि उसने पहली बार में नहीं पूछा क्योंकि जियांग कैक्सिया जानती थी कि वह आदमी संभवतः जियांग फैंग ही था, लेकिन वह 100% निश्चित नहीं थी। रोक्सी का रिट्रीट खत्म होने तक प्रतीक्षा करें, मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछना होगा। जियांग कैक्सिया ने अपने दिल में कहा। उसकी राय में जियांग फैंग बहुत बुरा था। वह वास्तव में इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकी कि जियांग फैंग कई लोगों को धोखा दे रहा था, विशेषकर उनमें से 2 के शिष्य थे। दक्षिया राजवंश, शाही शहर, ये पूरे राजवंश का राजनीतिक केंद्र है और आर्थिक केंद्र भी अत्यंत समृद्ध है। सड़कें कुलीन लोगों, पैदल यात्रियों और सभी प्रकार के विक्रेताओं से भरी हुई हैं। निस्संदेह अमर साधक भी होते हैं। सड़क किनारे एक दुकान पर बिल्कुल नई किताबों का ढेर लगा है और हर किताब के कवर पर कुछ बड़े-बड़े शब्द लिखे हैं, क्योंगमिंग देवी रिकॉर्ड। देवियों और सज्जनों, सू जियानजी का नवीनतम कार्य प्रकाशित हो गया है। एक प्रति के लिए केवल 2 स्पिरिट स्टोन। यदि आप वहां से गुजरे तो इसे देखना न भूलें। जैसे ही यह बात फैली, तुरंत ही बहुत से लोग इसे खरीदने के लिए आकर्षित हो गए। जल्दी करो, मुझे एक प्रति दो। मैंने सू जियानजी की पिछली रचना को कई बार पढ़ा है। ये वास्तव में अद्भुत है। ये सही है, मुझे भी सू जियानजी के काम से गहरा प्यार हो गया है। ऐसा लगता है कि आप सभी सज्जन एक ही विचार के हैं। किताबें खरीदने वाले ज्यादातर लोग पुरुष हैं। बेशक कुछ अमीर महिलाएं भी हैं जो क्योंगमिंग देवी रिकॉर्ड की एक प्रति खरीदने के लिए इन 2 आत्मा पत्थरों की उच्च कीमत खर्च करने को तैयार हैं। जब हर कोई खरीदारी करने के लिए दौड़ रहा था, तो दुबले पतले व्यक्ति भी बड़ी मेहनत से वहां पहुंच गए। दोनों आदमी सुंदर थे, हालांकि उनका केवल एक ही लक्ष्य था, क्योंगमिंग की देवी का रिकॉर्ड के नवीनतम संस्करण को हथियाना। दुकानदार, मुझे एक प्रति दे दो। ठीक है। 2 सुंदर पुरुषों के चले जाने के बाद क्योंगमिंग की देवी का अभिलेख पकड़े हुए लंबे आदमी के चेहरे पर अत्यंत आशा भरी मुस्कान दिखी। जब दोनों एक शांत जगह पर आए, छोटे कद वाले आदमी ने चिंतित होकर कहा, राजकुमारी, हम हमेशा बिना अनुमति के महल से बाहर चले जाते हैं। देर सवेर हम पकड़े जाएंगे, है ना? जियोलियान, तुम किस बात से डर रही हो? जब तक तुम्हारी पहचान उजागर नहीं होती, तब तक कोई नहीं जान पाएगा। ये सही है, ये 2 पुरुष न केवल पुरुषों की पोशाक पहने महिलाएं हैं, बल्कि लंबा व्यक्ति जियालियान है, जो महान जिया राजवंश की दूसरी राजकुमारी है, जिसका दर्जा बहुत महान है। और उसके बगल में उसकी निजी नौकरानी जियोलियान है। दोनों वास्तव में परिसु द्वारा लिखित द रिकॉर्ड ऑफ द गॉडेस ऑफ क्योंगमिंग का नवीनतम संस्करण खरीदने के लिए महल से बाहर निकले थे। अब जब उनका लक्ष्य पूरा हो गया तो वे तुरंत महल की ओर लौट आए। जब जियालियान गली में खुशी से चल रही थी, तो अचानक एक छाया उसके सामने आ गई और एक लंबा आदमी उनके रास्ते में आ गया। छोटी बहन, मेरे चाचा के घर में कुछ अच्छी चीजें हैं, क्या तुम उन्हें देखने के लिए मेरे साथ चलना चाहोगी? क्या अच्छी चीजें हैं? क्या यह एक कॉमिक बुक है?
जिया युआन ने अवचेतन रूप से जवाब दिया। फिर उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्या उसके सामने खड़ा तगड़ा आदमी उनकी पहचान को पहचान गया कि वे महिला वेश में पुरुष हैं? हे अंकल का पीछा करो और तुम्हें पता चल जाएगा कि यह क्या है। सांस उजागर हो गई थी। यह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि जिंदन क्षेत्र का एक साधक था। और वह एक राक्षस साधक भी था। जैसे ही आवाज गिरी, दानव साधक ने सीधे हाथ बढ़ाकर जिया युआन के कंधे को पकड़ लिया। वह इस लड़की को वापस ले जाना चाहता था और जादू का अभ्यास करने के लिए उसे दबाना चाहता था। इस समय नौकरानी जियाओलियन ने जोर से चिल्लाया, रुको। तुम जानते हो, वह हमारे महान जिया राजवंश की राजकुमारी है। यदि तुम उसे पकड़ लेते हो तो तुम निश्चित रूप से बिना किसी दफन स्थान के मर जाओगे। ओह, क्या यह ऐसा है? राक्षस साधक ने जियाओलियन को एक थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया और उस छोटी नौकरानी को देखा जो अपनी आंखों में एक मूर्खतापूर्ण नजर से जमीन पर गिर गई थी। महान जिया राजवंश की राजकुमारी के आसपास संरक्षक क्यों नहीं थे और वह ऐसी भूतिया जगह पर कैसे प्रकट हो सकती थी? रुको, इससे पहले कि तुम मुझे बेहोश कर दो, क्या तुम मुझे फिर से मदद के लिए चिल्लाने दोगे? जिया युआन की आवाज में विनती थी। राक्षस साधक के चेहरे पर मजाकिया भाव था और वह गर्व से बोला, तुम चिल्लाओ, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, भले ही तुम्हारा गला टूट जाए। ब्रोकन थ्रोट कौन है? जिया युआन कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अब इस बारे में सोचने का समय नहीं है। उसने अपने दोनों हाथ मुंह के दोनों ओर रखे और तुरही की तरह जोर से चिल्लाई, बचाओ, कोई आओ और मुझे बचाओ, उस अजीब चाचा ने लड़की का बलात्कार किया है। काफी देर तक चिल्लाने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जिया युआन ने अपने सामने खड़े राक्षस साधक को घूरकर देखा। अंत में उसे दया का नाटक करना पड़ा और अपने सामने खड़े बलवान व्यक्ति से विनम्रतापूर्वक कहा, चाचा कृपया नरमी से पेश आएं, मुझे दर्द से डर लगता है। मोशु की आंखें स्वाभाविक रूप से कांप उठीं। बेबी, चाचा तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेंगे। जिया युआन ने हार मानकर अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन वह उस दर्दनाक एहसास का इंतजार नहीं कर सकती थी। लेकिन एक प्लॉप हुआ, ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिर पड़ी हो। उसने उत्सुकता से एक आंख खोली, फिर उसका मुंह तुरंत ओ आकार में खुल गया और उसकी आंखें लगभग सितारों के आकार में बदल गईं। उसके सामने सफेद कपड़े पहने जो आदमी आया वह बेहद खूबसूरत था और जिया युआन को मुस्कुराते हुए देख रहा था। इतना सुंदर, जिया युआन से कुछ बह निकला। खैर, यह उसकी लाड़ है। भाई अमर, आपका नाम क्या है? जियान फैंग, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। इस छोटी लड़की के पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे आपको अपनी जान देनी होगी। अगले ही पल खुद को जियान फैंग कहने वाला व्यक्ति सीधे गायब हो गया। जिया युआन, ये राजकुमारी अंततः भावुक हो गई, लेकिन वह पूरी तरह से हार गई। उसने पहले कभी इतना सुंदर आदमी नहीं देखा था। क्या वह थोड़ी उत्साहित नहीं थी? जहां तक सीधे भाग जाने की बात है, जियान फैंग, ये पता चला है कि इस अमर भाई का नाम जियान फैंग है। जिया युआन ने अपनी लाड़ पोंछी और अंत में देवी की वंगमिंग का रिकॉर्ड खोला, जैसे कि उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि परी भाई चित्रों में पुरुष नायक के समान दिखता है। कच्चा https://www.696.com/txt/10908758130303906 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 A million in return, my senior brother so generous. Chapter 141 WTR LAB WTR lab. बदले में 1 मिलियन, मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट नाम 0.2% #143 अध्याय 143 पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती। दृश्य बदल जाता है। जियान फैंग बिना किसी आवरण के सड़क पर चलता था, जिससे कई महिलाएं साधारण स्वभाव वाले इस आदमी को देखने लगती थीं। वह बहुत सुंदर है। हालांकि किसी भी महिला ने आगे आकर बातचीत शुरू करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जियान फैंग के स्वभाव से पता चलता था कि वह अमरता का साधक था और वह निश्चित रूप से नश्वर महिलाओं को नीची नजर से देखता था। जियान फैंग ने अपना रूप नहीं छिपाया, बल्कि एक सामान्य मनुष्य की तरह सड़क पर चला। उसके मन में अभी भी वही बात घूम रही थी जो अभी घटी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस शाही शहर में अभी भी ऐसे लोग हैं जो पुरुषों की तरह कपड़े पहनना पसंद करते हैं। और उसने बस उसकी जान बचाई, लेकिन वह वास्तव में उसके प्रति प्रतिबद्ध होना चाहता था। यह बहुत अपमानजनक है। जियान फैंग ने मन ही मन शिकायत की, लेकिन सौभाग्य से वह उलझे बिना भाग गया। अब उसके सारे विचार उस चौथी छोटी बहन पर केंद्रित थे, जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था। अगर उसे सही से याद है तो चौथी छोटी बहन भी एक सफेद बालों वाली लड़की थी और वह योंगयुआन नामक विश्वविद्यालय में रहती थी, जो शाही शहर में स्थित था। मेरे प्यारे दोस्त, क्षमा करें, योंगयुआन कैसे पहुंचे? जियान फैंग सड़क किनारे एक दुकान पर आया। स्टॉल का मालिक एक युवा व्यक्ति है जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। स्टॉल पर बेची जाने वाली वस्तुएं कुछ अजीब आकार की लकड़ी की वस्तुएं हैं जिन पर छेद है। योंगयुआन, युवक ने अपना सिर उठाया और जियान फैंग की ओर देखा। अचानक वह जियान फैंग की उपस्थिति से चौंक गया। मैंने मन ही मन सोचा, अगर मैं इतना सुंदर हूं तो मैं किस तरह की लड़की को नहीं पटा सकता। फिर उसे कुछ समझ में आया और उसने गंभीरता से कहा, भाई, योंगयुआन जैसी जगह जाना बहुत महंगा है। तुम मेरे हाथ में मौजूद सामान पर एक नजर क्यों नहीं डालते? ये औरतों से ज्यादा टाइट होने की गारंटी है। बोलते समय उसने एक लकड़ी का बैरलनुमा टुकड़ा उठाया और उसके चेहरे पर कामुक मुस्कान थी। धत्तेरी की, जियान फैंग को अचानक समझ आ गया कि उसके सामने वाला स्टॉल मालिक क्या बेच रहा था। ये पुरुषों की सहनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह उनके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। कोई जरूरत नहीं, बस मुझे बताओ कि योंगयुआन कहां है। ये देखकर कि जियान फैंग अपने उत्पाद को नीची नजर से देख रहा है, युवक ने फिर भी उसे बेचने की पूरी कोशिश की। भाई, ये सामान बहुत मांग में है। अगर आप इस गांव से चूक गए तो आप इस दुकान को नहीं ढूंढ पाएंगे। जियान फैंग, वास्तव में इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये देखकर कि जियान फैंग वास्तव में इसे नहीं चाहता था, स्टॉल मालिक के पास उसे दिशा बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियान फैंग के जाने के बाद वह शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। अमरता की खेती करने की ये दुनिया वास्तव में थोड़ी अपमानजनक है और यहाँ तक कि पवित्र दिल भी प्रकट हो गया है। दूसरी ओर जियान फैंग ने स्टॉल मालिक के निर्देशानुसार शीघ्रता से योंगयुआन का स्थान ढूंढ लिया। यह इमारत एक नदी पर स्थित है और यह नदी पूरे शहर से होकर गुजरती है और नदी पर अनगिनत नावें तैरती रहती हैं। इन जहाजों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही माल और लोगों को ले जाता है। अधिकांश नावें साहित्यकारों और गणमान्य व्यक्तियों से भरी हुई थी जो कविताएं पढ़ रहे थे और लिख रहे थे। बेशक कुछ नावें फूलों की होती हैं और उनमें कई उच्च गुणवत्ता वाली लड़कियां होती हैं। जियान फैंग ने नदी की ओर 2 बार देखा, फिर सीधे यहोंग प्रांगण में चला गया और फिर चौथी कनिष्ठ बहन सुयुई का ठिकाना खोजने के लिए अपनी चेतना को फैलाया। अरे ये युवक, कृपया यहाँ आओ। जियान फैंग को देखने के बाद एक बूढ़ी औरत कई लड़कियों के साथ तुरंत वहां आ गई। जियान फैंग को इस बार कुछ करने की जरूरत नहीं थी और वह वेश्यालयों में रहने वाली आम महिलाओं को बिल्कुल भी नीची नजर से नहीं देखता था। उसने सीधे कहा, मैं परिसु को देखने आया हूँ, कृपया उसे उससे मिलवाएं। ये युवा स्वामी परिसु आगंतुकों को नहीं देखता है। इससे पहले कि बूढ़ी औरत बोलना समाप्त करती, उसने जियान फैंग के हाथ में मुट्ठी के आकार का एक परिस्रोत प्रकट होते देखा। ये चीज आत्मा पत्थर से भी अधिक मूल्यवान है। परिसु के पास बहुत समय है। मास्टर, 1 मिनट रुकिए, हम अभी व्यवस्था कर देंगे। बूढ़ी औरत किताब पलटने से पहले ही बेहोश हो गई। परिस्रोत को स्वीकार करने के बाद बूढ़ी औरत ने तुरंत बैठक की व्यवस्था शुरू कर दी। दूसरी ओर जियान फैंग ने एक जगह ढूंढ ली और चुपचाप बैठ गया। हालांकि तथ्य यह है कि उन्होंने लापरवाही से परिस्रोत को निकाल लिया, फिर भी कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन चूंकि वह भीड़-भाड़ वाली जगह पर था, इसलिए उसने जियान फैंग पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार शाही दरबार में कानून लागू करने वाले लोग कठोर भोजन खाकर बड़े नहीं हुए थे। ठीक तभी अचानक चमकीले लाल कपड़े पहने एक आदमी हाथ में पंखा थामे अंदर आया। जैसे ही वह अंदर आया, उसने यहोंग कोर्टयार्ड में सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसके पीछे नेसेंसो स्टेज के 2 गार्ड थे। क्या ये झाओ गुफू से मिस्टर झाओ कियान नहीं है? वे फिर से परिसु को देखने आए हैं। ये निश्चित रूप से सच है। ऐसा कहा जाता है कि झाओ कियानसु जियानजी का मेहमान बनना चाहता था। पहली बार जियानजी का चेहरा देखने के बाद वह चकित रह गया। उसने हर दिन सु जियानजी का पीछा करने के लिए अपनी चाल बदल दी।
तो फिर परिसु सहमत क्यों नहीं हुई? मिस्टर झाओ कियांग को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है ना? लेकिन वह एक प्लेबॉय के रूप में भी जाना जाता है। यहूं प्रांगण में सभी मेहमान धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन ये शब्द जियांग फैंग के कानों तक पहुंचे। ऐसा लगता है कि जिस आदमी ने चौथी जूनियर बहन के लिए परेशानी खड़ी की और उसे दुनिया भर में भटकने और बेघर होने के लिए मजबूर किया, वह ये झाओगान होना चाहिए। निश्चित रूप से जैसे ही वह अंदर आया, झाओ कियांग जोर से चिल्लाया, यहूं युआन के लोगों, मेरी बात सुनो। मैं परिसु को देखना चाहता हूं। कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे देखना जानता हो, वह तुरंत मेरे लिए व्यवस्था कर देगा। ऐसे अहंकारी शब्दों से स्वाभाविक रूप से कई लोग असंतुष्ट हो गए, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। आखिर इस लड़के को अच्छा पिता किसने दिया? आउच! क्या यह मिस्टर झाओ नहीं है? ये वही बुरी औरत थी जो पहले भी थी। वह जियांग फैंग के अनुरोध पर सहमत हो गई, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह दो मेहमानों के बीच टकराव नहीं होने दे सकती थी। वह केवल मुस्कुराकर कह सका, मुझे खेद है, मिस्टर झाओ, परिसु आज ठीक महसूस नहीं कर रही है और मेहमानों से मिलना सुविधाजनक नहीं है। बकवास बंद करो, मैं अभी परिसु को देखना चाहता हूं। झाओ कियान अंदर चला गया और उसके पीछे खड़े गार्डों ने भी उसका रास्ता रोकने वाले लोगों को जोर से धक्का देकर भगा दिया। इस पल एक खूबसूरत महिला सीढ़ियों से नीचे आई और मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। मिस्टर झाओ, हालांकि हम यहूं कोर्टयार्ड में परेशानी पैदा नहीं करते हैं, लेकिन हम परेशानी से डरते नहीं हैं। इसके बारे में ध्यान से सोचो, अगर यह बात झाओ हवेली के व्यक्ति के कानों तक पहुंच गई, तो क्या यह आपकी उम्मीदों से परे होगा? शिसान नियांग, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? झाओ कियान ने उदास भाव से अपने सामने खड़ी खूबसूरत महिला को देखा और उसका मूड बहुत खराब था, लेकिन उसने जो कहा उसने उसके संवेदनशील स्थान को छू लिया। मेरी हिम्मत नहीं है, एक कमजोर महिला के तौर पर मैं कैसे श्री झाओ को धमकी दे सकती हूँ? जैसा कि उसने कहा, झाओ कियान द्वारा शिसान नियांग नामक खूबसूरत महिला ने पहले ही झाओ कियान के चेहरे पर एक जैद हाथ रख दिया था। झाओ कियान अविचलित था, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कहते हुए उसने एक हाथ से शिसान नियांग की गर्दन पकड़ी और उसे एक तरफ फेंक दिया। मुझे खोजो। हाँ, झाओ कियान के पीछे खड़े गार्डों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। जियांग फैंग ने यह दृश्य देखा और स्वाभाविक रूप से अब और इंतजार नहीं कर सका। वह खड़ा हुआ और चुपचाप बूढ़ी औरत के पास आया। और झाओ कियान और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से जियांग फैंग की हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे बताओ परिसु कहाँ है, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। यह बूढ़ी औरत एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर भी सच बोलकर बोली, परिसु अब फूलों की नाव पर है, जो सबसे बड़ी है। धन्यवाद। जियांग फैंग ने झाओ कियान पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई, जो यहाँ पागल हो रहा था, और स्वाभाविक रूप से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने की कोई साजिश नहीं थी। जब उसे चौथी बहन मिल गई तो वह उसे सीधे अपने साथ ले गया। इस बारे में सोच रहा हूँ। जियांग फैंग ने यहूं युआन को सीधे छोड़ दिया। चौथी बहन सु युई को खोजने के लिए नदी पर फूल की नाव पर जाने के लिए तैयार और फिर सीधे चीजों को स्पष्ट कर दिया। कच्चा https://www.696.com/txt/1051758/13051758309 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 142 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट नाम 0.2% #144 अध्याय 144 वरिष्ठ भाई आपको संप्रदाय में वापस ले जाता है। कम से कम 50 मीटर लंबी एक विशाल पुष्प नौक पर प्रथम श्रेणी के संप्रदायों के कई शिष्य यहाँ एकत्रित हुए। बेशक वे यहाँ कविताएं सुनाने नहीं आए हैं, बल्कि वे अलग अलग जगहों से विशेष रूप से यहाँ आते हैं। इसका उद्देश्य केवल महान सुशियान जी से मिलना है, जिनकी दुनिया अमर के रूप में प्रशंसा करती है। इसके साथ ही वह द रिकॉर्ड ऑफ क्योंगमिंग गॉडेस की लेखिका भी हैं। इन लोगों में अधिकतर पुरुष हैं और निश्चित रूप से कुछ संख्या में महिला प्रशंसक भी हैं। सूरज चमक रहा है, फूलों की नाव के डेक पर कई लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या हो रहा है? परिसु क्यों नहीं दिख रही है? हाँ, मैं और मेरा छोटा भाई उत्तर दिशा से आए थे, लेकिन हम यहाँ इस तरह लटके रह गए। अगर मैं परिसु को देख सकूं तो मुझे संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि परिसु एक दुर्लभ सुंदरी है। फूलों की नाव पर सभी लोग भोजन का आनंद ले रहे थे और ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। किसी ने यह नहीं देखा कि फूलों की नाव पर ऊपर घूंघट ओढ़े एक सुंदर आकृति चुपके से नीचे देख रही थी, मानो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को ढूंढ रही हो। हालांकि थोड़ी देर बाद हताश हो गई। फूलों की नाव के डेक पर जिस व्यक्ति को देखने की उसे उम्मीद थी, वह उसे दिखाई ही नहीं दिया। लड़की के पीछे एक अच्छी काठी वाली लाल पोशाक पहने महिला चल रही थी। युवे, अब यहूं युआन में एक मेहमान आया था जो तुमसे मिलना चाहता था। बहनशी, क्या ये फिर से गांग झाओ है? सुआ ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वास्तव में वह लंबे समय से इस झाओ कियान से परेशान है। जब से झाओ कियान ने उसे देखा है, वह उसे परेशान कर रहा है। बेशक सु युई को कोई प्लेबॉय पसंद नहीं होगा और उसके पास पहले से ही कोई है जिसे वह पसंद करती है। नहीं, ऐसा कहा जाता है कि उस आदमी का नाम जियांग फैंग है और वह एक बड़े संप्रदाय का अनुयायी है। जियांग फैंग, सु युई ने धीरे से कहा और फिर उसकी आंखें चमक उठी। इसके तुरंत बाद उसने बहुत उत्साहित होकर उस महिला से कहा, बहनशी, मैं अब वापस जाना चाहती हूँ, क्या ये ठीक है? नहीं, यहाँ मेहमानों का क्या होगा? वे सभी आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं और हम इन लोगों को नाराज नहीं कर सकते। महिला ने सु युई के अनुरोध को निर्णायक रूप से अस्वीकार कर दिया। सु युई को भी पता था कि अब उसके पास यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैं केवल सिर हिलाकर कह सकता हूँ, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। बहन युई, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। लाल कपड़े वाली महिला ने खुश होकर कहा और फिर तैयारी करने लगी। सु युई वहीं खड़ी रही और बुदबुदाई, क्या ये वही हो सकता है? वह व्यक्ति जो अनगिनत बार मेरे सपनों में आया है, मैंने उसे और खुद को देवी क्योंगमिंग का रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रोटोटाइप के रूप में इस्तेमाल किया। मुझे उम्मीद है कि यह वास्तव में वही है। दूसरी ओर जियांग फैंग यहूं युआन से निकलकर सीधे मंडप के पीछे चले गए। अपने सामने शांत नदी को देखते हुए जियांग फैंग बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे नदी पार उड़ गया और सीधे सबसे बड़ी फूलों वाली नाव पर निशाना साधा। मात्र 2 मिनट में जियांग फैंग चुपचाप पीछे से जहाज पर चढ़ गया। जहाज पर किसी को भी वह नहीं मिला। जहाज पर पहुंचने के बाद जियांग फैंग पहले डेक पर चला गया और फिर गलती से एक परिचित व्यक्ति से टकरा गया। वरिष्ठ भाई नी यून, यह आप क्यों हैं? जियांग फैंग ने नी यून को देखा, जो उसके सामने भारी मात्रा में शराब पी रहा था और मांस खा रहा था। उसके साथ एक खूबसूरत महिला भी थी और एक पल के लिए वह थोड़ा उलझन में पड़ गया। नी यून ने भी इस समय जियांग फैंग को देखा और इतना डर गया कि वह जाग गया। जियांग, जूनियर भाई जियांग, क्या संयोग है? यह देखा जा सकता है कि नी यून बहुत शर्मिंदा है। उसे चिंता है कि जियांग फैंग उसकी रिपोर्ट करेगा। संप्रदाय के नियमों में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि संप्रदाय के अनुयायी बिना अनुमति के किसी भी धर्मनिरपेक्ष फूल जहाज पर नहीं चल सकते। जियांग फैंग ने अनजान होने का नाटक किया और कहा, वरिष्ठ भाई नी यून, आप एक संप्रदाय मिशन कर रहे होंगे, है ना? नी यून एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और तुरंत समझ गया कि जियांग फैंग का क्या मतलब था। हाँ, ये सही है, जूनियर भाई जियांग फैंग, वरिष्ठ भाई, मैं वास्तव में एक संप्रदाय मिशन पर हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपसे मिला, जूनियर भाई। दोनों के बीच तुरंत ही दोस्ती हो गई और उनके चेहरों पर अजीब सी मुस्कान आ गई। संक्षिप्त अभिवादन के आदान प्रदान के बाद नी यून ने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। जूनियर भाई जियांग, जब मैं इस बार आऊंगा तो मैं वास्तव में इस पुस्तक के लेखक से मिलना चाहता हूँ। बोलते समय उन्होंने अपने हाथों से देवी क्योंगमिंग के अभिलेख की एक प्रति निकाली और उसे जियांग फैंग को सौंप दिया। जियांग फैंग ने इसे लिया और कुछ पन्ने पलटे। हाँ, ये क्योंगमिंग देवी अभिलेख एक आधुनिक पुस्तक के समान है। इसके अलावा कलाकार का कौशल बहुत उच्च है, जिसके कारण अनुभवी कलाकार जियांग फैंग भी इसे देखने से खुद को रोक नहीं पाते। अन्य लोगों की तो बात ही छोड़िए, जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी। हालांकि कुछ और पन्ने पलटने के बाद जियांग फैंग की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई। धत्तेरी की, इस पेंटिंग में आदमी मुझसे इतना मिलता जुलता क्यों दिख रहा है? और पेंटिंग में दिख रही महिला अज्ञात रूप से चौथी कनिष्ठ बहन सु युई है, जिससे वह कभी नहीं मिली।
छोटे भाई, क्या आपने भी इस पर ध्यान दिया है? नी यूं ने जियांग फैंग की अभिव्यक्ति देखी और जान लिया कि जियांग फैंग क्या सोच रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या थी। शायद परिसु को तुम्हारे जैसे पुरुष पसंद है, इसलिए उसने चित्र में नायक को तुम्हारे जैसा ही चित्रित किया है, छोटे भाई। जियांग फैंग, उन्होंने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह पुस्तक में पुरुष नायक बन जाएंगे। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, अचानक उसके चारों ओर विस्मय की आवाजें गूंजने लगीं और एक आकृति केबिन के ऊपर से नीचे उड़ती हुई दिखाई दी। फिर वह सीधे भीड़ की ओर उड़ गया। देखो, ये परिसु है। हे भगवान, ये तो सचमुच परिसु है, वह मेरी ओर उड़ रही है। पाद, ये स्पष्ट रूप से निचले स्थान की ओर उड़ रहा है। मैं अंततः परिसु से मिली। वह स्पष्ट रूप से घूंघट में है, लेकिन वह एक धुंधली सुंदरता दिखाती है और उसका दिमाग वास्तव में उतना ही राजसी है जितना कि अफवाहें कहती हैं। जैसे ही उन्होंने चांदी के बालों वाली लड़की को नीचे उड़ते देखा, सभी लगभग पागल हो गए। और नीयू ने जियांग फैंग से यहाँ तक कहा, जूनियर भाई जियांग, देखो, परिसु, वह हमारी ओर उड़ रही है, बढ़िया। फिर नीयू की सुस्त निगाहों के नीचे चांदी के बालों वाली लड़की सीधे जियांग फैंग की बाहों में कूद गई। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। जियांग फैंग भी तैयार नहीं था। वह वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। सु युवी को अब उसे नहीं जानना चाहिए। सब कुछ शांत हो गया। उसकी बाहों में लेटी लड़की अपनी तितली जैसी पलकें झपका रही थी। लिहुआ ने वर्षा के साथ जियांग फैंग से कहा, वरिष्ठ भाई जियांग फैंग, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, ठीक है? बहुत खूब। जैसे ही ये शब्द निकले, वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। वे सभी विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी थे और स्वाभाविक रूप से कोई भी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि जिस स्त्री के लिए वे लंबे समय से लालच थे, वह अन्य पुरुषों की बाहों में गिर जाए। हालांकि ये देखकर सभी लोग डर गए कि वह व्यक्ति जियांग फैंग था। जियांग फैंग की प्रतिष्ठा लंबे समय से विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों के बीच फैली हुई है और कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता है। सु युवी के शब्दों का सामना करते हुए जियांग फैंग थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। इसके तुरंत बाद उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, वरिष्ठ भाई आपको संप्रदाय में वापस ले जाएंगे। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि सु युवी को उसकी पहचान क्यों पता थी, लेकिन इस तरह से ये बहुत सारी परेशानी से बचाता है, बस इसे दूर करें। हालांकि उसने बस फूलों की नाव छोड़ने की योजना बनाई थी। कई नावों ने फूल वाली नाव को घेर रखा है और प्रत्येक नाव के अग्रभाग पर एक नवजात आत्मा अवस्था का भिक्षु है। कच्चा https://www.696.com/txt/101758130303913 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8 A million in return, my senior brother so generous. Chapter 143 WTR LAB WTR lab. बदले में 1 मिलियन, मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2%। #145 अध्याय 145 ईश्वर परिवर्तन चरण में एक शक्तिशाली व्यक्ति। सुयु जियांग फैंग की बाहों में से कुड़ गई, जैसे बाहरी दुनिया की किसी भी चीज से उसका कोई लेना देना नहीं था। कमर तक 3000 चांदी के धागे लटक रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जियांग फैंग ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास नीली आंखें थीं। वह बचपन से ही असहाय है, अनाथ है। अगर उसे योंगयुआन में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं मिलता, तो वह राजधानी की सड़कों पर भूख से मर जाती। कुछ साल पहले सु युवी को कुछ अजीब सपने आने लगे। सपने में वह दाउटियन तलवार संप्रदाय की शिष्या बन गई और अपने वरिष्ठ भाई जियांग फैंग से प्यार करने लगी। दोनों अक्सर कुछ अवर्णनीय चीजें करते थे। ये सपने इतने वास्तविक थे कि वह हकीकत में जियांग फैंग से प्यार करने लगी। सु युवी जानती थी कि जियांग फैंग देर सवेर उसे लेने आएगा। अब उसका सपना अंततः हकीकत बन गया है और जियांग फैंग वास्तव में उसे लेने आया है। इस समय अनगिनत आंखें उन दोनों पर टिकी थी, लेकिन सु युवी को अपने दिल में बेहद सुकून महसूस हो रहा था। उसे विश्वास था कि जियांग फैंग सभी समस्याओं को खत्म कर सकता है और उसे यहाँ से निकाल सकता है। इस समय कई नवजात आत्मा चरण शक्तियों की उपस्थिति के कारण फूल नाव पहले से ही अराजकता में थी। ये नवजात आत्मा चरण भिक्षु कौन है? उनके कपड़ों को देखकर लगता है कि वे सभी झाओ गुफू के हैं। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? ये झाओ गुफू से मिस्टर झाओ कियान होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि वह लंबे समय से फेरिसु को पसंद करता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में इतनी बड़ी लड़ाई का कारण बनेगा। हिस्टिल्ड साथी ताओवादी, मुझे पहला कदम उठाने दो। इस घटना में शामिल होने के डर से फूलों की नाव पर सवार सभी संप्रदायों के शिष्य जियांग फैंग से दूर रहे। आखिरकार न तो झाओ गुफू के झाओ कियान और न ही दांतियान तलवार संप्रदाय के वरिष्ठ भाई जियांग फैंग ऐसे अस्तित्व थे जिन्हें वे भड़का सकते थे। जूनियर भाई जियांग फैंग, आखिर क्या हो रहा है? नीयू अभी भी स्थिति को लेकर थोड़ा उलझन में था। वह केवल इतना जानता था कि जियांग फैंग मुसीबत में लग रहा था और यह मुसीबत परिसु से संबंधित थी। ये सुनकर जियांग फैंग ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई नीयू, बस किनारे से देखते रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कहते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी बाहों में लेटे सु युवी की ओर देखा। ये जल्द ही खत्म हो जाएगा, घबराओ मत। जियांग फैंग की बातें सुनकर सु युवी ने धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने जियांग फैंग को छोड़ने की पहल की। जियांग फैंग की हथेली पकड़ ली और उसे अपने गाल पर रखते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, मैं यहीं आपका इंतजार करूंगी। जियांग फैंग मुस्कुराया और फिर उन दर्जन भर नवजात आत्मा चरण भिक्षुओं का सामना करने के लिए मुड़ा जोड़ने वाली नाव पर सवार थे। इन नवजात आत्मा भिक्षुओं के बीच झाओ कियान गुस्से से लगभग पागल हो रहा था। उसने वास्तव में देखा कि जिस स्त्री को वह पसंद करता था, वह किसी अन्य पुरुष की बाहों में समा गई। नहीं, परिसु केवल उसकी हो सकती है। इस बार वह न केवल 12 नवजात आत्मा मंच भिक्षुओं को लेकर आए। देव परिवर्तन अवस्था में एक साधु भी गुप्त रूप से उसका अनुसरण कर रहा है, इसलिए इसे बिल्कुल मूर्खतापूर्ण कहा जा सकता है। लड़के, तुम कौन हो? तुमने मुझसे एक औरत चुराने की हिम्मत कैसे की? झाओगान एक भूखे भेड़िए की तरह जियांग फैंग को घूर रहा था। जियांग फैंग ने भौहें सिकोड़ी। फिर उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? जियांग फैंग की नजर में ये झाओ कियान सिर्फ एक तो कच्चा खलनायक है। झाओ कियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे एहसास हुआ कि जियांग फैंग उसे डांट रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी गर्दन गुस्से से मोटी हो गई। उसके जन्म के बाद ये पहली बार था जब किसी ने उसे इस तरह डांटा था। चलो पहले मैं इस आदमी को मार डालूं। 12 नवजात आत्मा चरण शक्तियां तुरंत आगे बढ़ीं और जियांग फैंग को पकड़ने की कोशिश करने लगी। जियांग फैंग ने अपना समय लिया और सु युवी को पहले कांस्य शिवालय में ले गया। इसके तुरंत बाद उसने पहले प्राप्त किए गए शाही हथियार के 2 टुकड़े निकाले और 2 टुकड़े सीधे उसके हाथों में एक पूर्ण शाही हथियार में संयोजित हो गए, वाइल्ड स्काई ग्रीन ड्रैगन हेल्बर्ड। एक क्षण में विशाल नीली रोशनी ने प्रकाश का एक स्तंभ बना दिया, जो पूरे विश्व को जोड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। जियांग फैंग के प्रकाश स्तंभ से बाहर निकलने के बाद उसका स्वभाव नाटकीय रूप से बदल गया। वह सौम्य और सुरुचिपूर्ण से युद्ध के देवता में बदल गया, जो ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी प्राचीन युद्ध के मैदान से बाहर आया हो। उसने चुपचाप अपने शरीर में उमड़ती हुई शक्ति को महसूस किया और अपने हृदय में चुपके से आह भरी। ये वास्तव में एक शाही हथियार है। भले ही इसने अभी तक अपने मालिक को नहीं पहचाना है, लेकिन ये पहले से ही इतनी शक्तिशाली ताकत का प्रयोग करने में सक्षम है। मुझे डर है कि यह बॉक्स में मीचेन से कम शक्तिशाली नहीं है। जियांग फैंग को इस तरह देखकर झाओ कियान के अधीन सभी नवजात आत्मा चरण के भिक्षु वहीं रुक गए। तुम अभी भी खड़े होकर क्या कर रहे हो? मुझे चो दो। झाओ कियान इस समय इतनी परवाह कैसे कर सकता था? उसका अभिमान उसे बिल्कुल भी असफल नहीं होने देता था। आदेश प्राप्त करने के बाद ये नवजात आत्मा चरण भिक्षु अंततः दबाव के बावजूद जियांग फैंग की ओर बढ़े। पहला भिक्षु जो जियांग फैंग के हथियार की ओर दौड़ा, वह एक लंबी तलवार थी। जिक्सियाओ तलवार तकनीक। इस भिक्षु के हाथ में तलवारबाजी वास्तव में एक पृथ्वी स्तर की तलवारबाजी थी। ये बेहद उत्तम लग रहा था, लेकिन जियांग फैंग की नजर में ये खामियों से भरा था। हालांकि दूसरों की नजर में जिक्सियाओ तलवारबाजी को एक प्रसिद्ध तलवारबाजी माना जाता है। तलवारबाजी का ये सेट ताओवादी जिक्सियाओ नामक एक आकस्मिक साधक से आता है। उसने तलवारबाजी के इस सेट का उपयोग कई राक्षस साधकों को मारने के लिए किया है, इसलिए तलवारबाजी का ये सेट व्यापक रूप से प्रसारित होता है। ये वास्तव में जिक्सियाओ तलवार तकनीक है, लेकिन बस इतना ही। हाँ, वरिष्ठ भाई जियांग फैंग निश्चित रूप से डरे हुए नहीं हैं।
वरिष्ठ भाई जियांग फैंग की तलवारबाजी देखकर मैं पूरी तरह से शांत महसूस कर रहा हूं और यहां तक कि हंसना भी चाहता हूं। फूलों की नाव पर सभी के दिल में एक ही विचार था, यानी जियांग फैंग जिक्सियाओ की तलवार तकनीक से बिल्कुल भी नहीं डरता था। वास्तव में, जैसा कि सभी को उम्मीद थी, सच्चाई ये थी कि इस नवजात आत्मा अवस्था भिक्षु को जियांग फैंग ने सिर्फ एक मुठभेड़ में ही मार डाला। एक मक्खी को मारने की तरह इस युवानिंग साधक को आयामयूनीकरण हमले द्वारा बुरी तरह पीटा गया। उसके पीछे खड़े अन्य युवानिंग साधक अचानक रुक गए, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, जैसे कोई अदृश्य दीवार उनके सामने आ गई हो। ओह, क्या तुम अब भी लड़ने जा रहे हो? जियांग फैंग ने उजाड़ आसमानी नीला ड्रैगन परशु पकड़ लिया और इन युवानिंग साधकों को देखकर मुस्कुराया। एक नजर से ही झाओगो हवेली के ये साधक अपने सिर पर ठंडा पसीना लेकर पीछे हट गए और मरने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बेवकूफ, क्या बकवास है। झाओ कियांग गुस्से में खुद जियांग फैंग को मारना चाहता था, लेकिन उसकी साधना केवल जिंदन चरण में थी और वह जियांग फैंग का प्रतिद्वंदी बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। सौभाग्य से हुआशिन स्टेज पर उनके पास एक छाया रक्षक भी था। मिस्टर जू, जल्दी से आओ और मेरे लिए इस बच्चे को मार डालो। जैसे ही यह आवाज गिरी, एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी आसमान में प्रकट हुआ। कोई नहीं जानता था कि वह वहां कैसे आया, उसकी आकृति भूत जैसी थी। इस व्यक्ति का नाम जुमाओ है, जो झाओ राज्य हवेली का गुप्त रक्षक है और कभी झाओ राज्य हवेली के राजकुमार झाओ का निजी रक्षक था। उन्होंने झाओ कियांग को बड़ा होते देखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने झाओ कियांग को कोई गलती करने की अनुमति नहीं दी। मास्टर, ये सचमुच आखिरी बार है, अगली बार मैं इन बातों के बारे में केवल तुम्हारे पिता को ही बता सकता हूं। जुमाओ ने गंभीरता से कहा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि झाओ कियांग को सू युवेई नाम की लड़की मिलने के बाद वह अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगा और कमशालीन हो जाएगा, ताकि वह राजकुमार झाओ को स्पष्टीकरण दे सके। झाओ कियांग ने अधीरता से कहा, मुझे पता है। जुमाओ ने फिर कुछ नहीं कहा, बल्कि अपना सिर घुमाकर जियांग फैंग की ओर देखा। बेटा, मैं जुमाओ हूं, तुम मेरे हाथों मरने के लिए काफी गर्व महसूस करते हो। जियांग फैंग का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा और वह अपने सामने खड़े बुरे आदमी को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया। तो उन्होंने सीधे कहा, माफ कीजिए, मैं उन्हें नहीं जानता। कच्चा https://www.696.com/txt/1051758/13030381303069116 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 144 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2% #146 अध्याय 146 बहुत अभिमानी बहुत ज्यादा अहंकारी। जुमाओ ने ठंडी सांस ली और कहा, बेटा, मैंने कभी इतना घमंडी व्यक्ति नहीं देखा। आप इसे आज देखेंगे। जियांग फैंग ने अपनी हथेलियां फैला दी, उसके चेहरे पर अभी भी हल्की मुस्कान थी। जियांग फैंग की बातों से जुमाओ इतने क्रोधित हुए कि उनकी दाढ़ी हिलने लगी। दरअसल उन्हें एक युवक ने अपमानित किया था। अगर जियांग फैंग को पता होता कि वह क्या सोच रहा है, तो वह निश्चित रूप से उस पर व्यंग्य करता। इस बुरे आदमी ने दुष्टों की मदद की और फिर भी खुद को वरिष्ठ कहने की हिम्मत की। जियांग फैंग के घमंडी शब्दों को सुनने के बाद उसके आसपास के सभी लोग जियांग फैंग के लिए चिंतित हो गए। वह ईश्वर परिवर्तन चरण में एक मजबूत आदमी था। ईश्वर परिवर्तन चरण के नीचे हर कोई चीटी है। ईश्वर परिवर्तन चरण में एक साधक, भले ही नवजात आत्मा चरण में 100 साधक आगे बढ़ जाएं, वह बस एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहा एक मैजिस है और जियांग फैंग इसका अपवाद नहीं हो सकता। जूनियर भाई जियांग फैंग, क्या आप वाकई आश्वस्त हैं? नीयुन, जो एक तरफ खड़ा था, इतना घबरा गया था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह केवल गुप्त रूप से प्रार्थना कर सकता था कि जियांग फैंग जुमाओ के हाथों बच जाए। ऐसा नहीं था कि वह जियांग फैंग पर विश्वास नहीं करता था, परंतु आध्यात्मिकरण चरण में साधक की शक्ति नवजात आत्मा चरण में साधक की शक्ति को पूरी तरह से कुचल देती थी। यह संपूर्ण कृषि जगत द्वारा साझा की गई सामान्य समझ थी। इस समय उसके चारों ओर असंख्य जयकारे गूंज उठे। भाई जियांग फैंग, आओ। क्या वह झाओ राज्य हवेली का एक नौकर नहीं है? उसे पीट दो। मैं लंबे समय से झाओ कियांग को नापसंद करता रहा हूं। इस आदमी ने वास्तव में परिसू को पाने की हिम्मत की। ये सरासर घृणित है। भाई जियांग फैंग, तुम्हें जीतना ही होगा। ... फूलों की नाव पर सवार सभी लोगों ने जियांग फैंग का समर्थन किया। यह देखा जा सकता है कि जियांग फैंग की प्रतिष्ठा लंबे समय से विभिन्न संप्रदायों में व्याप्त है। पुरुष और महिला दोनों ही उनके समर्थक हैं। ऐसा लगता है कि वह एक तरह का आध्यात्मिक विश्वास बन गया है। जियांग फैंग खुद भी थोड़ा हैरान था, वह इतना प्रसिद्ध क्यों है? उन्हें यह नहीं पता था कि उनका चित्र पहले से ही बाजार में बिक रहा था। इससे भी बढ़कर वह द रिकॉर्ड ऑफ द गॉडेस ऑफ क्यूंगमिंग में नायक है। उसके लिए लोकप्रिय न होना बहुत मुश्किल है। दाउटियन सीक्रेट डायरी की आखिरी यात्रा सिर्फ एक फ्यूज थी। दूसरी ओर जुमाओ का चेहरा लाल हो गया था। उसे पता था कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। जादुई खजाना निकालने के बाद जुमाओ ने सीधे जियांग फैंग पर हमला किया। उसका हथियार एक बैंगनी लौ की थी, जिसमें से बैंगनी लौ निकलती थी। यह एक अत्यंत दुर्लभ विचित्र अग्नि निकली। बेटे, इस आग को पर्पल हॉट फ्लेम कहा जाता है। इसे अच्छी तरह महसूस करो। हा हा। सभी की नजरों के सामने भड़की हुई बैंगनी लौ ने तुरंत जियांग फैंग को अपनी चपेट में ले लिया। अरे नहीं, क्या वरिष्ठ भाई जियांग फैंग मुसीबत में पड़ जाएंगे? तुम्हें किस बात का डर है? वरिष्ठ भाई जियांग फैंग साधना की दुनिया में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। ऐसा व्यक्ति यहां नहीं मर सकता। लेकिन ये तो अजीब आग है। ... कई लोग चिंतित थे कि जियांग फैंग इस अजीब आग से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और विपरीत पक्ष के लोगों का समूह उपहास करने लगा। वे एल्डर जू की पर्पल हॉट फ्लेम के बारे में जानते थे। अगर आपको इसका थोड़ा सा भी हिस्सा मिल जाए तो आपका शरीर आग में बदल जाएगा। ये 30 सबसे अजीब आग में से एक थी। झाओ कियांग ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने मुझसे एक औरत को छीनने की हिम्मत की। तुम ये जाने बिना ही मर जाओगे कि तुम कैसे मरे। उन्होंने अनुमान लगाया कि सू युवेई को जियांग फैंग द्वारा एक छोटी सी दुनिया में ले जाया जाना चाहिए था। क्लेश काल में कुछ शक्तिशाली लोग अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर में एक छोटा सा संसार छोड़ जाते थे। इस तरह की छोटी सी दुनिया हर साधक के लिए एक खजाना है। उसकी नजर में जियांग फैंग के शरीर में एक बहुत छोटी सी दुनिया है और उसे केवल समय आने पर इसे बाहर निकालने की जरूरत है। अचानक असामान्यता तेजी से बढ़ गई। बैंगनी हृदय ज्वाला जो मूल रूप से जियांग फैंग को लपेटे हुए थी, अचानक बुझ गई और जियांग फैंग वहीं खड़ा था। ऐसा कैसे हो सकता है? तार्किक रूप से कहें तो जियांग फैंग को पर्पल हॉट फ्लेम की नाकाबंदी को तोड़ने में सक्षम नहीं होना चाहिए था, लेकिन वह प्रभावित था और वह हिलता भी नहीं दिख रहा था। क्या आप इतना ही कर सकते हैं? जियांग फैंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। बाद में वह और अधिक समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था और सीधे अपने हाथ में उजाड़ स्काई ब्लू ड्रैगन हेलबर्ट को घुमाया और फिर उसे जुमाओ के माथे पर जोर से मार दिया। उनकी गति वास्तव में आध्यात्मिकता के स्तर तक पहुंच गई और उसके हाथ में रखा शाही हथियार पुनर्जीवित हो गया और एक हरे रंग का ब्राह्मण ड्रैगन का सिर जियांग फैंग की हरकतों का अनुसरण करते हुए परशु से उभरा। गर्जना गर्जना गर्जना। अजगर की भयानक दहाड़ से कई लोग खड़े भी नहीं हो सके। हालांकि उनकी आंखें हवा में चल रही लड़ाई पर टिकी हुई थी और उनके सभी चेहरों पर भय दिख रहा था। क्या यह अभी भी नवजात आत्मा अवस्था में है? मृत्यु की तलाश में जुमाओ को यह एहसास नहीं हुआ कि जियांग फैंग के हाथ में जो हथियार था वह उसकी बैंगनी लौकी से थोड़ा अधिक शक्तिशाली था और वह सीधे ऊपर चला गया। बैंगनी लौकी उसके हाथ में अनगिनत बार बड़ी हो गई थी। तभी दोनों में टक्कर हो गई। जुमाओ ने स्पष्ट रूप से देखा कि उसकी लौकी पर दरारें आ गई थी, जो नंगी आंखों से भी दिखाई दे रही थी और फिर वह एक सांस से भी कम समय में टूट गई। तभी उजाड़ आसमानी नीला ड्रैगन हालबर्ट सीधे उस पर गिर पड़ा। नहीं, टकराना। जुमाओ का शरीर राख में बदल गया, ठीक उसी तरह जैसे पहले युवानिंग साधक का भाग्य हुआ था। बस इतना ही कि इस बार झटका थोड़ा बड़ा था। अरे, एक हुआजिन साधक को एक युवानिंग साधक ने मार डाला। क्या मैं सपना देख रहा हूं? देखो ये कौन है? ये वरिष्ठ भाई जियांग फैंग है। ये बहुत अपमानजनक है। वरिष्ठ भाई जियांग फैंग हमेशा एक भगवान है। ... पुष्प नॉक पर सवार विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी सभी अचंभित थे।
जू माओ से निपटने के बाद झाओ कियांग का अनुसरण करने वाले युवान चरण के साधक एक दूसरे से अधिक तेजी से भागे। इस समय उन्हें यहाँ रहकर मरने की हिम्मत नहीं थी। जियांग फैंग को अपनी ओर आते देख झाओ कियान इतना डर गया कि उसके पैर लंगड़े हो गए। वह पीछे की ओर गिर पड़ा और भयभीत होकर बोला, यहाँ मत आओ, मेरे पिता झाओ तियानदाओ हैं, झाओ वानफू के राजकुमार। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मेरे पिता तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे। सच में जियांग फैंग को बिल्कुल भी डर नहीं था, चाहे उसका पिता कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह अपने स्वामी जितना शक्तिशाली था। वह झाओ कियांग के सामने चला गया और उसके सामने खड़े आदमी को उजाड़ आसमानी नीले ड्रैगन हेल्मेट से मारना चाहता था, लेकिन उसने इसके बारे में सोचने के बाद इसे दूर रख दिया। मुर्गे को मारने के लिए कसाई के चाकू का इस्तेमाल क्यों करें। जियांग फैंग को अपना हथियार रखते देख झाओ कियांग ने सोचा कि अब उसे मरना नहीं पड़ेगा। हालांकि अगले ही पल जियांग फैंग ने उसे थप्पड़ मारकर मार डाला। इस आदमी ने राजधानी में सभी तरह के बुरे काम किए हैं और अब वह चौथी छोटी बहन को निशाना बना रहा है। जियांग फैंग स्वाभाविक रूप से उसकी जान नहीं बख्श सकता। ये सब करने के बाद जियांग फैंग ने उड़ने वाली नाव को बुलाया और सू युवेई को वापस संप्रदाय में ले जाने के लिए तैयार हो गया। अचानक एक दर्जन से अधिक आकृतियों ने उड़ती हुई नाव को घेर लिया। मुख्य भूमिका में मौजूद मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी परिवर्तन की अवस्था में था। ये लोग राजधानी के गश्ती दल थे जो जिनवे के अस्तित्व के बराबर थे। महामहिम राजधानी में उपद्रव मचा रहे हैं, क्या आप ऐसे ही चले जाएंगे। जियांग फैंग ने अपनी बाहें उठाई और कहा, मैंने परेशानी पैदा करने की पहल नहीं की, लेकिन मैंने खुद को दरवाजे तक आने के लिए परेशान किया। जियांग फैंग के अभिमानी रूप को देखकर वेई वू का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। राजधानी में गश्ती दल के कप्तान होने के नाते खबर मिलते ही वे यहाँ पहुंचे। बस झाओ कियांग की हत्या का दृश्य देखने को मिला। झाओ कियांग राजकुमार झाओ का पुत्र है। चाहे कुछ भी हो, उसे जियांग फैंग को अपने पास रखना ही होगा। कच्चा https://www.chennoshu.com/txt/10982.com/13035886030300920। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5 मिलियन इन रिटर्न माय सीनियर ब्रदर सो जेनरस चैप्टर 145 WTR LAB WTR लैब। बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है। #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट नाम 0.2% #147 अध्याय 147 राजधानी छोड़ना। हमारे साथ आओ। वेई वू ने देखा कि जियांग फैंग का रुकने का कोई इरादा नहीं था और वह कार्रवाई के लिए तैयार था। जियांग फैंग निश्चित रूप से यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने सीधे अपनी पहचान बता दी। मैं दाओटियन तलवार संप्रदाय से जियांग फैंग हूँ। क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं। जैसे ही यह कहा गया, गश्ती दल के अन्य सदस्य काफी आश्चर्यचकित थे। महान जिया राजवंश के साधकों के रूप में उन्होंने स्वाभाविक रूप से दाओतन गुप्त क्षेत्र में जो कुछ हुआ उस पर ध्यान दिया। कप्तान के रूप में वेई वू का चेहरा उतर गया। अब जाकर उसे पता चला कि उसके सामने खड़ा युवक प्रसिद्ध जियांग फैंग था और फूलों की नाव से आने वाली चीखों ने भी इसकी पुष्टि कर दी। ऐसा कहा जाता है कि दाओतन गुप्त क्षेत्र में जियांग फैंग नामक इस तियानजियाओ ने न केवल राक्षस भिक्षुओं के षड्यंत्र को कुचल दिया, बल्कि अकेले युवानिंग चरण के शिखर पर 2 पत्थर की मूर्तियों को भी हराया। बेशक ये सबसे भयानक नहीं है। जियांग फैंग के गुरु महान जिया राजवंश के उन कुछ शक्तिशाली लोगों में से एक हैं जो क्लेश चरण तक पहुंच गए हैं। बस इसी बात के आधार पर मूलतः किसी ने भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। इस बारे में सोच रहा हूं। वेई वू ने तुरंत अपने तिरस्कारपूर्ण रवैये पर काबू पाया और प्रसन्न चेहरे के साथ कहा, ये दाओतियान तलवार संप्रदाय से साथी दाओवादी जियांग फैंग निकला। मैं अदूरदर्शी और अपमानजनक हूं। क्या आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अभी जो कुछ हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी झाओ कियान पर है ना। हाँ, जियांग फैंग ने हल्का सा सिर हिलाया। उसे थोड़ा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि वेई वू ने वास्तव में उसके एक तरफा बयान के आधार पर उसे जाने देने का फैसला किया। इससे वह वेई वू की ओर देखने लगा। गश्ती दल के जाने के बाद जियांग फैंग ने सीधे युद्ध के देवता की उड़ान वाली नाव को चलाया और रास्ते में किसी भी अन्य बाधा का सामना किए बिना सही और गलत की जगह राजधानी को छोड़ दिया। जियांग फैंग की पहचान जानने के बाद अंधेरे में रहने वाले कुछ शक्तिशाली लोग भी चुप हो गए। आखिरकार किसी ने भी जियांग फैंग के गुरुजी जियू को उकसाने की हिम्मत नहीं की। जियांग फैंग के चले जाने के बाद वेई वू ने अपने एक आदमी से कहा, जल्दी करो, झाओ कियांग की मौत की खबर तुरंत राजकुमार झाओ को बताओ और उसे सच बताओ। लोगों ने तुरंत ऑर्डर लिया और चले गए और वेई वू ने स्वयं शेष टीम के सदस्यों के साथ जांच के लिए घटनास्थल को अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया। अंत में निकाला गया निष्कर्ष वास्तव में जियांग फैंग के वर्णन के अनुरूप था। इस झाओ कियांग ने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया था जिसे उसे उकसाना नहीं चाहिए था। जियांग फैंग द्वारा थप्पड़ मारकर मार डालना भी एक उचित सजा थी। वेई वू को और भी अधिक भयभीत करने वाली बात यह थी कि उनके आने से पहले जियांग फैंग ने अकेले ही ईश्वर परिवर्तन चरण में एक साधक को मार डाला था। इससे उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। यदि अभी उससे कोई संघर्ष हुआ होता तो क्या वह मारा नहीं जाता। क्या कृष्णों की युवा पीढ़ी इतनी अपमानजनक हो गई है। एक ही समय पर फूलों की नाव पर जियांग फैंग को सफलतापूर्वक निकलते देखकर नीहू को थोड़ी राहत मिली। उसने उस दिशा की ओर देखा जिधर जियांग फैंग गया था और वह कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। जूनियर भाई जियांग फैंग, आप हमेशा हमारी उम्मीदों से परे रहते हैं। मुझे डर है कि यहाँ खबर फैलने के बाद कई बहनें और भाई आपसे प्यार करने लगेंगे। केबिन के शीर्ष पर एक आकृति भी उस दिशा की ओर देख रही थी जिधर उड़ती हुई नाव रवाना हुई थी। ये वही महिला थी जिसने पहले सू युवेई से बात की थी और वह वही थी जो व्यक्तिगत रूप से सू युवेई को योंगयुआन लेकर आई थी। सू युवेई को जियांग फैंग द्वारा ले जाते देख वह भी सचमुच खुश थी। युवेई, मुझे आशा है कि तुम खुशी से रह सकोगे। दृश्य बदल गया। युद्ध देवता की उड़ान वाली नाव पर जियांग फैंग ने राजधानी के क्षेत्र को छोड़ने के बाद शिवालय की दुनिया से सू युवेई को रिहा कर दिया। जैसे ही लड़की बाहर आई उसने जियांग फैंग को कसकर गले लगा लिया। जियांग फैंग के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह उसे कुछ देर तक गले लगाए रखे और फिर उससे पूछा कि वह उसके मामलों के बारे में कैसे जानती है। सू युवेई स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं छिपाती थी, लेकिन उसके गाल हमेशा लाल रहते थे। कुछ साल पहले से मुझे हर रात कुछ सपने आते रहे हैं। स्वप्न की शुरुआत में मुझे वरिष्ठ भाई जियांग फैंग ने बचाया था और फिर मैं आपकी छोटी बहन बन गई। धीरे धीरे हम एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। फिर हम अक्सर वही काम करते थे जो जोड़े अक्सर करते हैं। फिर सू युवेई के शब्द और अधिक गलत होते गए। शुरू से अंत तक क्या जुड़ा है। इसमें चापलूसी क्या है। क्या है बुढ़े आदमी। सू युवेई ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्पष्ट शब्द कहे। यदि वह हर समय शर्माती नहीं रहती तो वह 10 साल की अनुभवी ड्राइवर होती। ठीक है, कहने की कोई जरूरत नहीं है, पहले वापस जाओ और आराम करो। जियांग फैंग ने सू युवेई की सहमति की प्रतीक्षा किए बिना उसे वापस शिवालय की दुनिया में फेंक दिया। वैसे भी ज़ियाओ उसे बाहर रहने के लिए जगह की व्यवस्था करने में मदद करेगी। ये सब करने के बाद जियांग फैंग गहरी सोच में पड़ गया। सू युवेई के पास वास्तव में खेल में कुछ यादें हैं और यह एक निश्चित रेखा में यादें होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि ये दुनिया वास्तव में गलत है। हालांकि यह कोई बुरी बात नहीं लगती क्योंकि सू युवेई की याद में जियांग फैंग बुरा नहीं हुआ था या शायद उसके बुरा बनने के बाद सू युवेई को कोई सुराग नहीं मिला। संक्षेप में कहें तो जैसे ही दोनों मिले सू युवेई की उनके प्रति अनुकूलता सीधे तौर पर भयावह 90 अंक तक पहुंच गई। पुरुष महिला संबंधों की उस परत को तोड़कर निश्चित रूप से बहुत बड़ा सुधार लाया जाएगा जो एक अप्रत्याशित आश्चर्य है। सिस्टम अपग्रेड होने के बाद वह सीधे सू युवेई से जुड़ सकता है। ओह, मैं तो भूल ही गया था, इस बार फसल भी आ रही है। जियांग फैंग ने खुद से कहा। फिर उसने अंतरिक्ष वलय से एक छोटी पारदर्शी बोतल निकाली। अंदर एक बैंगनी ज्वाला बंद थी जो कि शक्तिशाली जुमाओ द्वारा देव परिवर्तन चरण में छोड़ी गई बैंगनी हृदय ज्वाला थी और विचित्र आग की सूची में 28वें स्थान पर थी। इस विचित्र आग को एक अप्रत्याशित आश्चर्य माना जा सकता है। जब इसे जियो योरू को दिया जाता है तो यह अजीब आग की सूची में शीर्ष 10वें स्थान पाने वाली एक अजीब आग लौटाने की संभावना है जो निश्चित रूप से जियो योरू की ताकत में काफी सुधार करेगी। जियांग फैंग सीधे दाओतियान तलवार संप्रदाय में वापस नहीं लौटा बल्कि पूर्वी क्षेत्र की ओर चला गया।
डोंगजिंग जाने का केवल एक ही उद्देश्य था, वह था सर्प लोगों को अस्थायी रूप से गुप्त क्षेत्र में वापस भेजना ताकि वे वहां स्वतंत्र रूप से विकास कर सकें। उसके हाथ में गुप्त क्षेत्र की कुंजी थी, जिससे दाओतन गुप्त क्षेत्र अब साधना पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता था। अभी आधा दिन ही बीता था, जियांग फैंग दाओटियन गुप्त क्षेत्र में पहुंच गया था। उसने सबसे पहले ध्यान से चारों ओर देखा और पुष्टि की कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, और फिर उसने अंतरिक्ष में सील किए गए जियांग फैंग लियुंकिन को बाहर निकाला। शियाओए, गुप्त क्षेत्र खोलो। आत्मा लड़की ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और तुरंत जियांग फैंग के निर्देशों का पालन किया और एक अंतर खोल दिया। जियांग फैंग ने उसके बालों को छुआ और कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। शियाओए को सिर पर थपथपाने की जरूरत नहीं है। अगर गुरु वास्तव में मुझे पुरस्कृत करना चाहते हैं तो मुझे कुछ शारीरिक तरल पदार्थ क्यों नहीं देते। आत्मा लड़की ने अपनी आंखों में प्रत्याशा के साथ अपने गुलाबी होंठ चाटे। जियांग फैंग, ये कैसे अश्लील शब्द हैं। उसने उनकी उपेक्षा की और गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया। उसके पीछे खड़ी आत्मा लड़की के चेहरे पर थोड़ी निराशा दिखी, लेकिन जल्द ही वह जियांग फैंग के पीछे गुप्त क्षेत्र में चली गई। जियांग फैंग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद सीधे केंद्र में आया। यह एक खाली क्षेत्र है। जियांग फैंग ने हल्की सी आह भरी, फिर कांस्य शिवालय निकाला और शियाओयू से कहा कि वह इस स्थान पर वह मृदयान स्थापित करे जहां सांप लोग रहते थे। कच्चा https://www.696.com/txt/1051758/130303923 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 146 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2% #148 अध्याय 148 गंजा और मजबूत बनना। जियांग फैंग को निचोड़कर सुखा दिया गया। उसके शरीर की सारी आध्यात्मिक शक्ति शियाओयू को दे दी गई और फिर नखलिस्तान को गुप्त क्षेत्र में रख दिया गया। इस समय मूल रूप से निर्जन मैदान पर एक विशाल उद्यान प्रकट हो गया था। यह अचानक प्रकट हुआ भूभाग अपने आसपास के क्षेत्र से सैकड़ों मीटर ऊंचा था। दूर से देखने पर यह बहुत ही शानदार लगता है। उसके बाद एमिलिया ने जियांग फैंग को अपने शयन कक्ष में खींच लिया और उसे एक बार फिर से ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे निचोड़ा जा रहा हो। काम खत्म करने के बाद दोनों नखलिस्तान के किनारे पर टहलने लगे। नखलिस्तान का किनारा एक चट्टान बन गया है और दूर के दृश्य आसानी से देखे जा सकते हैं। क्षितिज पर सुनहरा सूर्यास्त हो रहा था और यहाँ तक कि सूर्य भी सुनहरे चक्र में बदल गया था, जिसने पृथ्वी को सुनहरे पीले रंग में रंग दिया था और उसके चारों ओर सब कुछ ऐसा ही था। जियांग फैंग, तुम वापस आओगे, है ना? एमिलिया की लाल आंखें भविष्य के लिए उम्मीदों से भरी थीं और उसने जियांग फैंग के लिए अपना प्यार नहीं छुपाया। जियांग फैंग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, मैं किसी भी समय वापस आऊंगा। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने जियांग फैंग लियुंकिन को एमिलिया को सौंप दिया। उन्होंने आगे कहा, यदि आप मुझे याद करते हैं तो आप किसी भी समय जियाओई को बता सकते हैं और फिर मुझे खोजने के लिए दाओटियन तलवार संप्रदाय में आ सकते हैं। लेकिन एमिलिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही अच्छा अभ्यास करूंगी। जब तक आप कभी कभार आकर मुझसे मिलते रहेंगे, मैं संतुष्ट रहूंगी। बस ठीक है। जियांग फैंग ने खुद को मजबूर नहीं किया और जियांग फैंग लियुकिन को वापस ले लिया। कुछ समय तक दोनों के बीच स्नेहपूर्ण संबंध रहे। इसके बाद जियांग फैंग ने दाओटियान गुप्त क्षेत्र छोड़ दिया। जियांग फैंग को वापस जाते हुए देखकर अमेलिया के खूबसूरत चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई दी और फिर उसने अपने पेट को छुआ। इस बार मेरी किस्मत अच्छी लग रही है। दूसरी ओर जियांग फैंग ने दाओटियान गुप्त क्षेत्र छोड़ने के बाद संप्रदाय की दिशा में उड़ना जारी रखा। वह देर रात तक संप्रदाय में वापस नहीं आया। देखो, ये वरिष्ठ भाई जियांग फैंग की उड़ने वाली नाव है। जैसे ही वह संप्रदाय के द्वार के पास पहुंचा, उसने एक द्वारपाल शिष्य की आवाज सुनी और फिर जियांग फैंग की उड़ने वाली नाव को द्वारपाल शिष्यों के एक समूह ने घेर लिया। जियांग फैंग ने उड़ने वाली नाव को हटा दिया और लगभग सभी लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। आप यही कर रहे हैं। जियांग फैंग स्थिति को लेकर थोड़ा उलझन में था। इस समय प्रमुख शिष्यों में से एक ने कहा, वरिष्ठ भाई जियांग फैंग, ऐसा कहा जाता है कि आपने अपने आध्यात्मिक पालतू जानवर के लिए नवजात आत्माचरण की तबाही को सहन किया। क्या ये सच है? हाँ, वरिष्ठ भाई जियांग फैंग, आपके कार्य पूरे संप्रदाय में फैल गए हैं। जियांग फैंग, खैर, ये सच है कि मैंने नवजात आत्माचरण की आपदा को सहन किया है। जैसे ही ये शब्द निकले, निश्चित रूप से इन द्वारपालों की आंखें और भी अधिक चमकीली थीं और वे जियांग फैंग की और भी अधिक प्रशंसा करते प्रतीत हो रहे थे। बहुत मजबूत, वरिष्ठ भाई जियांग फैंग के योग्य। हाँ, इन हजारों वर्षों में किसी ने भी नवजात आत्मा अवस्था स्वर्गीय क्लेश का अनुभव नहीं किया है। जियांग फैंग ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए इन शिष्यों के बीच से बाहर निकल लिया। बहुत लोकप्रिय होना भी एक परेशानी है। गेट की रखवाली करने वाले शिष्यों का ये समूह जियांग फैंग के चले जाने के बाद भी ईमानदारी से गेट की रखवाली कर सकता था। एक दिन के लिए गेट की रखवाली करें, लेकिन आपको 100 योगदान मिलेंगे। जियांग फैंग जिजू पीक पर वापस लौटने के बाद अपने कमरे में लौट आया। फिर वह पगोडा की दुनिया में प्रवेश कर गया और सू युबे को बाहर ले आया। वरिष्ठ भाई जियांग फैंग, क्या यह आपका कमरा है? सू युबे ने जियांग फैंग के कमरे को उत्सुकता से देखा। उसके गाल थोड़े लाल हो गए। हाँ, छोटी बहन, कृपया पहले बैठ जाइए। बड़े भाई, मुझे आपसे शिष्य बनने के बारे में कुछ और कहना है। हाँ, सू युबे ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। फिर वह चाय की मेज के बगल में स्टूल पर बैठ गई, अपने हाथों को अपने खुले घुटनों पर रख लिया और जियांग फैंग को लालसा भरी नजरों से देखने लगी। अब जाकर जियांग फैंग के पास सू युबे को अच्छी तरह देखने का समय आया। उसके सामने खड़ी लड़की के बाल चांदी के रंग के और आंखें नीली हैं। वही याओ रज जितनी ही लंबी है, लेकिन उसके स्तन इतने शानदार हैं कि उन्हें हत्या के हथियार भी कहा जा सकता है। कितना अंतर है। जियांग फैंग की निगाह को महसूस करते हुए सू युबे ने अपना सिर और नीचे झुका लिया। उसका चेहरा और अधिक लाल हो गया और उसके सिर से हल्की भाप भी निकलने लगी। वरिष्ठ भाई, यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो युबे यह कर सकता है। जियांग फैंग, बदबूदार लड़की, तुम क्या सोच रही हो? जियांग फैंग थोड़ा हैरान था। क्या वह इतना भूखा लग रहा था? सू युबे ने अपना सिर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें संदेह से भरी थीं। क्या उसने कोई गलती की है? ये जानने के बाद कि जियांग फैंग का वास्तव में ऐसा कोई इरादा नहीं था, वह इतनी शर्मीली हो गई कि वह लगभग रो पड़ी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और वह वास्तव में प्यारी लग रही थी। जियांग फैंग सीधे विषय पर गया और कहा, युबे, कल सुबह सुबह मैं तुम्हें गुरु से मिलने ले जाऊंगा। तुम गुरु बन पाओगे या नहीं, ये पूरी तरह से तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करता है। बेशक, जियांग फैंग के दृष्टिकोण से इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। सू युबे और जीजियू के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता है। थोड़ी सी कटौती के साथ जीजियू निश्चित रूप से इस प्रशिक्षु को स्वीकार करेंगे। चिंता करने लायक एकमात्र चीज भविष्य में शूरा क्षेत्र है। मैं समझ गया, बड़े भाई। सू युबे के चेहरे पर भी उम्मीद भरी मुस्कान थी। वह लंबे समय से सोच रही थी कि ऐसा दिन आएगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, पहले तुम्हें छोटी सी दुनिया में वापस जाना चाहिए। फिलहाल मैं तुम्हारे लिए केवल दुखी महसूस कर सकता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सू युबे ने अपना हाथ हिलाया, जिससे अनजाने में उसकी छाती में लहरें पैदा हो गईं। उसने गंभीर भाव से कहा, जब तक मैं अपने बड़े भाई के साथ रह सकती हूँ, मैं इंतजार कर सकती हूँ, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे। इतना कहकर उसने शर्म से अपना गाल ढक लिया। इससे ये देखा जा सकता है कि वह एक ऐसी लड़की है जो आसानी से शर्मीली हो जाती है, लेकिन वह जो नोटबुक बनाती है वह वास्तव में बहुत अच्छी है। चौथी कनिष्ठ बहन को इस तरह देखकर जियांग फैंग स्वाभाविक रूप से बहुत भावुक हो गया। हालांकि अब वह उसे लापरवाही से नहीं खा सकता था, अन्यथा एक बार संतुलन टूट गया तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। वैसे ये कीमिया भट्टी पहले तुम्हारे लिए है। जियांग फैंग ने डैन फैंग द्वारा पहले भेजी गई 5वीं स्तरीय कीमिया भट्टी काले पैटर्न वाली तिपाई सू युबे को सौंप दी। सू युबे ने पलकें झपकाईं। भाई, आप मुझे कीमिया भट्टी क्यों दे रहे हैं? अगर तुम्हारे पास समय हो तो गोलियां बनाने की कोशिश करो। भाई का मानना है कि इस क्षेत्र में तुम्हारी प्रतिभा है। जियांग फैंग ने उसके बालों को छुआ और हल्की मुस्कान के साथ कहा, वह न केवल प्रतिभाशाली है बल्कि उसकी कीमियागिरी की प्रतिभा भी अद्भुत है। लेकिन मैं गोलियां नहीं बना सकता। चिंता मत करो, बस अपना समय लो।
ठीक है, सु यूबेई ने जियांग फैंग पर बिना शर्त भरोसा किया और स्वाभाविक रूप से इस छोटी सी बात को ध्यान में रखा। सु यूबेई को छोटी दुनिया में वापस भेजने के बाद जियांग फैंग लेटकर सोना चाहता था, लेकिन अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और वह 2 कदम चलकर दरवाजे तक गया और उसे खोल दिया। छोटी लोमड़ी उसके सामने प्रकट हुई। ज़ियाओ जियू, तुम कहाँ थे? जियांग फैंग ने उसे उठाया और उसके बालों को छूते हुए पूछा। रुको, उसे ऐसा क्यों लगा कि छोटी लोमड़ी के बाल कम हो गए हैं और वह गंजा हो गई है और उसकी ताकत थोड़ी और मजबूत हो गई लगती है। बुबु टिल्ड मास्टर। जियांग फैंग का आलिंगन पाकर छोटी लोमड़ी को ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। जी जियू द्वारा बचाए जाने के बाद जी जियू ने उपचार के नाम पर उसके बालों को जोर से रगड़ा, लगभग उसके गंजे बालों को रगड़ दिया। हालांकि स्वर्गीय क्लेश से हुई चोटों की मरम्मत के बाद वह फिर से मजबूत हो गई और उसकी साधना अधिक स्थिर हो गई। ये पौराणिक हो सकता है, गंजा तो हो ही रहा हूं लेकिन मजबूत भी हो रहा हूं। कच्चा https://www.696.com/txt/1097158/1303586 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8 A million in return my senior brother so generous chapter 147 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट इनाम 0.2% #149 अध्याय 149 ये लोमड़ी बहुत चालाक है। मालिक क्या मैं आज रात आपके साथ सो सकता हूं? जब जियांग फैंग छोटी लोमड़ी को वापस कमरे में ले आया तो उसके दिमाग में अचानक एक बहुत ही रानी जैसी आवाज गूंजी और जियांग फैंग को पूरी तरह से सुन्न महसूस हुआ। उसने अपनी बाहों में छोटी लोमड़ी को देखा और उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य था। क्या ऐसा हो सकता है कि छोटी लोमड़ी के आध्यात्मिक चरण तक पहुंचने के बाद उसमें ध्वनि संचारित करने की क्षमता आ गई हो? तो जियांग फैंग ने सीधे पूछा, जियो जियो क्या आप बात कर रहे हैं? छोटी लोमड़ी विशेष रूप से उत्साहित दिख रही थी, उसकी बड़ी गुलाबी पूंछ आगे पीछे हिल रही थी और उसकी बड़ी बैंगनी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। यह मैं हूं। गुरुजी, आप अंततः मुझे बात करते हुए सुन सकते हैं। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, जियांग फैंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और खुद को छोटी लोमड़ी के बालों को सहलाने से रोक नहीं सका। मास्टर, मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। जियांग फैंग की प्रशंसा सुनकर छोटी लोमड़ी शर्माने से खुद को रोक नहीं सकी। बेशक, अब वह सिर्फ एक लोमड़ी का शरीर है और उसके गाल लाल होने पर भी ये दिखाई नहीं देता। ठीक है, चलो बिस्तर पर चलते हैं। हाँ, छोटी लोमड़ी अब लोमड़ी के शरीर में है, इसलिए जियांग फैंग को स्वाभाविक रूप से पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतरंगता के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसके हृदय में छोटी लोमड़ी को रूपांतरण करने में असफल होना चाहिए था। जियांग फैंग अपने बिस्तर पर आने के बाद उसने छोटी लोमड़ी को, जो केवल आधा मीटर लंबी थी, अपने बगल में लिटा दिया और फिर उसे सावधानी से एक रजाई से ढक दिया और दूर चला गया। कुछ ही देर बाद जियांग फैंग सो गया। उसके बगल में बैठी छोटी लोमड़ी ने जब देखा कि जियांग फैंग सो रहा है तो वह विजयी भाव से मुस्कुराई। मैंने देखा कि उसके शरीर से धीरे-धीरे गुलाबी रोशनी निकलने लगी और फिर उसका पूरा शरीर नाटकीय रूप से बदल गया। मुंह, छोटे पैर बड़े और सफेद लंबे पैरों में बदल गए। फिर उसने अपना पूरा शरीर जियांग फैंग के खिलाफ दबाया। अगले दिन जियांग फैंग ने अपने ऊपर कुछ नरम चीज महसूस की और यह स्पर्श उसे परिचित लगा। वह शीघ्र ही जाग गया। जागने पर उसने पाया कि 2 ज़ैद हाथों ने उसे गले लगा लिया है। जियो जियो, जियांग फैंग आसानी से आलिंगन से मुक्त हो गया और फिर पलटकर उसने ऐसा दृश्य देखा जिससे उसका खून खौल उठा। लंबे गुलाबी बालों वाली लड़की उसके बगल में नग्न लेटी हुई थी। बैंगनी आंखें जियांग फैंग को आक्रोश से देख रही थीं, मानो वह इस बात से नाराज थी कि वह अभी उसे मुक्त हुआ था। समय समय पर वह अपनी हरी प्याज जैसी ज़ैद उंगलियों का इस्तेमाल अपने लंबे बालों, अपने सपनों भरे चेहरे, अपनी ताजगी भरी खुशबू और गहरी सफेदी को छूने के लिए करती थी, जिसे उसकी आंखें नीची करके देखा जा सकता था। गुलुलु टिल्ड, जियांग फैंग ने बड़ी मुश्किल से निगला। उसे डर था कि अगले ही पल वह खुद को रोक नहीं पाएगा और इस प्यारी सी लोमड़ी पर झपट पड़ेगा। क्या आप ज़ियाओ जियू हैं? जियांग फैंग की कामुक नजर देखकर छोटी लोमड़ी को काफी गर्व हुआ। उसे यह नहीं पता था कि वह जानवर जियांग फैंग द्वारा लगभग खाया जा चुका था। हे गुरुजी, क्या आप मेरे रूप से संतुष्ट हैं? ये कहते हुए उसने अपनी लोमड़ी की पूंछ का इस्तेमाल करके चुपचाप जियांग फैंग की जान को खरोंच दिया। जियांग फैंग ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। छोटी लोमड़ी की आवाज सुनकर वह लगभग खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कि परिवर्तन के बाद भी छोटी लोमड़ी अभी भी एक आश्चर्यजनक सुंदरता थी। जियांग फैंग को ये कहते हुए सुनकर कि वह संतुष्ट है, छोटी लोमड़ी बहुत खुश हुई। फिर उसने सीधे जियांग फैंग को धमकाया और उसके होठों पर धीरे से चूमा। जियो जियू, तुम, जियांग फैंग कहना चाहता था, अगर आप इसी तरह जारी रखेंगे तो मैं वास्तव में खुद को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। परिणामस्वरूप छोटी लोमड़ी अचानक अपने मूल रूप में वापस आ गई और छिप गई। जब वह सोच ही रहा था, अचानक दरवाजे के बाहर से ज़ियाओ योरू की आवाज आई। उसे अपनी आध्यात्मिक समझ से यह एहसास हो गया था कि जियांग फैंग कल रात वापस आ गया था। भाई, मैं आपके लिए खाना लाने आया हूं। जियांग फैंग ने अपने कपड़े पहने और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। दरवाजे पर खड़ी महिला का नाम ज़ियाओ योरू था और वह अपने हाथ में गर्म दलिया का कटोरा पकड़े हुए थी। छोटी बहन, तुम क्या कर रही हो? जियांग फैंग थोड़ा उलझन में था, क्योंकि जब तक अमर साधक नींव निर्माण चरण तक नहीं पहुंच जाते, वे वास्तव में खा नहीं सकते थे। जियो योरू मुस्कुराई, जियांग फैंग के कमरे में प्रवेश किया और दलिया मेज पर रख दिया। फिर वह जियांग फैंग के पास गई, उसकी बांह को गले लगाया और जैसे श्रेय मांग रही हो, कहा, भाई, यह आध्यात्मिक दलिया है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये बहुत पौष्टिक है, तुम्हें इसे पूरा खाना चाहिए। जियांग फैंग के दिल में गर्माहट महसूस हुई। सिर हिलाते हुए, धन्यवाद योरू, आप पहले वापस जाएं। आखिरकार छोटी लोमड़ी अभी भी लालच से देख रही थी। जियांग फैंग नहीं चाहता था कि कोई दुर्घटना घटे और वह जल्द से जल्द पता लगाना चाहता था कि क्या छोटी लोमड़ी में उसके परिवर्तन के बाद कोई अन्य परिवर्तन हुआ है। अच्छा तब, लेकिन जाने से पहले जियो योरू ने विशेष रूप से छोटी लोमड़ी के ठिकाने के बारे में पूछा। जियांग फैंग ने अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध कहा, ये यहाँ नहीं है। यह उत्तर पाकर ज़ियाओ योरू मन की शांति के साथ चला गया। जियो योरू के चले जाने के बाद जियांग फैंग ने राहत की सांस ली और कहा, जियो जियू, बाहर आओ। जैसे ही आवाज गिरी, लंबे गुलाबी बालों वाली लड़की अभी भी नग्न अवस्था में पर्दे के पीछे से बाहर आई, जिसने अप्रस्तुत जियांग फैंग को फिर से आंखों के लिए दावत दे दी। आहम, पहले अपने कपड़े पहन लो। जियांग फैंग ने अंतरिक्ष रिंग से चुड़ैल के कपड़ों का एक सेट निकाला, जिसे उसने बहुत पहले तैयार किया था और उसे छोटी लोमड़ी जियो को सौंप दिया। फिर वह पलटा, इसे आगे देखते हुए वह इच्छा से जल रहा था। परिणामस्वरूप पीछे से छोटी लोमड़ी की मदद के लिए आवाज आई, मालिक, मुझे कपड़े पहनना नहीं आता, क्या आप मुझे कपड़े पहनने में मदद कर सकते हैं? आइए, जियांग फैंग ने अपनी लार निगल ली और बुदबुदाया, रंग शून्यता है, शून्यता रंग है और फिर दृढ़ता से घूम गया। परिणामस्वरूप उसने जियो को देखा, जो मुस्कुरा रही थी और कपड़े पहने हुए थी। लाल और सफेद चुड़ैल पोशाक छोटी लोमड़ी जियो के लिए एकदम उपयुक्त थी। लंबे पैर भी पूरी तरह से उजागर थे। मास्टर, क्या ज़ियाओ जियू अच्छा दिखता है? अच्छा, जियांग फैंग को थोड़ी चिढ़ महसूस हुई, लेकिन सौभाग्य से उसकी नाक से खून नहीं निकला। लगभग हो गया, पहले मैं कुछ खा लूंगी, क्या जियो को कुछ खाने की जरूरत है? मैं बस मालिक को खाते हुए देख सकता हूं, जियो ने पलकें झपकाते हुए कहा। जियांग फैंग के शांत होने के बाद वह मेज पर बैठ गया। उसने अभी तक वह सफेद दलिया नहीं खाया था जो ज़ियाओ योरू ने उसे दिया था और वह अपनी छोटी बहन को निराश नहीं करना चाहता था। और सफेद दलिया में मांस भी था जो बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि जैसे ही जियांग फैंग ने चम्मच उठाया, छोटी लोमड़ी ने उसे पीछे से गले लगा लिया। मास्टर, क्या आप जियो की पूंछ छूना चाहते हैं? किसी कारणवश ये सुनकर जियांग फैंग को बुरा लगा। यकीन से अगले ही पल एक जोड़ी मुलायम और सफेद हाथों ने धीरे-धीरे जियांग फैंग की आंखों को ढक लिया। जियो, इसे बंद करो, रुको, अपनी पूंछ से मेरे पैरों को मत गुदगुदाओ, हा हा हा। रुको, तुम इससे अधिक ऊपर नहीं जा सकते।
जीवा की बहुत ही मोहक आवाज मेरे कानों में आई। कैसा रहेगा गुरुजी, क्या मैं आपको ऐसी ही पसंद हूँ? जीवे का व्यवहार और उसके शरीर पर लोमड़ी की पूंछ का स्पर्श लोगों को अत्यंत उत्तेजक एहसास दे रहा था और यह भी कि जियान फैंग की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। यह अनुभव बहुत खट्टा है। जियान फैंग ने शांत रहने का नाटक किया। वह छोटी लोमड़ी को यह पता नहीं चलने दे सकता था कि वह उत्तेजित है। जियान फैंग को पूरा यकीन था कि छोटी लोमड़ी सिर्फ शरारत कर रही थी और वह उसे मूर्ख बनते देखना चाहता था। कच्चा https://www.696.com/txt/1031758130306929 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योगक्षन लैब .com 1.5 A million in return my senior brother so generous chapter 148 WTR LAB WTR lab बदले में 1 मिलियन मेरा बड़ा भाई कितना उदार है #1 मिलियन गुना क्रिटिकल हिट नाम 0.2% #150 अध्याय 150 छोटी लोमड़ी को खिलाना जीव 1 क्या मैं पहले खा सकता हूं 1 मिनट रुको मुझे अभी भी अपनी चौथी प्रशिक्षु बहन को अपना शिष्य बनाना है। जियान फैंग ने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश की अन्यथा ये छोटी लोमड़ी कुछ दुस्साहस कर देती। खाओ ठीक है टिल्डा जीव ए ने अच्छा उत्तर दिया लेकिन जियान फैंग की आंखों को ढकने वाले हाथ ढीले नहीं हुए। सौभाग्य से उसकी लोमड़ी की पूंछ उसकी जांघों से दूर हो गई थी जिससे जियान फैंग को सांस लेने का मौका मिला। जब जियान फैंग ने उसे पूछना चाहा कि उसने अभी भी अपनी आंखें क्यों ढकी हुई हैं उसके हाथ से अचानक चम्मच छीन लिया गया। उस पल उसने अपने हाथ पर एक रोएदार स्पर्श महसूस किया। ये जीव ए थी जिसने अपनी पूंछ से चम्मच छीन लिया था। जल्द ही चावल की सुगंध की एक किरण धीरे धीरे जियान फैंग की नाक में घुस गई। मास्टर आओ आटिल्ड इस समय जीव ए की आवाज भी जियान फैंग के कानों में आई जिससे लोगों को एक सौ में बड़ी बहन का एहसास हुआ। जियान फैंग का मूड थोड़ा उलझन भरा था। क्या छोटी लोमड़ी उसे खाना खिलाएगी? उसने ये सब कहां से सीखा? जीव ए मैं ये काम स्वयं कर लूंगा। जियान फैंग ने अपना हाथ बढ़ाया और छोटी लोमड़ी का हाथ अपनी आंखों से हटाने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप अगले ही सेकंड हिस्टिल्ड तुमने मुझे क्यों काटा? जियान फैंग का हाथ अचानक काट लिया गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए जीव ए ने जियान फैंग के मुंह में एक चम्मच सफेद दलिया डाल दिया और उसकी संतुष्ट आवाज उसके कानों में आई। ये सही है गुरुजी आज्ञाकारी बनिए टिल्ड। साथ ही उसने गर्व से ये भी कहा जैसे मास्टर ने शुरुआत में मेरे साथ किया था वैसे ही विरोध करने की कोशिश मत करो टिल्ड। जियान फैंग को अचानक एहसास हुआ। पता चला कि छोटी लोमड़ी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने उसे आध्यात्मिक फल खिलाते समय उसकी आंखों को काले कपड़े से ढक दिया था और अब उनकी पहचान बदल गई है। जियान फैंग कभी मुस्कान के बिना नहीं रह सका लेकिन मैंने तुम्हें शुरू में नहीं काटा था। लेकिन मैं तो अभी रूपांतरित हुई लोमड़ी हूं। क्या लोगों को काटना सामान्य बात नहीं है? जीव ए ने तब आकर्षक स्वर में कहा यदि स्वामी को यह अनुचित लगता है तो इस बारे में क्या ख्याल है? जहां मैं आपको काटती हूं मैं भी आपको काटती हूं। जब वह बोल रही थी तो वह जानबूझकर जियान फैंग के कान के पास झुकी हुई थी और उसके द्वारा उड़ाई गई गर्म हवा में हल्की सुगंध थी जिससे जियान फैंग की गर्दन में थोड़ी खुजली हो रही थी। जियान फैंग कौन इतना उबया होगा कि तुम्हारा हाथ काट लेगा? आह मालिक तो बस मेरा हाथ काटना चाहता है। जीव ए के शब्दों में कुछ अर्थ प्रतीत हो रहा था। जियान फैंग ने अपनी लार निगल ली। वह वास्तव में इस वाक्य से उत्तेजित हो गया था। क्या जीव ए के शब्दों का मतलब यह था कि वह अन्य स्थानों को काट सकता था? वह उस दृश्य के बारे में सोच रहा था जब वह आज सुबह उठा था। जियान फैंग का रक्तचाप तेजी से बढ़ गया। मास्टर अच्छा बनो अपना मुंह खोलो टिल्ड। इस समय जीव ए की कोमल बड़ी बहन की आवाज एक बार फिर जियान फैंग के कानों तक पहुंची। जियान फैंग का दिमाग थोड़ा धुंधला था क्योंकि उसने कुछ ऐसे दृश्यों की कल्पना की थी जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं थे। यहां तक कि उसकी सांस भी थोड़ी तेज थी और उसने अवचेतन रूप से अपना मुंह खोल दिया। हम गीला और मुलायम स्पर्श। जियान फैंग को तुरंत एहसास हो गया कि इस बार जीव उसे खाना नहीं खिला रही थी लेकिन उसका कोमल चुंबन मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितना समय लगा। छोटी लोमड़ी जीव ने उसका हाथ छोड़ दिया और वह पहले से ही जियान फैंग की बाहों में बैठी थी। उन दोनों को जोड़ने वाला सिर्फ एक चांदी का धागा था। जियान फैंग ने अपने सामने खड़ी जीव को खाली नजरों से देखा मानो वह अभी भी थोड़ा असंतुष्ट था। इस लोमड़ी ने जो अनुभव उसे दिया वह निश्चित रूप से पहली बार था। हालांकि जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया और जीव को अपनी बाहों में पकड़ना चाहा लोमड़ी को ऐसा लगता था कि उसे जियान फैंग से ऐसा करने की उम्मीद थी और वह तुरंत अपने मूल रूप में वापस आ गई। नहीं मास्टर कम से कम शाम तक तो रुको। जियान फैंग वास्तव में थोड़ा निराश था। हालांकि जीव ने ये मोहक तरीके कहां से सीखे? तुम्हें पता है वह एक अंडे से पैदा हुई थी। ये याओं के साथ बिताए समय को छोड़कर उसने कभी भी जुपी को नहीं छोड़ा था और उसके लिए प्यार में पड़ना और भी असंभव था। लेकिन चिढ़ाने में उसकी कुशलता इतनी प्रबल क्यों है? क्या ये 9 पूंछ वाले लोमड़ियों के वंश के लिए स्वाभाविक है? जीव तुमने मेरे साथ जो कुछ किया वह तुमने कहां से सीखा? जब जियान फैंग ने दलिया पीना खत्म किया तो वह पूछे बिना नहीं रह सका। मैंने ये किताबें पढ़कर सीखा है टिल्ड। मेरे पास यहाँ कोई किताब नहीं है। जियान फैंग बहुत उलझन में था। इस समय छोटी लोमड़ी वापस मानव रूप में बदल गई थी और अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसके 2 बड़े सफेद पैर थे जो बहुत ही आकर्षक थे। जियान फैंग का सवाल सुनने के बाद वह अपने होठों को ढंककर मुस्कुराई। गुरु और गुरु की गुफा में काफी किताबें हैं और ऐसे कई प्लॉट हैं टिल्ड। जब मैं तकिया था तब मैंने उनमें से बहुत कुछ पढ़ा था। ये पुस्तकें समीक्षा में कैसे पास हुई? जियान फैंग खुद से बात कर रहा था। तुम्हें पता है इस दुनिया में भी सेंसरशिप है और कुछ अति अश्लील पुस्तकों को छापने की अनुमति नहीं है अन्यथा उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। और अभी जीवा ने उसके साथ जो किया वह इस मानक से बढ़कर होना चाहिए था। खैर टिल्ड बाजार में प्रचलित पुस्तकों के लिए ये वास्तव में सीमा है। जीव ए ने जियान फैंग की ओर एक अर्थपूर्ण नजर डाली। लेकिन मैंने अपने गुरु की गुफा में बड़े पैमाने वाली किताबें देखी हैं। मैंने उन किताबों से बहुत सारी अच्छी बातें सीखी हैं। गुरुजी क्या आप मेरे साथ अभ्यास करना चाहेंगे? जियान फैंग ऐसा लगता है कि उनके गुरुजी जीव ने पिछले 500 वर्षों में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। चाहे वह समीक्षा पास कर सके या नहीं वे सभी जीव की गुफा में हैं। ऐसा लगता है कि उसे कुछ समय से पढ़ने की लत थी तभी तो उसके पास इतनी सारी किताबें हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने बहुत सारी अस्वास्थ्यकर किताबें पढ़ी हैं इसलिए उसकी छोटी लोमड़ी बुरी हो गई है। जियान फैंग ने अपने बिस्तर पर बैठी लड़की को देखा और गंभीरता से कहा जीव ए तुम्हें अब ये किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों? जीव ए ने अपनी बड़ी बैंगनी आंखें झपकाईं। मैंने सोचा था कि मास्टर को ये पसंद आएगा और मास्टर का शरीर अभी बहुत ईमानदार था टिल्ड। जियान फैंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा मुझे ये पसंद है लेकिन यह आपको बुरी चीजें भी सिखाता है। आप इतने छोटे हैं और आपको बहुत कुछ पता है भविष्य में क्या होगा। हे टिल्ड जब तक मालिक को ये पसंद है। जब जीव ए को वह उत्तर मिल गया जो वह चाहती थी तो उसने आगे कहा कुछ पुस्तकों के साथ कुछ चित्र भी होते हैं और मुझे उनमें दी गई सभी तकनीकें याद हैं टिल्ड। जियान फैंग लेकिन इन तकनीकों के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। गुरुजी क्या आप मेरे साथ अभ्यास करना चाहेंगे? जीव ए ने बहुत ही मोहक आवाज में पूछा। बैंगनी मोहक आंखों की जोड़ी सीधे जियान फैंग को घूर रही थी। इससे भी अधिक घातक बात यह है कि उसने अपनी छाती पर पड़ी खट से एक लंबा आध्यात्मिक फल भी निकाला और उसे धीरे से एक टुकड़ा खाया। बंद करो बंद करो बंद करो। जियान फैंग जानता था कि जीव ए उसे जानबूझकर चिढ़ा रही थी लेकिन कौन आदमी ऐसे प्रलोभन का विरोध कर सकता है? जीव ए ने जियान फैंग को देखा और मुस्कुराई जैसे कि वह अपनी बुरी योजना में सफल हो गई हो। लेकिन उसके बाद उसने खुद को संयमित किया और वापस छोटी लोमड़ी में बदल गई। जियान फैंग थोड़ा थका हुआ था। वह एक बुरा ड्राइवर था लेकिन वह एक छोटी लोमड़ी से हार गया था। हालांकि देर हो रही थी उसे अभी भी अपनी चौथी प्रशिक्षु बहन को जीजेड के पास प्रशिक्षु बनाने के लिए ले जाना था। यह स्पष्ट रूप से उसके विकास के लिए अनुकूल नहीं था कि उसे हमेशा छोटी दुनिया में रहने दिया जाए।
जीव ए को कमरे से बाहर न जाने के लिए कहने के बाद जियांग फैंग मास्टर की गुफा की ओर दौड़ा। कच्चा https://www.6967588/txt/103013069392। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8 A million in return my senior brother so generous. Chapter 149 WTR LAB